हेलो एवरीवन। एसक्यूएल सर्वर फुल कोर्स पार्ट 6 में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 के आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी चीज़ें हमारे पास बची हैं इस सीरीज में उनको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस और उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे ट्रिगर्स। ट्रिगर्स के बाद में हम लोग कवर करेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बाद में हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसी के साथ ये सीरीज जो है वो समाप्त हो जाएगी। और इस सीरीज को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो एसक्यूएल सर्वर की आपको बहुत अच्छी नॉलेज जो है होने वाली है और उसके बाद आप अपने आप से जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इस सीरीज से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है सत्यात प्रोग्रामिंग हब, सेम टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जाके आपको जो भी कंटेंट इस सीरीज से रिलेटेड है वो सारी पीडीएफ फाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और उसके अलावा और भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए है ये पीपीटी का पीडीएफ तो आप इस चैनल पे जाके उसको जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हैं तो आप और लोगों के साथ इनको शेयर भी कीजिए। तो ये सीरीज अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है वो बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड अप टू सम एक्सटेंट एडवांस नॉलेज भी सिक्वल की होने वाली है और उसके बाद आप अपने आप से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिक्वल की सीख पाओगे। तो ये सीरीज आप जो है वो ज़रूर से कंप्लीट करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सिक्वल सर्वर सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के 6 वीडियो जो है वो आप जरूर से रिकमेंड करें। हर एक वीडियो जो है आपका वो एवरेज 2.5 घंटे का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको अपने टाइम के हिसाब से जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दैट बीइंग सेड हम लोग चलते हैं और इस वीडियो में जो चीज़ें हमारी हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या होते हैं उनको हम लोग समझेंगे, फिर फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप फंक्शन बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, सारी बातें जैसे हम लोग करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में भी सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो होता क्या है। तो फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन सच एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड रिटर्न्स रिजल्ट एज अ वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन आपका जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि मैंडेटरी पार्ट है फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ का। तो फंक्शन अगर आपका कोई है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फंक्शन अगर कोई है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। अब फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। ठीक है, तो सब प्रोग्राम का मतलब क्या होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक जो है वो फुल फ्लेज्ड कोई बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड एक कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आप जो है वो एम्प्लॉयज़ की कुछ ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट का कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, तो आपके पास एक सब प्रोग्राम होगा जो जाएगा आपके जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करवाएगा, कनेक्शन वगैरह बनाएगा। एक प्रोग्राम आपका जो होगा जो क्वेरी रन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक जो प्रोग्राम होगा आपका फ्रंट एंड को जो है वो अपडेट करेगा। तो इस बड़े से प्रोग्राम के अंदर आपके सब प्रोग्राम होंगे और फिर यहाँ पर आपका जो है वो एक इंसर्ट का टेक केयर करेगा, एक अपडेट का टेक केयर करेगा, एक डिलीट का टेक केयर करेगा। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे सब प्रोग्राम होंगे और इन सब प्रोग्राम से मिलके बनेगा आपका ये फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉय ऑपरेशंस का प्रोग्राम। तो फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। फंक्शन आपका जो है वो एक सब प्रोग्राम होता है। सब प्रोग्राम का मतलब है कि एक बड़े प्रोग्राम का पार्ट। ठीक, बड़े प्रोग्राम के पार्ट का मतलब क्या हो गया इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर एक ईएमपी टेबल है और ईएमपी टेबल से आप कुछ डिटेल्स निकाल रहे हो। ठीक है, आपने कुछ डिटेल्स ईएमपी टेबल से चाहिए हैं, साथ में ही आपको यहाँ पर जो है वो सम चाहिए है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एम्प्लॉय सैलरी का सम चाहते हो या फिर किसी और एंटिटी का सम चाहते हो, तो सम और आप यहाँ पर जो है वो पैरामीटर पास कर दोगे जो भी आपकी डिटेल्स होंगी तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सम करने का लॉजिक जो है वो आपने कहीं और लिखा है और वो लॉजिक जो है वो आपका आपके बिगर प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, ये लॉजिक कहीं और लिखा है और ये बिगर प्रोग्राम का पार्ट है। तो अपने आप में ये एक सब प्रोग्राम है जो खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी आप उसको जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिखोगे सिंपल सेलेक्ट और उसके बाद में सम ऑफ सैलरी और फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, तो आपको यहाँ पे टेबल देनी पड़ेगी। ये जो सम है ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर आपको टेबल देनी पड़ेगी, कॉलम देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ नंबर पास करने पड़ेंगे। तो ये एक सब प्रोग्राम है जो एक
बड़े प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है और एज अ इंडिविजुअल एंटिटी जो है वो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी प्रोग्राम में इसको आप प्लग इन कर सकते हो और उसको जो है वो यूज कर सकते हो। और ये सम फंक्शन आप जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हो। तो फंक्शन जो है उसका फ़ायदा क्या है, इसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा और यहाँ पर आपके मल्टीपल लाइंस, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो है वो 10,000 लाइन्स हैं, ठीक है। अब इन 10,000 लाइन में से आप देख सकते हो कि आपकी 2,000 लाइन्स ऐसी हैं जिनको आप किसी फंक्शन में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी 1,000 लाइन है जिसको कि आप किसी फंक्शन 2 में रख सकते हो। उसके बाद में आपकी जो है वो 500 लाइन ऐसी हैं जिसको आप किसी फंक्शन 3 में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी 400 लाइन कुछ ऐसी हैं जिसको फंक्शन 4 में रख सकते हो। तो आपका ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर आपकी ये जो लाइन है वो कम हो जाएंगी। यहाँ पर आपका एक लाइन आ जाएगी फंक्शन कॉल की, यहाँ पर एक लाइन फंक्शन कॉल की, यहाँ पर एक लाइन फंक्शन कॉल की और यहाँ पर एक लाइन फंक्शन कॉल की। तो जो आपका बड़ा प्रोग्राम होगा इसमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं रहेगा और ये कोड आपका फंक्शन से यूज होगा। और अगर आपके फंक्शन 1 में कोई इशू आता है तो अब आपको जस्ट 2K लाइन जो है उनको स्कैन करके उसको फिक्स करना है। आपको जो है 10K लाइन्स को फिक्स नहीं करना है। अगर आपके फंक्शन 2 में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बस 1K लाइन को जो है स्कैन करके उसको फिक्स करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम की जो मेंटेनेबिलिटी होती है और जो प्रोग्राम को मैनेज करने में जो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो रिसोर्स लगाने पड़ते हैं वो आपके कम हो जाते हैं और आपका प्रोग्राम जो है वो मोर ऑर्गेनाइज हो जाता है। अदर थिंग, ये जो फंक्शन है इसको आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो कि इसको आप कहीं और भी रीयूज कर सकते हो। तो जो फंक्शंस होते हैं वो रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे आपका मैक्स का फंक्शन हो गया, इसको आप जहां मैक्स निकालना है वहां यूज कर लो। आपका सम का फंक्शन हो गया, जहां सम कैलकुलेट करना है वहां यूज कर लो। एवरेज का फंक्शन हो गया, जहां एवरेज कैलकुलेट करना है वहां यूज कर लो। तो फंक्शन से रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये है फंक्शन का कॉन्सेप्ट कि फंक्शन जो है वो सब प्रोग्राम होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। वो टास्क कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है, कोई सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है, कुछ और हो सकता है। और उसको मैंडेटरी क्या करना होता है, मैंडेटरी एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे सम लिखोगे और आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करके एग्जीक्यूट करवाओगे तो ये सम आपको कुछ रिटर्न करके देगा। मे बी आपको 10 रिटर्न करके दे, मे बी आपको 100 रिटर्न करके दे, मे बी आपको जो है वो 5,000 रिटर्न करके दे। तो कुछ आपको रिटर्न करके देगा। तो फंक्शन कॉल अगर होती है तो फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा ही देगा, चाहे वो 0 रिटर्न करके दे, चाहे कुछ भी रिटर्न करके दे, पर वो रिटर्न करके देगा। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है। और फंक्शन आपका एक सब प्रोग्राम होता है जो आपके बिगर प्रोग्राम का पार्ट होता है और आपको जो है वो आपके कोड रीयूजेबिलिटी में और आपके प्रोग्राम मेंटेनेबिलिटी में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। टाइप हैं, ठीक। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये सिस्टम के द्वारा डिफाइंड होते हैं पहले से ही, आपको इनको बनाना नहीं होता है। ये रेडी टू यूज होते हैं, बस इनको आप यूज कर लो। और इसका एग्जाम्पल है आपका सम, एवरेज, मिनिमम और उसके बाद में मैक्सिमम, उसके बाद में काउंट, ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है जो कि रेडी टू यूज हैं। आप इनको फटाक से कॉल कर सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो और आपको जो है वो मिल जाएगा आउटपुट, ठीक। अब सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो आपके होते हैं, जब आप SQL सर्वर इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक। अब ये कैसे होते हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। आप यहाँ पर जब आओगे, आपका जो SQL सर्वर इंस्टॉल्ड रहेगा उसके अंदर आप जो है डेटाबेसेस में चले जाओ, ठीक है। और डेटाबेसेस में किसी भी डेटाबेस के अंदर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यूज कर रहे हैं SPH SQL फुल कोर्स DB। तो हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे। आप किसी के भी अंदर डेटाबेस के अंदर जाओगे, किसी भी डेटाबेस के अंदर जाओगे, सेम चीज़ मिलेगी। फिर आपको आना है प्रोग्रामेबिलिटी में, ठीक है। तो स्टेप देख लीजिए, पहले डेटाबेस के अंदर जाना है, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाना है, प्रोग्रामेबिलिटी को एक्सपेंड करिए। इसके बाद आपको जो है फंक्शंस पे आना है, फंक्शंस को एक्सपेंड करिए। फंक्शंस को एक्सपेंड करने के बाद आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें से एक सिस्टम फंक्शंस, ठीक। तो सिस्टम फंक्शन देखें, इससे पहले हम लोग पहला वाला देख लेते हैं, टेबल वैल्यूड, स्केलर वैल्यूड और उसके बाद में एग्रीगेट वैल्यूज। तो ये 3 फोल्डर बने हुए हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 फोल्डर वो हैं जहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन बन के आएंगे। जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन बन के हमारे आते हैं, ठीक है। जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है ये पहले से बने रहते हैं। जैसे मैंने एक्सपेंड किया, यहाँ पर एक बड़ी सी लिस्ट जो है वो खुल के आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपके पास फंक्शंस जो हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्रीगेट फंक्शंस की, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शंस में आपको यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा, काउंट मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा, मिन मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ये वो फंक्शन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं
उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है वो बाइनरी चेकसम है, चेकसम एग्रीगेट है। ये फंक्शंस जो आपके होते हैं स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज होते हैं। उस केस में आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके इनकी डिटेल्स पढ़नी होती है कि किस तरह से ये फंक्शन इनको यूज कर सकते हो और क्या सिनेरियो होते हैं। तो जैसे जैसे आपके फंक्शंस की यूज जैसे आपको रहे वैसे आप जो है इनको गूगल कर सकते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स पे जाके वहाँ पे समझ सकते हो कि कौन सा फंक्शन कैसे यूज होता है, पूरी डिटेल्स और उनमें एग्जाम्पल के साथ आपको दिया रहता है। क्योंकि सारे फंक्शंस कवर कर पाना जो पॉसिबल नहीं है, बट कहाँ पे आपको मिलते हैं फंक्शन वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और कुछ जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली फंक्शंस हैं वो मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पर आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे जो एग्रीगेट में होते हैं, ताकि आप जो है वो कोई भी फंक्शन यहाँ से उठा लो और उसको सीधा गूगल कर लो कि ये फंक्शन कैसे यूज होता है। क्योंकि आपको गूगल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको गूगल क्या करना है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एग्रीगेट फंक्शन को अगर हम लोग बंद कर दें यहाँ पे, तो कन्फिग्रेशन के जो फंक्शन है आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो कन्फिग्रेशन के फंक्शन बेसिकली जो है वो डीबीए के यूज के लिए होते हैं। बट अगर आप चाहो यहाँ पर तो आप इनको चेक कर सकते हो। तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं सर्वर नेम ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेस बना देता हूँ, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम हो जाती है। और कंट्रोल जेड यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, या चलो पूरा कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे स्पेस बना के। तो यहाँ पे कुछ स्पेस बना लेते हैं और उसके बाद में सर्वर नेम जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने इस तरह से। और फिर मैं जो है यहाँ पर SPID जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक, अब आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट लिखना होता है। तो फंक्शन यूज करने के लिए आपको जो है वो सेलेक्ट कमांड यूज करना पड़ता है कि फंक्शन आप कैसे यूज करते हो। फंक्शन आप यूज करते हो सेलेक्ट कमांड में। ठीक है, उसके बाद में जो लगा हुआ है इसको, जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इनको आप हटा दो यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे मैं ये कमांड चला देता हूँ, तो क्या होगा कि हमारे डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी मास्टर में है, आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप ना भी चेंज करो तो ये जो है वो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपके सिस्टम के फंक्शन है, तो आपको SPID मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्वर नेम अगर आप जानना चाहते हो तो आपको सर्वर नेम भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आएंगे यहाँ पर आप इसको जो है वो इस तरह से सर्वर नेम मिल गया। और यहाँ पर आप एलियासिंग कर सकते हो। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं एलियासिंग वाली, तो आप यहाँ पर जो है वो ऐसे डाल सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ाया है आपको इसी सीरीज में, डिटेल में कवर किया सब कुछ हम लोगों ने। अब आप चाहो तो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। आपके जो कमांड होते हैं, जो बिजनेस स्पेसिफिक कमांड होते हैं, उनको आपको जो है अपने डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में ही रन करना पड़ता है। जो आपके सर्वर से रिलेटेड जो आपके फंक्शन वगैरह होते हैं उनको आप मास्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी रन कर सकते हो और अपने डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में भी रन कर सकते हो। तो मैंने इसको जो चेंज कर दिया है, फिर भी आपको जो है वो सेम ही आउटपुट मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं बदलेगा। ठीक है, बट जो आपकी टेबल्स हो गई, आपके जो फंक्शन होंगे वो आपको आपके डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे। सिस्टम के जो फंक्शन होंगे वो आपको सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेंगे और बाकी डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको जो है वो बता दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत जो है वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, और फिर बेसिक क्वेश्चन जो है वो उनका आइडिया लगाना मुश्किल पड़ जाता है कि ये फंक्शन जो है वो इस डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मैंने बताई हैं। ठीक है, अब इसको भी हम लोग जो है बंद कर लेते हैं। फिर हम लोग जो कर्सर के फंक्शन है, आप जब कर्सर लिखते हो तो उस केस में आप इनका जो है वो यूज कर सकते हो। अगर आपको जो है वो कर्सर के बारे में कुछ आप कर्सर लिख रहे हो तो आपने देखा कि किस रो पे कर्सर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ क्वालिफाइंग रोज करंटली इन द लास्ट कर्सर ओपनड ऑन द कनेक्शन। तो जो लास्ट कर्सर आपने कनेक्शन में ओपन किया था उसमें जो क्वालिफाइंग रो है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, तो जब आप कर्सर वगैरह लिखोगे तो आप इनका यूज कर सकते हो। और डिटेल्ड यूज कैसे करना है आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके इस फंक्शन को लेके सर्च करके और डिटेल में कैसे यूज करते हैं वहाँ पर आप जो है उसको देख सकते हो। उसका डेट टाइम के आपके फंक्शन रहते हैं, तो डेट टाइम में जैसे गेट डेट जो है वो यूज होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपका यहाँ पर। तो गेट डेट को हम लोग ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर इसका जो ब्रैकेट है बड़ा वाला वो आपको हटा देना होता है और फिर आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट। तो क्या होगा कि आपका गेट डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डेट ले सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में आप जो है वो कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज करना और बहुत सारी चीज़ें करना। यहाँ पे आपका मंथ का फंक्शन रहेगा, डे का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर डे का फंक्शन यूज करके देखें, इस तरह से डे लिखें और गेट डेट को जो है वो डे के अंदर रैप कर दें इस तरह से, तो हम लोग देखते हैं कि डे हमें जो है वो क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो डे मिल जाएगा तो 13th डे मिल गया, यानी कि ये मंथ का डे रिटर्न करता है कि मंथ का कौन सा डे है, तो मंथ का 13th डे है। अगर हम यहाँ पे मंथ फंक्शन यूज करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं इसको। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, नेस्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हो। मंथ नंबर आपको मिल गया 8, यानी कि अभी आपका जो है वो अगस्त चल रहा है, यानी कि आपको मंथ नंबर यहाँ पर 8 मिल गया है। इस तरह से आप जो है वो
प्ले कर सकते हो इन फंक्शन के साथ, आपको खेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो फंक्शंस ले जाओ उनको, जो है वो इसके ऐसे करना है वैसे करना है, उनको आपको समझना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। जैसे ईयर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर फंक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ईयर फंक्शन अगर आप डाल दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप ईयर फंक्शन के साथ में आपको यहाँ पे ईयर मिल जाएगा 2023। तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आओ, समय निकालो अपने हिसाब से, और फिर इनको समझो। कुछ ना समझ में आए तो यहाँ से कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट करो, और वहाँ से जो है उसको आप समझो। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको काम करने के लिए, एज वेल एज इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये डेट का जो है एक ओवरव्यू हो गया। उसका मैथमेटिकल फंक्शन आप यहाँ पे देखो, तो मैथमेटिकल फंक्शन में आपका एक्सपोनेंट हो गया, कोसाइन हो गया, साइन हो गया। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं जनरली ये, पर आप इनको यूज़ कर सकते हो। किसी का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, ये आपका जो है वो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है। तो अगर हम लोग स्क्वायर को लेके आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर को आप कैसे यूज कर सकते हो। बस जस्ट एक आइडिया जो है मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर निकालने का। तो स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे जो है नंबर डाल दो 4, तो 4 का स्क्वायर आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, मिल गया आपको। तो ऐसे आपको यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करना है, राउंड करना है, पावर निकालना है, वो सारे फंक्शन आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। फिर आपका जो है वो मेटा डेटा के फंक्शन होते हैं कि जो डेटा के बारे में कि डीबी आईडी क्या है, फाइल आईडी क्या है, फाइल नेम क्या है, ठीक है। तो ये फंक्शंस आप जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो। सारे आपके जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हैं, और ये आपको सारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मैंने आपको जो है वो बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो एक्सप्लोर करना है इन लोगों को, और इनको जो है वो देखना कि कैसे ये यूज होते हैं। और ये आपके फिर बाकी और फंक्शन रह जाते हैं मिसलेनियस की, कैसे कहाँ पे क्या है वो आप इनको जो है वो समझ सकते हो। तो ये सारे जो हैं वो आपके हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और भी आपके यहाँ पे रहेंगे हायरार्की से रिलेटेड फंक्शन रहेंगे, रो सेट वाले फंक्शन आपके यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे आप एक्सपेंड करके और इनको जो है वो समझ सकते हो। जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से आप इनको जो है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग कवर करने जाएंगे तो हम लोग यही कवर करते रहेंगे, फिर हमारा जो एजेंडा है वो भटक जाएगा। तो ये हैं आपके सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, और कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, और कुछ आपको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं पीपीटी पे वापस, और हम लोग देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। तो अगला हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की ज़रूरत क्या है, क्या मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें बनाना पड़ गया। तो जो आपके सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये आपकी मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो सिनेरियो होते हैं, जैसे आपका सम हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपका जो है वो काउंट हो गया, मैक्स हो गया, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिनेरियो होते हैं, मोस्ट वेल नोन सिनेरियो होते हैं, उनको बना के दे दिया गया है कि आप इनको जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन जो सिनेरियो आपके बिजनेस स्पेसिफिक होते हैं, मे बी कुछ ऐसा हो जो आपका फॉर एग्जांपल जो आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उसमें आपको कुछ और फंक्शन चाहिए है, ठीक है। फिर आपका कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ और फंक्शन चाहिए है। फिर आपका जो है मे बी आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ और फंक्शन आपको चाहिए है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस स्पेसिफिक आपके जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको आपको लिखना पड़ता है। वो कोई बना के नहीं दे सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो जब आप काम करते हो तब आप समझते हो कि अच्छा इसको तो हम एज अ फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस में ये फंक्शन जो है वो कई जगह यूज हो सकता है। तो वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का ऑप्शन दिया गया है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन आप जो है वो बना सकते हो। इसलिए हम लोगों को चाहिए होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ताकि हम अपनी स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट में भी फंक्शंस यूज कर सकें, और उनको जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पर रीयूज कर सकें, ठीक है। तो ये है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता कौन है, जो डेवलपर उस कोड पे काम कर रहा होता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता है। या फिर फॉर एग्जांपल अभी आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखे हैं, कल को आपने जो है वो छोड़ दिया उस प्रोजेक्ट को, कोई और आया तो वो आपके लिखे हुए फंक्शंस को यूज कर सकता है, तभी भी वो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही रहेंगे। उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से उनको वो मॉडिफाई भी कर सकता है। कैसे मॉडिफाई करते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो आपके फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, उनके टाइप कितने होते हैं उनको हम देख लेते हैं। एक होता है आपका स्केलर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। फिर होता है इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, और फिर होता है आपका मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। इन दोनों को मिला के जो है वो TBF भी बोलते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन। और टेबल वैल्यूड फंक्शन में दो होते हैं, एक इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और एक मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आपका स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है, इसमें स्केलर का मतलब होता है सिंगल या कंसोलिडेटेड। तो जैसे सम आपका है, ठीक है, सम क्या है, स्केलर है, ये आपको 10 देगा, 50 दे देगा, 500 दे देगा, ठीक है। तो क्या रहेगा कि एक सिंगल वैल्यू एज आउटपुट आपको मिलेगी, एक सिंगल वैल्यू, ठीक, सिंगल वैल्यू एज आउटपुट। एवरेज जो आपका है,
ये आपका जो है स्केलर फंक्शन है। एवरेज मिल जाएगा आपको, मे बी आपको जो है वो 15.5 एवरेज मिल गया, ठीक, या फिर 12.2 एवरेज मिल गया, या फिर आपको जो है वो 27.8 एवरेज मिल गया, ठीक है। तो ये आपको एक सिंगल कंसोलिडेटेड वैल्यू जो है वो देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। सिंगल कंसोलिडेटेड वैल्यू, जैसे मैक्स, मैक्स क्या करेगा, अगर आपने मैक्स में पास किया 5, 2, 7, 6, 9, अगर आप पास करते हो तो क्या करेगा, आपको 9 जो है वो लाके दे देगा। ऐसे अगर आप मिनिमम यूज करोगे तो आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो सिंगल कंसोलिडेटेड वैल्यू देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्केलर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो स्केलर वैल्यूड फंक्शन को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं और डिटेल में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, इनलाइन और मल्टीलाइन की, फिर हम लोग जो है वो इन लोगों को डिटेल में भी समझेंगे। तो जो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पर आपके पास एक टेबल का आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, टेबल के फॉर्मेट में मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर में भी आपका आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकता है और सैलरी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में जो आपके जो टेबल वैल्यूड फंक्शन है इनलाइन और मल्टीलाइन, दोनों ही आपको टेबल के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। इनलाइन का क्या मतलब हुआ, इनलाइन का मतलब हुआ कि इनलाइन जो फंक्शन होते हैं उनमें सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, और जो आपका सिंगल लाइन में होता है, सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट सिंगल लाइन में होता है। और जो आपका मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इनमें आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल लाइन में हो सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिए कि जो इनलाइन वाले होते हैं इनमें आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट सिंगल लाइन में होता है, इस तरह से सिंगल लाइन में, और जो मल्टी लाइन वाले होते हैं इनमें सेलेक्ट स्टेटमेंट आपका मल्टी लाइन में होता है। इनको हम लोग अभी डिटेल में कवर करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बट अभी यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जो है वो देख लिया है। हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे आप फंक्शन को अल्टर कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप अल्टर कीवर्ड का यूज करोगे, फिर फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे, उसका तो फंक्शन नेम लिखोगे, और फिर आप फंक्शन की बॉडी में चेंजेस कर सकते हो। तो अल्टर फंक्शन के साथ में हम लोग फंक्शन को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और ड्रॉप फंक्शन के साथ में हम लोग फंक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं या डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अल्टर और ड्रॉप, इनको भी हम लोग यूज करेंगे प्रैक्टिकली। फिर आपका जो है sp अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, और ये क्या करता है, sp अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट क्या करता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है वो डेफिनेशन आपको लाके दे देता है, ठीक है। और sp अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट आपका फंक्शन के लिए भी काम करता है और प्रोसीजर के लिए भी काम करता है। प्रोसीजर वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो सेम जो प्रोसीजर है वो ये यूज होता है, और फंक्शन का जो कोड होता है उसको जो है आपको निकाल के लाके दे देता है। कैसे दे देता है इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे और हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर वैल्यूड फंक्शन की, फिर इनको हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे चल के हम लोग अपने एसएसएमएस पे, ठीक। तो स्केलर वैल्यूड फंक्शन की जैसे कि हम लोगों ने इंट्रो में बात करी थी, तो ये क्या करते हैं, रिटर्न्स ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक। ये बात आप ध्यान रखना, स्केलर का मतलब होता है सिंगल कंसोलिडेटेड, तो रिटर्न्स ओनली सिंगल वैल्यूड नोन एज स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो वो फंक्शन जो सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। स्केलर वैल्यूड फंक्शन मे और मे नॉट हैव पैरामीटर्स बट ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। तो जो पैरामीटर है वो आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू हमेशा रिटर्न करेंगे। ये बात आप एकदम गांठ बांध लो इस चीज को कि फंक्शन अगर है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, उसमें उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न करना पड़ेगा उसको। पर जो पैरामीटर हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट की बात है, बट वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। इसके डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं, सारे डेटा टाइप हो सकते हैं, कौन सा नहीं हो सकता उसकी बात करते हैं। तो टेक्स्ट जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता है, एंड टेक्स्ट रिटर्न नहीं कर सकता है, इमेज रिटर्न नहीं कर सकता है, कर्सर रिटर्न नहीं कर सकता है, और टाइम स्टैम्प रिटर्न नहीं कर सकता है। तो फंक्शन के सभी रिटर्न टाइप हो सकते हैं, बस ये वाले कुछ जो हैं वो नहीं हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट, इमेज, कर्सर और टाइम स्टैम्प। ऐसी वैल्यूज आप फंक्शन से रिटर्न नहीं करवा सकते हो। बाकी सारा इंट हो गया, आपका फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सब कुछ रिटर्न करवा सकते हो, बट ये वाले जो हैं वो रिटर्न नहीं करवा सकते हो। तो आप जो चीज़, ये वाले जो मतलब पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लो कि आपको अगर पूछा जाए कि कौन कौन से डेटा टाइप जो है वो रिटर्न नहीं हो सकते हैं, तो ये वाले जो है वो फंक्शन से रिटर्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कौन कौन से रिटर्न हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं हो सकते, बाकी सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसका सिंटैक्स कॉल करने का क्या होता है हम लोग देख ही चुके हैं, हम लोगों ने सम को भी कॉल किया था। तो आपको लिखना पड़ेगा, गेट डेट को कॉल किया था और हम लोगों ने जो है वो सर्वर को कॉल किया था।
तो आपका यहाँ पे रहेगा फंक्शन का नाम और पैरामीटर। अगर फंक्शन का नाम आपका जो स्कीमा रहता है उसके साथ में आपको फंक्शन का नाम देना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट स्कीमा डीबीओ है तो आप यहाँ पे डीबीओ डॉट फंक्शन नेम, और पैरामीटर अगर है तो पास कर दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। तो इस तरह से हम लोग जो है फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक सिंपल सा जो है वो स्निपेट लिखा हुआ है कि कैसे आप फंक्शन बना सकते हो। तो बनाने के लिए लिखते हैं क्रिएट फंक्शन। ठीक है, दोनों कीवर्ड हैं क्रिएट और फंक्शन। फिर फंक्शन नेम ये आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। पैरामीटर आपके ऑप्शनल हैं, आप यहाँ पे पैरामीटर दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट पे, रिक्वायरमेंट कैसी है, पैरामीटर वाली रिक्वायरमेंट है कि बिना पैरामीटर वाली रिक्वायरमेंट है। फिर आपका है रिटर्न्स, याद रखना इसमें एक यहाँ पे एस लगा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रिटर्न्स। और फिर आपको यहाँ पर रिटर्न एट्रीब्यूट डेटा टाइप। ठीक, तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप लिखना होता है कि क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इंट रिटर्न कर रहा है कि फ्लोट रिटर्न कर रहा है कि टेबल रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है वो आपको लिखना होता है। फिर आप लिखते हो एज, फिर बिगिन लिखते हो, एंड लिखते हो, और इसके बीच में होती है फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग जो चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट क्यूब की बात करी है यहाँ पे हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट क्यूब ऑफ अ नंबर। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का क्यूब है इसकी अगर हम बात करें तो 2 का क्यूब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 8। 3 के क्यूब की बात करें तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 3 27। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये क्यूब का कॉन्सेप्ट, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब हो जाता है। तो हम लोग क्यूब का जो फंक्शन है वो बनाएंगे कि क्यूब कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं और ये हम लोग कलेक्ट करेंगे स्केलर वैल्यूड फंक्शन पे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग और लिखते हैं क्रिएट फंक्शन, और उसके बाद में लिखेंगे डीबीओ डॉट कैल क्यूब ऑफ अ नम। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज कर दी, बंद ओपन करिए और फिर कर दीजिए क्लोज। ठीक, फिर लिखिए आप यहाँ पे एज। ठीक है, उसके बाद में लिखना है रिटर्न्स, TURNS रिटर्न्स, और फिर इंट, क्योंकि इंट रिटर्न करेगा तो इंट लिखना है आपको यहाँ पे। फिर लिखेंगे बिगिन और फिर लिखेंगे एंड। ठीक, और बिगिन एंड के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो ये आपकी प्रोसीजर बॉडी है। ठीक है, ये है आपकी फंक्शन बॉडी। प्रोसीजर की तो बात हम लोग कर ही चुके हैं, फंक्शन बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप रिटर्न, क्या रिटर्न करवा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 का क्यूब जो है आपको वो रिटर्न कर देगा। और इसको क्या दिक्कत है इसको समझ लेते हैं। एक्सपेक्टिंग आईडी, क्रिएट फंक्शन डीबीओ दिस, ओके आई गेस रिटर्न्स जो है वो देख लेते हैं, ऊपर रहता है शायद, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिटर्न्स आपका एज के ऊपर रहता है इसलिए प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, तो रिटर्न्स मैंने जो है एज के नीचे लिख दिया है, तो रिटर्न्स को कट करिए और इसको एज के ऊपर रख दीजिए। सिंटैक्स जो है आपको सही रखना पड़ेगा, सिंटैक्स में गड़बड़ होगा तो फिर यहाँ पर जो है आपको एरर आएगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है फंक्शन आपका, फंक्शन यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेगा क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक है, क्यूब ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने जानबूझ के ये 3 है इसको फिक्स कर दिया है, क्योंकि हम लोग अल्टर करना भी सीखेंगे, तो अल्टर करेंगे उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पर फिक्स करने का क्या नुकसान है और कैसे उस नुकसान को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो इसको चला देते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास अभी तक। ठीक है, इसको यहाँ पे रखो आप और रिफ्रेश कर दो और फिर इसको एक्सपेंड कर लो, जो भी आपका रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको रन करवा देते हैं। तो ये रन हो गया है, फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद में आप देखो सबको मैं जो है एक्सपेंड कर देता हूँ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो बन के आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगा उसको रिफ्लेक्ट होने में, पर बन के आ गया। अब आप देखो ये फंक्शन आपका जो है वो टेबल वैल्यूड में नहीं आया और आपका एग्रीगेट में नहीं आया, कहाँ आया, आपका आया ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन में। ठीक, तो स्केलर वैल्यूड फंक्शन में कैसे आया, इसको पता है यहाँ से कि हम लोग जो है वो स्केलर फंक्शन बना रहे हैं, जो कि आपका जो है वो रिटर्न करने वाला है एक कंसोलिडेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर इस रिटर्न के हिसाब से इसको मालूम हो जाता है कि ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करवाना है, तो कॉल करवाने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट, और फिर आपको लिखना होता है यहाँ पर डीबीओ डॉट, और आपका
फंक्शन का नाम अभी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और आर कर दोगे, तो इससे आपका कैश जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद में आप यहाँ पे जब डॉट लगाओगे तो आपको फंक्शन का नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो नाम दिख गया है। और चूंकि ये फंक्शन है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे, ऐसे चलाओगे, तो क्या होगा आप देख लो, आपको यहाँ पर जो है वो एरर मिलेगा, मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर कुड नॉट बी बाउंड। ठीक है, तो ये आप कुछ एरर दे रहा है। आप इसको जो है यहाँ पर ऐसे लगा दो पैरेंथेसिस और इसको आप जो है वो चला दो, तो आपको 27 मिल गया। अब इसके साथ में भी आप एलियासिंग कर सकते हो, ये चीज़ आप जानते हो। ठीक है, एलियासिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख दो क्यूब ऑफ अ नंबर, या जो भी आप लिखना चाहो। ठीक, तो ये आपका हो गया क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक, यहाँ पे लिख के आपका आ गया है। अब देखो इसका नुकसान क्या है, जितनी बार आप चलाओगे उतनी बार आपको 27 ही मिलेगा। ठीक है, जितनी बार आप चलाओगे 27 ही मिलेगा। कारण कारण कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर को फिक्स कर डाला है, तो 27 ही रिटर्न करेगा, जो कि बढ़िया बात नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी को 3 का निकालना हो क्यूब, किसी को 30 का निकालना हो, किसी को 45 का, किसी को 15 का। तो आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जो मतलब मैक्सिमम सिनेरियोज को सपोर्ट करे। कोशिश करो कि हर सिनेरियो सपोर्ट करे, बट फिर मैक्सिमम तो करे ही करे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग जो है वो मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके देखेंगे कि कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद में आप क्या करो, इसको मॉडिफाई कर दो। ठीक, तो क्या होगा कि ये आपको मॉडिफाई का स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा एक सेपरेट फाइल में। ठीक है, सेपरेट फाइल में स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। तो स्क्रिप्ट आपके यहाँ पे जो है जनरेट होकर आ गई है। इसमें से जो फालतू का कोड जनरेट हुआ है उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो जो हमारा कोड था वो आ गया है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप यहाँ पर अल्टर कीवर्ड है और यहाँ पर क्रिएट कीवर्ड है, जो कि सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो उसको बना रहे थे तो क्रिएट कीवर्ड है, और यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो अल्टर कीवर्ड है। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी SP_help टेस्ट की, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो SP_help और टेक्स्ट, और फिर आप यहाँ पर जो है प्रोसीजर का या फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो आप ऐसे जब कर दोगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा टेक्स्ट। तो ये आप देखो क्रिएट फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नाम आ गया, रिटर्न्स, और पूरी डेफिनेशन आपकी आ गई है। इसको आप यहाँ पे जो है कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद जहाँ मन करे वहाँ इसको आप जो है वो पेस्ट कर सकते हो, और पेस्ट करने के बाद इसको आप जो है क्रिएट को अल्टर कर दो। ठीक, तो ये आप अल्टर कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से अल्टर कर सकते हो। और इस केस में हम लोग ये भी कर सकते थे कि हम लोग यहीं पे अल्टर कर लेते, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट थी। तो अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो या तो आप जो है वो ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, SP_help टेक्स्ट, और या फिर आप मॉडिफाई करके यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको उचित लगे आप कर सकते हो। मैंने आपको सब तरीके जो है वो बता दिए हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे इस वाले में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग नीचे ले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, एक पैरामीटर बनाते हैं। पैरामीटर बनाने के लिए आपको लगाना पड़ता है @ सिंबल और इनपुट नंबर लिख देते हैं। ठीक है, इनपुट नम, और ये आपका रहेगा इंटीजर टाइप का। ठीक, अब ये आपका सिंगल पैरामीटर है। अब इस पैरामीटर का क्यूब आपको जो है वो बनाना है। तो क्यूब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर नंबर गुणे नंबर गुणे नंबर, तो जो भी नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस लॉजिक है, तो क्यूब बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको आपको जो है एग्जीक्यूट करवा देना है। तो आपका जो फंक्शन था उसका बिहेवियर बदल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी परिभाषा को ही बदल दिया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है, तो इसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। अब आते हैं और इसको चलाते हैं, ऐसे ही एज इट इज चला दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, इनसफिशियंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, आपने आर्गूमेंट दिए ही नहीं, इनसफिशियंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स वर सप्लाइड, आपने जो है वो जो आर्गूमेंट दिए हैं वो सफिशियंट नहीं है, इसलिए ये आपको जो है वो दिक्कत कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग 3 का ही यहाँ पर क्यूब देख लेते हैं और इसको चला डालते हैं यहाँ पे, तो 27 हो गया। ठीक, अब आप यहाँ पे जो है वो 3 के बजाय 13 का निकाल दो। पहले 13 का नहीं मिलता क्योंकि हम लोग पैरामीटर पास ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, 13 के बाद अगर आप 17 चाहिए तो 17 का निकाल लो। तो देखो आप बना सकते हो क्यूब का जो है, कैसे क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बना लिया। तो क्यूब आपका जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करने का फंक्शन बन गया, और फंक्शन को कैसे अल्टर करते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब फंक्शन को कैसे ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करना तो बहुत ही ईजी है, बस सोच समझ के ड्रॉप करना कभी करना तो ठीक है, क्योंकि ड्रॉप हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर आप आए और फंक्शन का नाम आपने यहाँ पे जो है वो टाइप कर दिया, फिर पैरामीटर आपको नहीं पास करने पड़ते हैं क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो, एग्जीक्यूट थोड़े करवा रहे हो, चला दो। तो ये क्या करे कि DBO यहाँ पर जो है आपका अननोन है, DBO समझ नहीं पा रहा है, तो DBO को भी आप यहाँ से हटा दो, उसको सिर्फ फंक्शन का नाम चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा है, तो ड्रॉप फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद में आप DBO भी लगा सकते हो, यहाँ पर मेरे हिसाब से DBO लगा सकते हो, क्योंकि मैंने फंक्शन ही नहीं लिखा था तो मेरा कमांड ही पूरा नहीं था। तो इसको चला दिया, तो इसने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगर इसको चलाओगे आप तो इसको मिलेगा ही नहीं फंक्शन। ठीक है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर सेलेक्ट कीवर्ड, इनकरेक्ट सिंटैक्स तो मैंने ऊपर भी सेलेक्ट कर लिया था, तो लेट्स डू करेक्ट वे। तो यहाँ पर आप आओगे तो कैन नॉट फाइंड
इसको जो फंक्शन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये जो है आपको एरर दे रहा है कि फंक्शन आपका जो है वो ड्रॉप हो चुका है। आप यहाँ पे रखोगे स्केलर पे और रिफ्रेश कर दोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं मिलने वाला है, अब ये खाली हो चुका है। तो इस तरह से स्केलर फंक्शन अब हमने क्यूब का कैसे क्रिएट किया, कैसे उसको ऑल्टर किया, फिर कैसे उसको जो हम लोगों ने ड्रॉप किया, सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। कैसे उसको बिना पैरामीटर का बनाया और कैसे हम लोगों ने पैरामीटर के साथ बनाया, वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो ये था आपका कि आपका जो है वो स्केलर वैल्यूड फंक्शन जो है वो किस तरह से आप उसको बना सकते हो। तो उस तरह से आपका जो यहाँ पर वो बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग जो है वो और देख लेते हैं, और वो है आपका कि यहाँ पर हम लोग आते हैं, अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर जो है वो पास करने हैं तो हम यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं num1, और उसके बाद में इसको हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे 2-3 बार, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल पैरामीटर पास करते हो तो क्या होता है कि पैरामीटर आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं और लास्ट में कॉमा नहीं होता है, ठीक है। और ये गुस्सा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो है वो सेम नेम कर दिए, तो सेम नेम के पैरामीटर आपके मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकते, ठीक। तो लास्ट वाला जो होता है पैरामीटर, वहाँ पे आप कॉमा नहीं लगाते हो, ठीक है। उसके बाद जो पैरामीटर आप यहाँ पे बनाते हो वो आपको आपके फंक्शन की बॉडी में, या प्रोसीजर है तो प्रोसीजर की बॉडी में एक्सेसिबल रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, num1 और @ आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद में num2, फिर से मैंने @ नहीं लगाया था, कोई बात नहीं, लगा दूंगा मैं, और num3, ठीक। तो अब ये क्यूब की बात नहीं रही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर नंबर सेम रहेंगे तो क्यूब हो जाएगा, और नंबर सेम नहीं रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग चला देते हैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। राइट, अच्छा, ऑल्टर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑल्टर नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है क्रिएट नहीं है, तो क्रिएट करना पड़ेगा, हम लोग को ड्रॉप कर दिया ना। तो ऑल्टर करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अब तभी ऑल्टर कर पाओगे। तो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग ड्रॉप कर चुके थे, तो अब हम लोग करेंगे इसको क्रिएट, ठीक। तो क्रिएट हो गया है। अब इसको हम लोगों को जो है यूज करना है, तो फिर से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐसे चला दो, ठीक है, ऐसे ही चला दो, इसको है हमारे पास ऑलरेडी। तो क्या करेगा, इनसफिशियंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट, ठीक। तो सफिशियंट नंबर देते हैं इसको, 3 दे देते हैं, उसके बाद में इसको दे देते हैं हम 3, उसके बाद 3, ठीक। तो क्या करेगा, इस केस में ये मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या लौटाएगा, 27 लौटाएगा। अब आप यहाँ पे 3 के बजाय 5 भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके आपको जो है वो मिल जाएगा इस तरह से। आप यहाँ पे इसकी जगह पे जो है आप 4 कर सकते हो इस तरह से, तो 3 × 4 × 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहो, तो इस तरह से आप मल्टीपल जो पैरामीटर हैं वो भी आप यहाँ पर जो है वो पास कर सकते हो, और मल्टीपल पैरामीटर आप यहाँ पर इस तरह से, ये जो ब्रैकेट आपके रहते हैं, जो पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर में आप यहाँ पे जो है वो पास कर सकते हो। एक चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है कि जो प्रोसीजर होता है उसमें आप नेम्ड पैरामीटर पास कर सकते हो, फंक्शन में वो चीज़ नहीं होती है। नेम्ड पैरामीटर का क्या मतलब है कि जैसे प्रोसीजर में अगर आप सीक्वेंस में पैरामीटर पास नहीं करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो num1 = 3, और फिर आप बोल सकते हो num2 = 4, num2 = 4, और फिर आप बोल सकते हो num3 = 5, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है वो कर सकते हो प्रोसीजर में। फंक्शन में ये चीज़ नहीं कर सकते, फंक्शन में आप जो है वो नेम्ड पैरामीटर नहीं पास कर सकते। फंक्शन में आपको स्ट्रिक्टली जो आपका सीक्वेंस यहाँ पर होता है वो सीक्वेंस आपको फंक्शन के कॉल में पास करना पड़ता है। तो ये वाला जो सिंटैक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, ये सिंटैक्स प्रोसीजर में सपोर्टेड होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट फंक्शन में ये सिंटैक्स सपोर्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी पड़ती है, और वैल्यू भी आपकी जो है वो आनी चाहिए सीक्वेंस में। अगर आप प्रोसीजर में होते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको कट कर लेते यहाँ से, और num2 आपका यहाँ पर रहता, और हाँ, और उसके बाद में आप यहाँ पे num1 पास कर देते, ठीक। तभी भी आपको सेम रिजल्ट मिलता, क्योंकि उसको पता होता कि num1 जो है आपका 3 है और num2 जो है वो आपका 4 है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता, आप देख रहे हो आपको यहाँ पे एरर आ रही है ऑलरेडी। तो इसमें जो है आपका जो फंक्शन है वो ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता है, पर प्रोसीजर ये चीज़ सपोर्ट करता है। तो फंक्शन के केस में आपको पैरामीटर जो है वो आपको पास करने पड़ते हैं सीक्वेंस में, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग रन कर पाएंगे तो हम लोगों को 2 × 3 × 4 जो है यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हमको सही से मिल गया है। तो ये थी बात हमारी स्केलर वैल्यूड फंक्शन की, जिसमें हम लोगों ने जो है वो ऑलमोस्ट इनके बारे में सारी चीज़ें जो है वो समझ ली हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन की, उसको हम लोग पहले समझेंगे, और फिर टेबल वैल्यूड फंक्शन को हम लोग जो है वो बना के इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसको हम लोग जो है वो ड्रॉप कर देते हैं फंक्शन को यहाँ से। ड्रॉप करना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हम बस कर ही रहे हैं ड्रॉप।
आप इसको बना के रख भी सकते हो, हम लोग भी रख सकते हैं यहाँ पे, पर मैं बस सारा जो स्टेप हम लोग के हैं उनको लेके चल रहा हूँ। तो पहले बनाओ, फिर अल्टर करो, उसके बाद में ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ये ड्रॉप हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पीपीटी पे और समझते हैं कि अगली चीज़ क्या है हमारे पास हम पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए अगला हमारे पास है फंक्शंस इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके हैं टीबीएफ और ये है आपका इनलाइन टीबीएफ यानी कि इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं हम लोग समझ चुके हैं कि आपके पास एक टेबल के रूप में आपको जो है वो आउटपुट मिलता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन। दे कैन रिटर्न टेबल एज एन आउटपुट। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनका रिटर्न टाइप जो है वो टेबल टाइप का होता है, जिसमें हमारे रो और कॉलम होते हैं। फंक्शन बॉडी विल हैव ओनली वन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये इनलाइन टेबल वैल्यूड की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन बॉडी विल हैव ओनली वन सेलेक्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड के साथ में आपको सिर्फ एक सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पास करना होता है। फंक्शन बॉडी इज नॉट एनक्लोज्ड विद बिगिन एंड एंड। तो जो आपका इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है उसमें फंक्शन की बॉडी जो है वो बिगिन और एंड के साथ में इनक्लोज्ड नहीं होती है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अभी हम लोगों ने फंक्शन बनाया था उसमें मैंने बिगिन और एंड लिखा था, लेकिन जो आपके इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इनमें आप जो है वो बिगिन और एंड को नहीं लिखते हो। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाई सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो जो टेबल होती है यहाँ पर, ये जो टेबल है रिटर्न टाइप वाली, इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा? इसका स्ट्रक्चर बताएगा ये वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसी टाइप की टेबल यहाँ पे बनेगी। सेलेक्ट स्टार करोगे तो सारे कॉलम की टेबल बन जाएगी यहाँ पे, और कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करोगे तो उन कॉलम की टेबल बन जाएगी यहाँ पे। तो जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है ये यूजर जो है डिसाइड नहीं कर सकता है, ये डिसाइड होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा। और क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका स्टेटमेंट आपको वैसा ही यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन कैन बी यूज्ड टू अचीव फंक्शनैलिटी ऑफ पैरामीटराइज्ड व्यू। ठीक है, तो जो आपके इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इनके थ्रू हम लोग जो है पैरामीटराइज्ड व्यू की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो व्यू क्या होते हैं उनको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये व्यू मैंने पढ़ाया आपको पिछले वीडियो में, पर मैं रिकैप करवा देता हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे समझना है कि पैरामीटराइज्ड व्यू जो है वो किस तरह से फंक्शन बना सकते हैं। पैरामीटराइज्ड व्यू कुछ होता नहीं है, बट जो फंक्शन है वो पैरामीटराइज्ड व्यू की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको कि इस तरह से समझाऊंगा। यहाँ पर आपके पास एक टेबल है T1 और इस टेबल में आपके पास 100 कॉलम है। ठीक है, फिर इस T1 से आपने एक व्यू बनाया B1 और इस B1 में आपने लिए 51 कॉलम्स। ठीक है, अब ये जो 51 कॉलम आपने लिए हैं यहाँ पर, इनमें आपने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा होगा। तो जब भी आप इस B1 को रन करवाओगे तो आपको हमेशा जो है वो ये डेटा मिलेगा। यहाँ पर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो डेटा आपको मिलेगा। ठीक, फंक्शन में क्या है, फंक्शन में भी आप यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट ही लिख रहे हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते हो इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक, तो मान लो आपके पास यहाँ पे वेयर कंडीशन थी व्यू में और आप वहाँ पर एक पैरामीटर जो है रखोगे, तो व्यू में ये पैरामीटर फिक्स रहेगा, लेकिन फंक्शन में ये पैरामीटर डायनेमिक रहेगा, क्योंकि फंक्शन को हम जब कॉल करवाएंगे तब पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपके इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इनसे हम लोग पैरामीटराइज्ड व्यू जैसा जो है वो बिहेवियर करवा सकते हैं। ये उस तरह से बिहेव करेंगे कि हमारा पैरामीटराइज्ड व्यू हो। ठीक है, तो ये जस्ट बिहेवियर है, लॉजिकल बिहेवियर। पैरामीटराइज्ड व्यू जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये समझ लेना, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपका पैरामीटराइज्ड व्यू है। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चन हो तो आप बताओ कि हाँ पैरामीटराइज्ड व्यू जैसा बिहेव कर सकते हैं, पर पैरामीटराइज्ड व्यू जैसा SQL सर्वर में कुछ होता नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग जो प्रैक्टिकल करके अभी देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो होती है और कैसे ये काम करती है। और ये है फंक्शन को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर जो कि हमारा है इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट फंक्शन आपका फंक्शन के केस में सेम ही रहेगा, और फिर फंक्शन नेम जो है वो आपको देना पड़ेगा कि कौन सा नाम आप देना चाहते हो। यहाँ पर आपके जो है वो पैरामीटर हो जाएंगे, और फिर रिटर्न्स में आपका अब यहाँ पर टेबल है। पहले क्या था, इंट था, अब टेबल है। फिर एज, इस बार बिगिन और एंड नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि इसको बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि बिगिन एंड जो है वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये इनलाइन टेबल वैल्यूड है तो बिगिन एंड नहीं लगेगा। फिर रिटर्न यहाँ पे लगेगा और आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट लगेगा। तो इसको बनाते हैं हम लोग, बना के देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट फंक्शन, और उसके बाद में लिखते हैं dbo.emp info। ठीक है, और emp info, उसके बाद पैरामीटर भी कुछ नहीं देने हम लोगों को। तो जब पैरामीटर नहीं देने होते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा खाली जाता है। उसके बाद में रिटर्न्स लिखना है आपको। यहाँ पे
रिटर्न्स और फिर टेबल, ठीक। तो ये टेबल आपका जो है वो टाइप है यहाँ पर कि टेबल टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। फिर आपको यहाँ पे एज लिखना है और फिर लिखना है रिटर्न, ठीक। तो जैसे मैंने बताया था ऊपर रिटर्न्स होता है, यहाँ पे एस होता है और ये रिटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिख देना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पर आपको बिगिन एंड नहीं लगाना है। मैं लगा के दिखाता हूँ, बिगिन एंड लगाएंगे तो क्या होगा। बिगिन करते हैं और एंड करते हैं, कि हमें पता है कि लगाना नहीं है, फिर भी हम लगा के देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो क्या करेगा, ये इनकरेक्ट सिंटैक्स बता दिया इसने, ठीक। तो ये जानता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं और इस हिसाब से इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया कि यहाँ पे आपका सिंटैक्स जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से जो है वो हटा देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये करेक्ट इनकरेक्ट चीज़ है, पर फिर भी मैंने आपको जो है वो दिखा दिया है। अब इसको हम लोग जो है देते हैं बना, ठीक। तो अभी जो हमारा फंक्शन बना था वो कहाँ आया था, स्केलर में आया था। ये कहाँ जाएगा अभी हम लोग देखेंगे। और ये DBO मैंने सही नहीं लिखा है तो इसको मैं सही कर देता हूँ, DBO, ठीक है। हाँ, और इसको मैंने दिया चला। तो जब चला दिया तो फंक्शन हमारा जो है बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शंस को रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे। तो आपका टेबल वैल्यूड में आ गया, ठीक। तब ये जानता है रिटर्न्स के हिसाब से कि ये फंक्शन टेबल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसने कहाँ रखा, टेबल वैल्यूड में। पहले कहाँ था, स्केलर में था, ठीक। तो ये जो SQL सर्वर है उसको इंटरनली रिकॉग्नाइज करता है कि ये फंक्शन किस टाइप का है और उसको उसी टाइप के जो फोल्डर होता है उसमें जाके उसी कैटेगरी में रख देता है, ठीक। तो ये बन गया हमारा फंक्शन यहाँ पर। अब इसको चलाना कैसे, इसको यूज कैसे करना है, तो जैसे हम लोग जानते हैं फंक्शन को यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में, लेकिन यूज करने के तरीके बदल जाते हैं। तो सेलेक्ट और उसके बाद में पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का नाम लिख दिया था, उसको हम लोगों ने कॉल करवा लिया था, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो Ctrl Z कर देता हूँ पूरा, ताकि आपको जो है वो देखने में थोड़ा सा ईजी लगे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो इसको इस तरह से कॉल किया था, ठीक। ये वाला इस तरह से कॉल किया था इस स्टेटमेंट को। अब देखो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो फंक्शन है इसको कैसे कॉल करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। और इसको कैसे कॉल करेंगे, सेलेक्ट और उसके बाद में इसको चला दो इस तरह से। तो क्या ये चलेगा, अभी आपको जो है बात समझ में आएगी। तो इसको मैं जो है चला देता हूँ इस तरह से, ऐसे। तो ये कह रहा है कि मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर कुड नॉट बी बाउंड। तो आपको होगा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, तो पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने यहाँ पे, से लो ये पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक। तो अभी भी क्या कर रहा है कि ये DBO जो है वो नहीं मिल रहा है इसको। तो दिक्कत क्या है इसके साथ, आप सोचो बताओ कि दिक्कत क्या है इसके साथ है। तो ये जो है हमारा वो टेबल वैल्यूड फंक्शन है और ये टेबल की तरह बिहेव करता है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये फंक्शन आपका टेबल की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि इसको पैरामीटराइज्ड व्यू की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो टेबल की तरह बिहेव करते हैं, उनको आप स्केलर की तरह कॉल नहीं करवाते हो, उनको आप जो है वो टेबल की तरह कॉल करवाते हो। तो जब इसको चलाओगे तब आपको यहाँ पर जो है वो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब ये वाला मैं क्लीन अप कर देता हूँ तो क्या, ताकि हमें स्पेस मिल जाए, पर मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। तो इसको जब आप कॉल करते हो टेबल वैल्यूड को, तो टेबल की तरह आप जो है वो कॉल करते हो, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ऑल्टर कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SP_help टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर मैं जो है इसको पास कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे जो है वो कोड मिल जाएगा और इस कोड को मैं यहाँ से जो है वो उठा लेता हूँ, इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और राइट क्लिक कॉपी, और फिर मैं इसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। और अब क्रिएट को मुझे क्या करना है, क्रिएट को मुझे अल्टर कर देना है, ALTER अल्टर। और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर पास कर दूंगा, ठीक है। अब पैरामीटर आप रिक्वायरमेंट के साथ पास कर सकते हो। अगर टेबल सेलेक्ट करो और Alt F1 करो तो आपको टेबल की डेफिनेशन यहाँ पर जो है नीचे दिख जाएगी। ये तो चलो कोई नहीं, इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं Alt F1। तो यहाँ पर आपको आईडी मिल गया, फर्स्ट नेम मिल गया, जेंडर मिल गया, जो भी आपके कॉलम थे मिल गए। तो जो भी कॉलम आपको लेना है आप ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो जेंडर को ले लेता हूँ इस तरह से, और जेंडर आपका है n बैरकर। तो टाइप भी आपको मिल जाएगा कि जेंडर जो किस टाइप का है, उस तरह से बना सकते हो। तो आप यहाँ पे बनाओ, आप करो यहाँ पर एंटर और आप बोलो यहाँ पर @ और यहाँ पर लिख दो जेंडर, ठीक है। और या तो आप चाहो तो EMP जेंडर कर दो और इसको आप बोल दो n बैरकर, और ये है आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम n बैरकर, और ये हो जाएगा आपका 100 का। तो ये बन गया आपका पैरामीटर, ठीक। अब इस पैरामीटर को आप यूज कर सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ पर। यहाँ पर कैसे यूज करोगे, वेयर क्लॉज में वेयर, और यहाँ पर रहेगा आपका जेंडर,
इक्वल टू @emp जेंडर। तो जो आपका पैरामीटर नेम है वो कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। पर यहाँ पर जो कॉलम लिखोगे वो कॉलम आपका टारगेट कॉलम होता है, उसी के हिसाब से जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर फंक्शन को हम लोगों ने ऑल्टर कर लिया है, अभी हमने इसको जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाया है, ठीक। अब ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कि ऊपर जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप ये सारे जो कमांड हैं इनको आप जो है वो कमेंट कर दो इस तरह से, तो ये जो है वो शांत हो जाएगा, ठीक। एक तरीका, अगर आप इनको कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है वो गो लिखना पड़ेगा, ताकि जो प्रोसीजर वो जो फंक्शन है उसको लगे कि ये डिफरेंट बैच में है और बाकी सब कुछ जो है वो डिफरेंट बैच में है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग इसको जो है वो चला देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक। और इसको हम लोग रन करवाएं इससे पहले मैं एक चीज़ और कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दोनों बातें जो है वो समझ में आ जाएँ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट व्यू और emp व्यू, ठीक है। और इसके बाद में एज लिखेंगे और फिर ये वाला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर सिंपल सा जो है वो चिपका देते हैं इस तरह से, ऐसे। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे जेंडर में आपको हार्ड कोड वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है, मेल या फीमेल, ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि आपका जो फंक्शन होता है वो आपके पैरामीटराइज व्यू की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक गो लगा दो ताकि ये भी, तो इसको मैं यहाँ पे जो है चला देता हूँ, व्यू को भी यहाँ पे चला देता हूँ, ठीक है। ये व्यू मैंने बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैं जो है इस फंक्शन को भी जो है ऑल्टर कर देता हूँ। तो इस फंक्शन को मैंने ऑल्टर कर दिया, ठीक। अब देखो दो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास फंक्शन है और हमारे पास है व्यू, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और पहले व्यू से सेलेक्ट कर लेते हैं व्यू। और यहाँ पर आपको हमेशा जो है वो मेल डेटा ही मिलने वाला है। डेटा जब टेबल में बदलेगा तो अभी आपके यहाँ पर 463 रोज हैं, हो सकता है कल को आपकी 500-800 रो हो जाएं, लेकिन रहेगा मेल का ही डेटा, फीमेल का डेटा नहीं आएगा। फंक्शन के साथ में क्या आपको फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे देख लो, फंक्शन के साथ में आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और फंक्शन को चलाते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फंक्शन, और फंक्शन में हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं मेल, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमें मिलेगा जैसा हमको मिला है व्यू में, ठीक है। तो आपको 463 रो मेल की मिल गई, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहो तो अभी आप यहाँ पर जो है वो फीमेल लिख सकते हो और फीमेल लिख के रन करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको फीमेल का डेटा मिल जाएगा, लेकिन व्यू में आप ऐसा नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि व्यू में डेफिनेशन में हम लोगों ने मेल ही लिख दिया है। तो इसलिए जो आपके इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं कि वो पैरामीटराइज्ड व्यू की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखो आपको मेल का डेटा मिलेगा एग्जैक्टली जैसे आपको व्यू में मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल। लेकिन व्यू में क्या है, पैरामीटर पास नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन में तो पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है वो पैरामीटराइज्ड व्यू की तरह बिहेव करता है। और सिक्वल में पैरामीटराइज्ड व्यू कुछ नहीं होता है, बस वो एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिकल थिंग है, उसको जो है समझने के लिए बोला जाता है कि ये व्यू की तरह बिहेव करता है। ये व्यू नहीं है, व्यू की तरह बिहेव करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये टेबल की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। और इसको हम लोगों ने जो बनाया है वो आपका यहाँ पे बनाया है, और ये यहाँ पे रहेगा आपका, इस तरह से टेबल वैल्यूड रहेगा। और ये सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट, मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको इस तरह से करूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये आपका जो है वो सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आप जो है वो इस तरह से इसको बना सकते हो। तो कोई भी जो है यहाँ पर आप ज्वाइन वगैरह इसमें लगा सकते हो, तो आप लगाओ यहाँ पे। लेकिन ये आपका सिंगल ही सिलेक्ट स्टेटमेंट, मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे नहीं हो सकते। आप यहाँ पे कुछ और जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका जो सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर आपका जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है इनक्लोज्ड है, इसलिए आपका जो है वो सिंगल स्टेटमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप इसके अंदर ज्वाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इस फंक्शन को जो है आप बना के इस फंक्शन के ऊपर भी ज्वाइन लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन लगाएंगे। तो व्यू को मैं यहाँ से जो है हटा देता हूँ और डेफिनीशन को मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम लोग जो है वो समझ चुके हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो डेफिनीशन है इसको हटा देता हूँ, इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। और उसके बाद में क्रिएट व्यू जो है इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हटा ही देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो है वो डेटा आ जाएगा मेल का। और फिर हमारे पास एक और टेबल है, इस टेबल को हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन जो आपका है इनलाइन वाला, उस पर आप जो है वो ज्वाइन के लिए कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन आपके हैं उनको आप ज्वाइन में भी यूज़ कर सकते हो।
और उनका जो रिजल्ट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो किसी और टेबल के साथ में। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को ले आता हूँ इस तरह से, और हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। तो हमारे पास डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, डेटा हमारे पास है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो मेल एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट का नेम पुल करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो कि एज अ टेबल बिहेव कर रहा है, एज ई बोल देते हैं इसको। और फिर हम लोग बोलेंगे इनर ज्वाइन, आप कोई भी ज्वाइन लगा सकते हो, मैं इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, इनर ज्वाइन। और उसके बाद में आपका रहेगा ये वाली टेबल, ठीक है, इनर ज्वाइन ये वाली टेबल ऑन, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देंगे डी, क्योंकि ये आपका रहेगा। और आप यहाँ पे एज लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। और उसके बाद में ऑन ई डॉट, और देखिए बिल्कुल टेबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका एम्प्लॉय जो है बिल्कुल, जो फंक्शन था वो बिल्कुल टेबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट आई डी, ठीक है। तो जो सॉरी यहाँ पर हमने बी लिखा है, तो यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो फिर से मैंने बी लिख दिया, हाँ डी। तो डी डॉट आई डी आपको यहाँ पर जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये आ गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आप जो है वो क्या करो, कॉलम सेलेक्ट कर लो। तो जो जो कॉलम आपको लेने हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही चला दोगे तो क्या होगा, दोनों टेबल के सारे कॉलम आपके यहाँ पर आ जाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी भी आ गया, डिपार्टमेंट नेम भी आ गया। अब यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मुझे लेना है यहाँ पर आईडी फर्स्ट नेम, कुछ कॉलम ले लेते हैं, जैसे आईडी ले लिया मैंने, ठीक है। तो आईडी जो है आपका मैं ले लेता हूँ, फिर आप अभी देखना, ठीक है। आईडी, उसके बाद में आपका हो गया फर्स्ट नेम, और उसके बाद में आपका हो गया जेंडर, और उसके बाद में डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम ज़्यादा, बाकी आप देख लेना कि कौन कौन से कॉलम लेने हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये क्या कह रहा है, एम्बिग्यूअस नेम आईडी। तो एम्बिग्यूअस क्यों है, क्योंकि इस रिजल्ट सेट में एक आईडी ये है और एक आईडी ये है। तो जब एम्बिग्यूअस रिजल्ट होते हैं रिजल्ट सेट में, तब आपको बताना पड़ता है आप कहाँ से लेना चाहते हो। तो ई डॉट आई डी लोगे या डी डॉट आई डी लोगे, तो वो आपको जो यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आपका एम्बिग्यूटी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ई डॉट, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा जो है आपका वो फंक्शन से आ रहा है और कौन सा आपका जो है वो डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है, ठीक। अब इसको जब आप चला दोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जो फंक्शन हमारा है यहाँ पर, इस फंक्शन को हम लोगों ने एज अ टेबल यूज कर लिया है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है टेबल वैल्यूड फंक्शन, और टू बी स्पेसिफिक ये है इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। और इसको हम लोगों ने जो है एक डिपार्टमेंट की टेबल के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो क्या आप फंक्शन और टेबल को ज्वाइन कर सकते हो, हाँ, फंक्शन और टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है, अभी हम लोगों ने करके यहाँ पर देखा है, वो हमारा ज्वाइन अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्वाइन आपका लग चुका है यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग जो है वो, ये था हमारा पहला वाला, इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोग अब बात करेंगे कि जो मल्टी लाइन हमारा टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से हटा देता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे और बात करेंगे मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शंस की। तो मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, अब यहाँ पर आपको जो विजुअल डिफरेंस दिखेगा वो आपको दिखेगा यहाँ पर बिगिन और एंड का, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लाइन। ये बिगिन और एंड, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रिटर्न था और उसके बाद में सीधा ब्रैकेट लगा था। ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा, उसमें आप ज्वाइन भी लगा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर बिगिन एंड, यहाँ पे आपके मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टी लाइन वाला जो है वो क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो दे आर सेम एज इन लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, और जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फंक्शन बॉडी कैन कंटेन मोर देन वन सेलेक्ट स्टेटमेंट, पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि फंक्शन बॉडी कैन कंटेन मोर देन वन सेलेक्ट स्टेटमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज डिटरमाइंड बाय द यूजर डेवलपर। यहाँ पर क्या है कि जो टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन होता है आपका जो डेवलपर होता है, जो बना रहा होता है, जो फंक्शन लिख रहा होता है उसके द्वारा है। पिछले वाले में क्या था, सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा था, यहाँ पर यूजर के द्वारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। फंक्शन बॉडी इज इनक्लोज्ड बिटवीन बिगिन एंड एंड, ठीक। तो इसमें फंक्शन बॉडी जो होती है वो बिगिन और एंड के अंदर इनक्लोज होती है, जबकि आपका जो इन लाइन वाला होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो दो जो डिफरेंस आपके हैं वो ये हैं कि यहाँ पर टेबल की डेफिनेशन यूजर बताता है, बिगिन एंड जो है वो रहता है, और मल्टीपल यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट आपके जो है वो हो सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से क्रिएट करते हैं,
तो यहाँ पर आप क्रिएट लिखोगे, फंक्शन लिखोगे, उसका फंक्शन का नेम लिखोगे, पैरामीटर लिखोगे, ये बिल्कुल आपका सेम रहेगा। रिटर्न्स एट द रेट टेबल, आपने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल ऑफ टाइप टेबल, और उसके बाद में टेबल जो भी आपके कॉलम रहेंगे वो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे, ठीक है। कॉलम आपको यहाँ पर जो है वो बताने पड़ेंगे कि कौन से कॉलम का क्या टाइप रहेगा, और फिर आपका यहाँ पर जो है वो बॉडी में सब कुछ लिखा रहेगा, और फिर आपका यहाँ पर रिटर्न रहेगा, ठीक। तो ये इसके डिफरेंसेस थे, और ये जो है इसकी डेफिनेशन कैसे आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो वो है। तो इसको हम लोग जो है बना के देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रिएट फंक्शन, और उसके बाद में फंक्शन का नेम दे सकते हैं। तो फंक्शन का नेम लिख सकते हैं हम लोग मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन अंडरस्कोर एम्प्लॉई, और फिर आपका ब्रैकेट थ्रू, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यानी कि पैरेंथेसिस थ्रू पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना रहता है रिटर्न्स TURNS, और फिर आप लिखते हो एट द रेट, जो भी आपका वेरिएबल रहे तो हम लिखते टेबल, और फिर टाइप रहता है उसका जैसे कि टेबल, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर बताना होता है टेबल का डेफिनीशन कि आप क्या क्या कॉलम जो है वो लेने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें, जैसे कि हम लोग लेते हैं ID, तो ID को आपको बताना पड़ेगा, ID कैसी रहेगी, इंट रहेगी। उसके बाद में फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कैसा रहेगा आपका, फर्स्ट नेम आपका एन वेरचर रहेगा, और ये रहेगा आपका एन वेरचर 100। उसके बाद में आप यहाँ पे डाल सकते हो सिटी, और उसका सिटी कैसा रहेगा, सिटी भी आपका रहेगा एन वेरचर, और इसको भी आप डाल सकते हो यहाँ पर 100। और ऐसे ही आप जो है वो कॉलम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी टेबल डेफिनेशन में, जितने भी कॉलम आपको देने हैं, और इसको आप जो है वो अदर लाइन पर भी ला सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे लिखना है, तो आप उसको जो है वो अदर लाइन पर ला के भी इस तरह से लिख सकते हो। पूरी टेबल की डेफिनेशन आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, रिटर्न्स टेबल, और फिर आपकी जो है वो टेबल की डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से पूरी, जो भी डेफिनेशन देना है। फिर आपका यहाँ पे रहेगा एज, और फिर रहेगा आपका यहाँ पर बिगिन, और फिर रहेगा एंड, ठीक है। और तो जो आपका बिगिन और एंड रहेगा, यहाँ पर आप जो है वो एक्चुअल अपना लॉजिक लिखते हो। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में हम लोग ID, फर्स्ट नेम और सिटी को जो है लेने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इस वेरिएबल में हम लोगों को डेटा को जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि टेबल की डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर मैनुअली ही बना रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू, और फिर आपका रहेगा ये वेरिएबल जो कि आपका है टेबल टाइप का, यानी कि इसमें रो और कॉलम रहेंगे। और फिर आप यहाँ पे क्या इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं ID, देन फर्स्ट नेम, एंड देन सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सारे कॉलम जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम इंसर्ट करने हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक कॉलम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये डेटा मिलेगा कहाँ से, ये डेटा मिलेगा हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये डेटा जो है वो मिल जाएगा, और लास्ट में आपका क्या रहता है, लास्ट में रहता है आपका रिटर्न, ठीक। तो ये आपका बन गया मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। और ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर आप टेबल की डेफिनेशन जो है वो बना देते हो, और उसके बाद में जो डेटा आपको इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो है वो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि आपका सोर्स ऑफ डेटा है। ये स्टेटमेंट अगेन आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ज्वाइन के साथ हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट जो रिजल्ट आएगा वो आपका इस पर्टिकुलर टेबल में, इस स्कीमा में जो आपने डिफाइन किया है, इसके हिसाब से जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे चला दूँ इस तरह से, the select list for the statement contains more than insert list, so ID, first name and city, all right. Number of select values must match the number of insert column। ओके 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 ओके, ऑल राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग 3 कॉलम यहाँ पर जो है वो दिए हुए हैं और कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार। तो ये हमारी गलती है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ID, उसके बाद में फर्स्ट नेम, नॉट फर्स्ट वैल्यू बट फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद में सिटी, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पर चाहें वो अपना चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो है वो
कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे और जितने भी कॉलम आपके यहाँ पर रहेंगे उतने ही कॉलम आपको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद में आप इसको जब रन करवाओगे तो ये आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। फिर आपको इसको ले लेना है और इसको कैसे कॉल करवाना है आपको पता ही है, क्योंकि इनलाइन वाला हम लोग कॉल करवा ही चुके हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग आएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर इसको चला दिया इस तरह से, तो क्या होगा आपको यहाँ पर जो है वो पैरामीटर्स वर नॉट सप्लाइड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, तो इसलिए वो जो है वो बुरा मान गया। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो बना सकते हो मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। और यहाँ पर चूंकि हम लोग बिगिन और एंड के बीच में है तो आप यहाँ पर जो है वो एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो और एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो। इस तरह से आप सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है आपका बिगिन और एंड के बीच में है। ये सेम चीज़ आप जो है वो नहीं कर सकते हो सिंगल लाइन या फिर इन लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के केस में। वहाँ पे आपको जो है सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट मिलता है और सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही आप ज्वाइन वगैरह लगा सकते हो। बट यहाँ पर आप सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दिया है। आप यहाँ पर जो है वो और भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट रिटर्न आपका लास्ट में होना चाहिए। तो ये है आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन की किस तरह से मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो है वो आपका बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो डेफिनेशन थी वो बनाई थी और उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो फंक्शन बना लिया है। तो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, इस पर भी आप जो है यहाँ पर ज्वाइन लगा सकते हो। जैसे मैंने दिखाया था वैसे आप ट्राई आउट कर सकते हो ज्वाइन लगाने का। कोई चैलेंज आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब क्या रह गया है हमारे पास पढ़ने के लिए फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर फंक्शंस और स्टोर्ड प्रोसीजर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ट्रिगर्स की। तो फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी और स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इनके डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं। तो अ फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, याद रखना इस बात को। वेयर एज प्रोसीजर रिटर्निंग अ वैल्यू इज ऑप्शनल, तो प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है नहीं कर सकता है ये डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट पर। बट जो फंक्शन आपका है अगर आप फंक्शन लिखते हो तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। प्रोसीजर के केस में वैल्यू रिटर्न हो सकती है नहीं हो सकती है डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोसीजर कैन हैव बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, तो प्रोसीजर जो है उसमें क्या हो सकता है इनपुट पैरामीटर भी हो सकते हैं और आउटपुट पैरामीटर भी हो सकते हैं। वेयर एज फंक्शन कैन हैव ओनली इनपुट पैरामीटर, फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट पैरामीटर हो सकते हैं और जो प्रोसीजर आपका होता है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही टाइप के पैरामीटर हो सकते हैं। और दोनों टाइप के पैरामीटर क्या होते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा था डिटेल में प्रोसीजर वाले वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट वीडियो था। इन प्रोसीजर वी कैन परफॉर्म सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, जो भी हमारे डीएमएल ऑपरेशन होते हैं सेलेक्ट ऑपरेशन होता है वो हम कर सकते हैं प्रोसीजर में। वेयर एज फंक्शन कैन ओनली बी यूज टू परफॉर्म सेलेक्ट ऑपरेशंस, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोग सिर्फ सेलेक्ट ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, बाकी के इंसर्ट अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बाद में कंप्लेन करोगे कि यहाँ पर तो हम लोग ने इंसर्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो जब इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस की हम लोग बात करते हैं तो वो बात हमारी होती है टेबल के ऊपर, ठीक। ये जो हमारा जो इंसर्ट हो रहा है ये हो रहा है इस वेरिएबल में, ठीक है। ये वेरिएबल हमारा टेबल टाइप का है लेकिन ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और ये इंसर्शन जो है वो फंक्शन की बॉडी में हो रहा है, जो कि हम लोग कर रहे हैं अपनी डेफिनेशन में। और यहाँ पर क्या है कि आप कोई पैरामीटर पास करके इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं करवा रहे हो, लेकिन प्रोसीजर में आप पैरामीटर पास करके इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा सकते हो। यहाँ पर आप जो है वो इंसर्ट कर रहे हो लेकिन ये कर रहे हो आप अपने वेरिएबल में, और जो हो रहा है आपके एज अ पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट, आपके पैरामीटर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपके पैरामीटर का इसमें कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो जो इंसर्ट आपका होगा वो आपके स्टेटमेंट के तौर पे होगा और इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप पैरामीटर डाल के यहाँ पे डेटा जो फिल्टर कर सकते हो। बट वो सेलेक्ट स्टेटमेंट आपके इंसर्ट अपडेट और डिलीट जो आपका रहेगा पैरामीटर वो आपके इंसर्ट अपडेट डिलीट में कोई भी जो है वो भाग नहीं लेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने जो है वो फर्स्ट नेम पास किया और फर्स्ट नेम को अपडेट करवा दिया, नहीं। आप डेटा फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे पैरामीटर डाल के, लेकिन फर्स्ट नेम को या सिटी को अपडेट नहीं करवा सकते, डिलीट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते जो आप प्रोसीजर में कर सकते हो। तो ये इंसर्ट जो है वो हमारे वेरिएबल के लिए है, टेबल के लिए नहीं है। और जब डीएमएल ऑपरेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं टेबल की। तो जो आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट है वो आपका प्रोसीजर में होता है, पर आपका फंक्शन में जो है वो नहीं होता है। फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन, जब भी हम लोग बात कर रहे थे कि डीएमएल जो आपका रहता है इंसर्ट अपडेट डिलीट का, फंक्शन नहीं कर सकते हैं, प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन जो आपके डेटाबेस की स्टेट चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ डेटा को जो है वो प्रोसेस करके और आपको जो है रिजल्ट दे सकते हैं। दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ डेटाबेस की, उसमें मतलब कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते फंक्शन। प्रोसीजर प्रोवाइड्स द
functions to perform transaction management, error handling etc. whereas functions does not support। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट और एरर हैंडलिंग जो है ये आप फंक्शन के अंदर कर सकते हो, बट जो आपके प्रोसीजर के अंदर कर सकते हो आप। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट और एरर हैंडलिंग जो है आपकी प्रोसीजर के अंदर होती है, बट फंक्शन में आपकी जो है वो एरर हैंडलिंग और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन जस्ट आपका एक सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है और वो आपका कोई भी जो है वो डेटाबेस की स्टेट को चेंज नहीं करता है। तो फंक्शन में आपको जो है वो एरर हैंडलिंग का और आपको जो है वो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शंस नहीं मिलता है। प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड और कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग एग्जीक्यूट या फिर ईएक्सी स्टेटमेंट। तो एग्जीक्यूट प्रोसीजर कर सकते हैं या फिर ईएक्सी कर सकते हैं। वेयर एज फंक्शन को हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही कॉल कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉल करते आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अ प्रोसीजर वी कैन कॉल अनदर प्रोसीजर और अ फंक्शन। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर से हम एक और प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं और प्रोसीजर के अंदर से हम लोग फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन अनदर फंक्शन और प्रोसीजर, ठीक है, लेकिन फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन और प्रोसीजर को हम लोग कॉल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन या प्रोसीजर को हम लोग जो है वो कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है फिर से समझ लेते हैं इसको। फंक्शन वी कैन कॉल अनदर फंक्शन बट नॉट अ प्रोसीजर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं पर एक प्रोसीजर को हम लोग कॉल नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रोसीजर के अंदर से हम लोग प्रोसीजर भी कॉल कर सकते हैं और फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर से हम लोग फंक्शन को तो कॉल कर सकते हैं लेकिन प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकते। ठीक, प्रोसीजर प्रोसीजर को कॉल कर सकता है, फंक्शन को कॉल कर सकता है। फंक्शन जो है वो फंक्शन को कॉल कर सकता है, प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट एनीवेयर इन वेयर हैविंग और सेलेक्ट। स्टोर प्रोसीजर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो जो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग बनाते हैं उनको हम लोग वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं, हैविंग में यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट में यूज कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा है, पर हम लोग उनको जो है वो नहीं, प्रोसीजर को हम लोग इस तरह से नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसको भी एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी और जो कन्फ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट है ये। तो जो आपके यूडीएफ होते हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, उनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उनको हम लोग यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज में, हैविंग क्लॉज में और सेलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक, लेकिन जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग वेयर में, हैविंग में और जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो जैसे सम की कंडीशन आप डाल सकते हो वेयर में और हैविंग में, और सिलेक्ट तो हम लोग यूज करते ही आ रहे हैं, तो फंक्शंस को आप यहाँ यहाँ यूज कर सकते हो पर प्रोसीजर आपके यहाँ पर यूज नहीं हो सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स हमारी फंक्शंस के बारे में। और फिर अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगर्स की। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिगर जो है क्रिएट करेंगे और उनको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो एक्शन में काम करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रिगर को समझते हैं। सो ट्रिगर्स आर ग्रुप्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट लुक्स लाइक या फिर लॉजिक्स लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, स्टेटमेंट या लॉजिक्स लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर। तो जो ट्रिगर होते हैं वो मतलब इस तरह से रहते हैं कि एसपी जैसे ही होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर जैसे होते हैं, बट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। तो प्रोसीजर जो है आपको जो है वो खुद एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बट ट्रिगर का क्या होता है कि ट्रिगर आपके जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर हैं। तो ट्रिगर का मतलब क्या है कि कोई ट्रिगरिंग इवेंट होती होगी इनको ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रिगर। तो कुछ होता है तो ये ट्रिगर हो जाते हैं, और क्या होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ तो इवेंट होती है जो इनको ट्रिगर कर देती है। जब ट्रिगर होती है तो क्या होता है कि कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट या लॉजिक रहते हैं जो प्री रिटन रहता है प्रोसीजर्स की तरह, वो आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली बोले तो जैसे आपने कोई इवेंट करी और उस इवेंट पे जो है लगा हुआ है कोई ट्रिगर, तो जैसे ही वो इवेंट अकर होती है ट्रिगर जो है वो फायर हो जाता है और उस ट्रिगर में जो लॉजिक लिखा होता है वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिगर, क्योंकि ये ट्रिगर होते हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट पे। तो इसको हम लोग जो है वो और समझते हैं। तो दे कैन बी एग्जीक्यूटेड बिफोर और आफ्टर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑन अ टेबल। तो ट्रिगर कब हो सकते हैं, तो ट्रिगरिंग इवेंट क्या हो सकती है, ट्रिगरिंग इवेंट हो सकती है आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये आपकी ट्रिगरिंग इवेंट हो सकती है। और ट्रिगरिंग इवेंट के बाद में या ट्रिगरिंग इवेंट से पहले आप ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो बिफोर और आफ्टर
तो इंसर्ट से पहले या इंसर्ट के बाद, अपडेट से पहले या अपडेट के बाद, और डिलीट से पहले या डिलीट के बाद जो है आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दे कैन बी एग्जीक्यूटेड बिफोर और आफ्टर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आपका ट्रिगरिंग इवेंट हो गया, जो ट्रिगर को जो है वो इन्वोक करेगा, और उसके बाद जो ट्रिगर के अंदर लॉजिक लिखा रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स आपके सिक्वल स्टेटमेंट होते हैं जो आपके प्रोसीजर की तरह दिखते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई ट्रिगरिंग इवेंट फायर होती है। और ट्रिगरिंग इवेंट आपकी इंसर्ट हो सकती है, अपडेट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, और ट्रिगरिंग इवेंट के पहले या ट्रिगरिंग इवेंट के बाद आपका प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझें इसको, तो यहाँ पर हम लोग जो समझ लेते हैं, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम प्रोसेसिंग लॉजिक बिफोर और आफ्टर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, देन वी कैन पुट दैट लॉजिक इनटू द ट्रिगर। तो प्रोसेसिंग लॉजिक का मतलब क्या है, सिंपल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ इंसर्ट करने जा रहे हो, ठीक है, इंसर्ट करने जा रहे हो, तो इंसर्ट हो इससे पहले यहाँ पर एक लॉग टेबल है, उस लॉग टेबल में इंसर्ट करने वाले की आईडी और डेट टाइम जो है वो लॉग हो जाए। ठीक, इंसर्ट करने वाले की डेट आईडी और डेट टाइम लॉग हो जाए, तो ये इंसर्ट से पहले की बात हो गई। ठीक, अगर आप चाहो तो इंसर्ट के बाद भी यहाँ पर जो है वो लॉग कर सकते हो। तो आपको ये मालूम होगा कि हाँ, ये इंसर्ट इस टाइम इस बंदे ने इंसर्ट शुरू किया था और इतनी देर बाद ये इंसर्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो मे भी आप जो है वो बड़ा सा कुछ इंसर्ट स्टेटमेंट चला रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा इंसर्ट होना था, तो उसने जो है ले लिया करीब करीब 1 मिनट। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो दोनों के हिसाब से इंसर्ट से पहले और इंसर्ट के बाद कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट और डिलीट के लिए भी आपका होता है कि कुछ प्रोसेसिंग लॉजिक, कोई भी लॉजिक जो आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो किसी स्पेसिफिक इवेंट के पहले, स्पेसिफिक इवेंट के बाद। ठीक है, तो हमारे जो टाइप ऑफ ट्रिगर होते हैं वो आपके होते हैं डीएमएल ट्रिगर, डीडीएल ट्रिगर, सीएलआर ट्रिगर और लॉग ऑन ट्रिगर। ठीक है, तो जो डीएमएल ट्रिगर होते हैं वो आपके इंसर्ट, अपडेट और डिलीट वाले होते हैं। यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट वाले होते हैं आपके डीएमएल ट्रिगर। फिर आपके डीडीएल ट्रिगर होते हैं जो आपके लगते हैं जब आप कोई टेबल बनाते हो, टेबल ड्रॉप करते हो, टेबल ट्रंकेट करते हो, टेबल का कॉलम चेंज करते हो। तो जब आप डेटा डेफिनेशन से जुड़ी कोई प्रक्रिया करते हो, डेटा डेफिनेशन से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई ऐसी इवेंट करते हो जो डेफिनेशन को प्रभावित करता है, तब आपका डीडीएल ट्रिगर जो है वो फायर होता है। आपके जो सीएलआर ट्रिगर होते हैं, इनकी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये सीएलआर ट्रिगर आपके जो है वो फायर होते हैं सिस्टम के द्वारा, सिस्टम इनको जो है फायर करता है। और जो आपके लॉग ऑन ट्रिगर होते हैं, जब आपका सिस्टम जो है लॉग इन होता है उस टाइम पे आपके लॉग ऑन ट्रिगर फायर होते हैं। तो लॉग ऑन ट्रिगर बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे ये वाला यूजर जो है वो अब लॉग इन होने वाला है, तो इस यूजर की प्रोफाइल ये है और इसको ये एक्सेस है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके सिस्टम में लोड हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से आप ये वाले स्पेसिफिक काम कर पाओगे और ये वाले काम आप जो है वो नहीं कर पाओगे। तो लॉग ऑन ट्रिगर बेसिकली जो है वो लॉगिन पे एग्जीक्यूट होते हैं, और ये बेसिकली एक्सेस और रिस्ट्रिक्शन को सेट करने के लिए यूज होते हैं कि जो पर्टिकुलर बंदा जो है वो किस इन्वायरमेंट में लॉगिन हुआ है और उस इन्वायरमेंट में उसको क्या एक्सेस है, यानी कि डेव में उसको क्या एक्सेस है और उसको स्टेजिंग में क्या एक्सेस है, प्रॉड में उसको क्या एक्सेस है। तो उस हिसाब से जो है उसका डिटेल्स लॉग ऑन पे लोड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अभी बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है वो डीएमएल ट्रिगर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि डीडीएल ट्रिगर, सीएलआर ट्रिगर तो ऑटोमेटिकली होते हैं और लॉग ऑन भी ऑटोमेटिकली होते हैं, डीबीए लेवल की थिंग्स होती हैं। जो डीडीएल ट्रिगर होते हैं वो भी डीबीए ही जो है उनको लगाते हैं कि जब आपकी टेबल चेंज हो तो क्या हो जाए, क्योंकि उनको रिकॉर्ड रखना होता है कि किसने टेबल चेंज किया, क्या किया, क्या नहीं किया। और डीडीएल ट्रिगर आपके जो है वो, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ डीएमएल ट्रिगर की बात करेंगे, बाकी जो आइडिया आपका रहेगा वो सेम रहेगा। और डीडीएल और सीएलआर और लॉग ऑन ट्रिगर के बारे में अगर आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इसके लिए आप जो है वो जा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉक्यूमेंट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स है, वहाँ पर डिटेल्स रहेंगी। बट इनका बेसिक हम लोगों ने जो है वो एक आइडिया समझ लिया कि क्या होते हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डेवलपर लेवल पे बहुत कम होता है। तो डेवलपर लेवल पे जो बेसिकली मेनली जो यूज होते हैं वो आपके डीएमएल ट्रिगर्स यूज होते हैं, जिन पर हम लोग यहाँ पर जो है वो फोकस करने वाले हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास समझने के लिए। ट्रिगर्स में हम लोग डीएमएल ट्रिगर की बात करेंगे। तो जो डीएमएल ट्रिगर होते हैं, तो डीएमएल आपका जो होता है हम लोग बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। डीएमएल आपका होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि डेटा को मैनिपुलेट करती है, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। इनके रिस्पेक्ट में जो ट्रिगर आपके फायर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीएमएल ट्रिगर्स। किनके रिस्पेक्ट में? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में जो आपके ट्रिगर फायर होते हैं वो बोले जाते हैं आपके डीएमएल ट्रिगर, क्योंकि ये जो है वो आपकी डीएमएल लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है।
द ट्रिगर विच आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स ऑफ डीएमएल इवेंट्स आर कॉल्ड डीएमएल ट्रिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डीएमएल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग डीएमएल ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं। तो द ट्रिगर्स विच आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली विद रिस्पॉन्स टू डीएमएल इवेंट्स, जो कि हमारी ये हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डीएमएल ट्रिगर्स। तो जो डीएमएल ट्रिगर हैं वो उनके फर्दर टाइप हैं, उनको हम लोग जो है समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि ये ट्रिगर के जो है वो टाइप क्या होते हैं, तो ट्रिगर के ये टाइप होते हैं। फिर डीएमएल ट्रिगर हम लोग डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं, तो डीएमएल ट्रिगर के क्या टाइप होते हैं उनको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो जो डीएमएल ट्रिगर होता है उनके टाइप होते हैं आफ्टर ट्रिगर और इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। ठीक है, आफ्टर ट्रिगर और इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। तो आफ्टर ट्रिगर क्या करता है, आफ्टर ट्रिगर फायर्स आफ्टर ट्रिगरिंग एक्शन। ठीक है, तो जो आफ्टर ट्रिगर होता है वो ट्रिगरिंग एक्शन के बाद फायर होता है। ठीक, ट्रिगरिंग एक्शन के बाद फायर होता है। जैसे इंसर्ट की अगर हम लोग बात करें और इंसर्ट पे आपने आफ्टर ट्रिगर लगाया है तो इंसर्ट हो जाएगा और फिर आपका ट्रिगर फायर हो जाएगा। ठीक, अपडेट पे अगर आपने लगाया है ये आफ्टर ट्रिगर तो अपडेट हो जाएगा, फिर आपका ट्रिगर फायर हो जाएगा। डिलीट पे अगर आपने लगाया है तो आपका डिलीट हो जाएगा, फिर आपका ट्रिगर फायर हो जाएगा। तो जो आफ्टर ट्रिगर होता है वो ट्रिगरिंग इवेंट के बाद फायर होता है। मीन्स वंस डीएमएल स्टेटमेंट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन ट्रिगर इज गोइंग टू बी फायर्ड। ठीक है, तो वंस डीएमएल स्टेटमेंट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन ट्रिगर इज गोइंग टू बी फायर्ड। कौन सा वाला, आफ्टर ट्रिगर। आफ्टर का मतलब ही होता है बाद में। ठीक, आफ्टर मतलब बाद में, तो ट्रिगर भी बाद में ही चलेगा, उसका नाम ही है आफ्टर ट्रिगर। तो जब आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट हो जाएगा तब आपका जो है वो आफ्टर ट्रिगर काम करेगा। इंस्टीड ऑफ ट्रिगर अगला है, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। तो इंस्टीड ऑफ ट्रिगर क्या करता है, गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इंस्टीड ऑफ द करस्पॉन्डिंग डीएमएल ऑपरेशंस इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक, तो इंस्टीड का मतलब होता है बजाय। ठीक, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय। तो जैसे आप इंसर्ट करने गए कुछ, ठीक, इंसर्ट इनटू टेबल और एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल में आप कुछ इंसर्ट करने गए और यहाँ पर लगा था इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। ठीक, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर लगा था तो इंसर्ट तो नहीं होगा, लेकिन इंस्टीड ऑफ ट्रिगर में जो भी लॉजिक लिखा होगा वो लॉजिक फायर हो जाएगा। ठीक, तो इसकी बजाय यानी इंसर्ट की बजाय कुछ और लॉजिक जो है वो आपका फायर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। तो जो डीएमएल ऑपरेशन होते हैं वो नहीं होते हैं, उनकी बजाय जो ट्रिगर में लॉजिक लिखा होता है वो आपका इंसर्ट अपडेट या डिलीट का जो लॉजिक लिखा होता है वो चल जाता है। तो जैसे इसको समझें, यहाँ पे हमारे पास ईएमपी टेबल है और ईएमपी टेबल में इंसर्ट पे, ठीक है, इंसर्ट पे लगा है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। ठीक, तो आप इंसर्ट करने गए एक रिकॉर्ड और इस टेबल में तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक और टेबल थी, यहाँ पर आपकी डिटेल्स लॉग हो जाएंगी कि आपकी आईडी लॉग हो गई, आपका नेम लॉग हो गया, टाइम लॉग हो गया, इस टाइम पे आपने इंसर्ट करने का ट्राई किया था। अब अगर आपको इंसर्ट करने की परमिशन नहीं है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आपने क्यों ट्राई किया यहाँ पे इंसर्ट करने का जबकि आपको इंसर्ट करने की परमिशन नहीं है। तो इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जो काम आप करने गए वो तो काम नहीं होगा, उसके अलावा जो ट्रिगर में लॉजिक लिखा गया है वो लॉजिक चल जाएगा। ठीक, तो आफ्टर ट्रिगर लॉजिक आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर ट्रिगर चलेगा, जो आप करने जाओगे वो हो जाएगा फिर ट्रिगर चलेगा। इंस्टीड का मतलब है जो आप करने गए वो नहीं होगा, कुछ और होगा, तो ये है आपका इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। और जो कुछ और होगा वो आपका ट्रिगर में लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से कुछ भी हो जाएगा, जो ट्रिगर में लिखा रहेगा वो होगा, बजाय इंसर्ट अपडेट या डिलीट के जो ट्रिगर में लिखा होगा वो होगा। और ये है आपका इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, बजाय इसके क्या हो जाए, कुछ और हो जाए। ट्रिगर हम लोग जो है समझ लेते हैं ट्रिगर बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो जो डीएमएल ट्रिगर होते हैं उनका सिंटैक्स जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रहेगा क्रिएट, अगर क्रिएट करना है, और ऑल्टर अगर ऑल्टर करना है। स्पेसिफाई इफ यू क्रिएट अ न्यू ट्रिगर और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग ट्रिगर। यहाँ पर क्या करता है, क्रिएट कहेगा कि नया बना लो, ऑल्टर कहेगा कि मॉडिफाई कर लो। ऑन टेबल नेम या व्यू नेम। ठीक, तो टेबल पे भी ट्रिगर लगा सकते हो, व्यू पे भी ट्रिगर लगा सकते हो, ये भी मालूम हो गया। तो स्पेसिफिक टेबल या व्यू जो है आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस पर आप ट्रिगर लगा रहे हो। ठीक, उसके बाद में आप लिखते हो फॉर और आफ्टर। ठीक, तो स्पेसिफाइज द ट्रिगर फायर्स ओनली आफ्टर स्क्यूल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जो फॉर और आफ्टर आपके होते हैं ये बताते हैं कि आपका जो ट्रिगर है वो तब फायर होगा जब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, इंस्टीड ऑफ क्या बताता है कि आपका जो आप करना चाहते हो उसके बिहाफ पे कुछ और एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है आपका ट्रिगर हो जाएगा, जो ट्रिगर में लिखा रहेगा। तो जो काम आप करने गए थे वो नहीं होगा, जो ट्रिगर में लिखा था वो हो जाएगा। ये होता है आपका इंस्टीड ऑफ ट्रिगर।
इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये स्पेसिफाई करते हैं कि ट्रिगरिंग इवेंट आपकी यहाँ पर कौन सी है, कि इंसर्ट पे आपका फायर होगा, अपडेट पे फायर होगा या डिलीट पे फायर होगा। तो ये ट्रिगरिंग इवेंट को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रिएट ऑल्टर ट्रिगर, उसके बाद में ट्रिगर नेम, फिर ऑन टेबल या व्यू, उसके बाद में फॉर, आफ्टर, इंस्टीड ऑफ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एज, बिगिन, फिर बॉडी और एंड। ठीक, तो ये हो गया एक इसका खाका टाइप का कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है, क्रिएशन का डेफिनेशन कैसे आप जो है इसकी बना सकते हो। फिर इसको हम लोग जो है अभी इंप्लीमेंट करेंगे एसएसएमएस पे, तब आपको अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। नीड ऑफ ट्रिगर क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिगर की जो है जरूरत क्या है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ डीएमएल ट्रिगर्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डीएमएल ट्रिगर्स आर यूज्ड टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स एंड डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये बिजनेस रूल को इन्फोर्स करने के लिए यूज होते हैं और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस रूल इन्फोर्स करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहला तो बिजनेस रूल आपका यही होता है कि किसने क्या कब कैसे क्यों चेंज किया, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हुई है आपके डेटाबेस में बिजनेस पर्पज से, तो वो किसने की, क्यों की, कब की, कैसे की, हर डिटेल होनी चाहिए। और ये डिटेल्स हमेशा मेंटेन रहती है, हर बिजनेस के लिए मेंटेन रहती है, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो पाए कि ये चीज़ आखिर हुई क्यों, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी रूट कॉज एनालिसिस भी हमारी जो है वो अच्छे से हो पाए कि अच्छा ये काम हुआ था, इस वजह से ये हो गया। तो इससे क्या होता है, आपके बिजनेस रूल्स इन्फोर्स होते हैं और डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है। डेटा इंटीग्रिटी कैसे बनी रहेगी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है वो कुछ ऐसा इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अपडेट करना चाहते हैं जो प्रॉपर नहीं है, तो अगर हमने कर दिया है तो वो लॉग हो जाएगा कहीं, और उसको जब बाद में ऑडिट होगा तो उसको पकड़ा जा सकता है और उसको बाद में करेक्ट किया जा सकता है। तो डेटा इंटीग्रिटी को हम लोग जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ट्रिगर की हेल्प से। ट्रिगर आर वेरी मच लाइक कॉन्स्टेंट्स। हम लोग कॉन्स्टेंट्स पढ़ चुके हैं, जो हमारा नॉट नल था प्राइमरी की था। ठीक है, तो ट्रिगर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं लगभग, और ये जो है वो इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए यूज होते हैं लॉगिंग मैकेनिज्म के थ्रू, और या फिर जो है आपका यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए लॉग कर सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं। कोई अगर ऐसी टेबल है जहाँ पे आप चाहते नहीं हो कि इंसर्ट अपडेट डिलीट हो, तो आप ट्रिगर लगा दो, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट के बजाय आपको मैसेज आ जाएगा यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस ऑपरेशन, खत्म कहानी। ठीक, आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर ही नहीं पाओगे, तो ऐसा कर सकते हो आप। सो डीएमएल ट्रिगर हेल्प्स वी कैन इन्फोर्स इंटीग्रिटी विच कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट। तो जो चीज़ें हम कॉन्स्टेंट की हेल्प से नहीं कर सकते हैं वो हम लोग ट्रिगर की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर में हम लोग जो है वो जाके स्पेसिफिक लॉजिक लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एसक्यू लॉजिक भी लिख सकते हैं ट्रिगर के अंदर। तो जो चीज़ें हम लोग जो है वो कॉन्स्टेंट से नहीं अचीव कर पाते हैं, उनको हम लोग ट्रिगर की हेल्प से जो है वो अचीव करते हैं। तो ये है ट्रिगर की नीड, और ट्रिगर जो है वो किस तरह से हेल्प करते हैं डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में और बाकी सारी चीज़ों में, और डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने में। तो अब हम सब चलते हैं अगली स्लाइड पे और समझते हैं कि ट्रिगर्स इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैजिक टेबल बोलते हैं इनको बेसिकली, ये आपकी जो है वो इंसर्टेड और अपडेटेड जो है वो आपकी वो मैजिक टेबल बोली जाती हैं। तो ये क्या है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो इंसर्टेड एंड डिलीटेड आर टेम्परेरी टेबल्स। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये टेम्प टेबल होती हैं, और टेम्प टेबल क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इसी सीरीज में। तो जो आपकी टेम्प टेबल होती हैं आर क्रिएटेड बाय एसक्यूएल सर्वर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रिगर। तो ये जो इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल होती हैं, ये आपको एक्सेस इनकी कहाँ होती है, ट्रिगर के अंदर, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रिगर आप इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल को एक्सेस कर सकते हो। दीज टेबल्स कैन ओनली बी अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ ट्रिगर। दीज टेबल कैन बी ओनली अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ ट्रिगर। तो जो आप ट्रिगर का जो आपका लॉजिक होता है उसके अंदर ही आपकी जो है ये अवेलेबल होती है। यहाँ से ट्रिगर आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ट्रिगर के अंदर रहेंगी, बाहर ट्रिगर के अवेलेबल नहीं होंगी। इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस दीज टेबल आउटसाइड ऑफ अ ट्रिगर देन यू विल गेट एन एरर। अगर आप ट्राई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एरर मिलेगा, आपको जो है वहाँ पर एरर आएगा। द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल विल बी सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल ऑन विच ट्रिगर इज क्रिएटेड। तो जैसे आप ईएमपी टेबल पे ट्रिगर लगा रहे हो, तो जो आपकी डिलीटेड टेबल होगी और जो आपकी इंसर्टेड टेबल होगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा ईएमपी टेबल के। ठीक है, तो द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल विल बी सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल ऑन विच ट्रिगर इज क्रिएटेड। तो ये चीज़ आपको जो है वो समझ लेनी चाहिए। वेन एवर बी फायर
insert, update or delete statement on the table, all the new records are going to be in the inserted table, all the updated and new records are present in the inserted table। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट जब चलाते हैं तो क्या होता है कि न्यू रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी इंसर्टेड। तो जो भी न्यू रिकॉर्ड हैं वो आपके इंसर्ट हो जाएंगे, और कहाँ इंसर्ट हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे इंसर्टेड टेबल में। ऑलराइट, तो अगर हम लोग इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं तो इंसर्टेड टेबल में आपके जो है वो न्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, और जो अपडेटेड टेबल हो, अपडेट अगर करते हैं हम, यहाँ पर 3 ऑपरेशन है तो इनको हम लोग जो है समझ लेते हैं इस तरह से। तो क्या होता है कि एक आपका है इंसर्ट, एक आपका है अपडेट और एक आपका है डिलीट। तो इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में न्यू रिकॉर्ड जो है आपका वो इंसर्ट होता है। तो ये न्यू रिकॉर्ड कहाँ जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं इंसर्टेड टेबल में। ठीक, जो न्यू रिकॉर्ड मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, इंसर्टेड टेबल में। जो आपका अपडेट होता है इसमें आपके पास न्यू रिकॉर्ड होता है और ओल्ड रिकॉर्ड भी होता है। ठीक, तो जो न्यू रिकॉर्ड होगा वो मिलेगा इंसर्टेड में, और जो ओल्ड होगा वो मिलेगा डिलीटेड में। ठीक, तो ये आपका न्यू मिलेगा इंसर्टेड में और ओल्ड मिलेगा डिलीटेड में। डिलीट में आपके पास क्या होता है, डिलीट में आपके पास सिर्फ जो है वो ओल्ड रिकॉर्ड होता है जो आपको मिलेगा डिलीटेड में। तो इंसर्ट के केस में इंसर्टेड में सब कुछ होता है, डिलीट के केस में डिलीटेड में सब कुछ होता है, अपडेट के केस में न्यू रिकॉर्ड जो आपका होता है वो इंसर्टेड में होता है, और जो ओल्ड रिकॉर्ड होता है वो आपका डिलीटेड में होता है। और वही बात हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट में समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या एक्चुअली होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो ऑपरेशन है इंसर्ट का, ठीक है, फिर है अपडेट का और फिर है डिलीट का। टेबल हमारे पास है एक इंसर्टेड की और एक है डिलीटेड की। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो डेटा कहाँ होता है, इंसर्टेड में। जब आप डिलीट करते हो तो डेटा कहाँ होता है, डिलीटेड में। जब आप अपडेट करते हो तो क्या होता है, जो नया रिकॉर्ड है वो इंसर्टेड में होता है और जो पुराना रिकॉर्ड है वो आपका डिलीटेड में होता है। तो ये आपका ओल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा और ये आपका जो है वो न्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। अपडेट वाले स्टेटमेंट के केस में दोनों टेबल जो है वो यूज होती हैं, इंसर्ट में खाली इंसर्ट और डिलीट में खाली डिलीटेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। ऑन द अदर हैंड ऑल द ओल्ड वैल्यूज आर प्रेजेंट इन द डिलीटेड टेबल। तो ओल्ड जो वैल्यू होती हैं वो डिलीटेड टेबल में रहती हैं। फॉर इंसर्ट डेटा इज अवेलेबल इन द इंसर्टेड टेबल, फॉर डिलीट डेटा इज अवेलेबल इन द डिलीटेड टेबल, फॉर अपडेट द डेटा इज अवेलेबल इन द इंसर्टेड टेबल, ओल्ड डेटा अवेलेबल इन द डिलीटेड टेबल। तो यही चीज़ हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्कस किया है। तो ये थी आपकी इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी हमारी ट्रिगर्स की। अब हम लोग चलते हैं और ट्रिगर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि ट्रिगर आपके जो है वो किस तरह से हम ट्रिगर्स को बना सकते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर और ये जो हमारा कोड है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, जो कि हमारा था फंक्शंस वाला। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको हटा देंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर बनाएंगे। और ट्रिगर हम लोग बनाएंगे किसी टेबल पे। तो टेबल हमारे पास है एम्प्लॉई और यहाँ पर हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई। ठीक है, तो हम लोग जो है वो डिपार्टमेंट टेबल पे एक ट्रिगर लगाते हैं। डिपार्टमेंट टेबल पे एक ट्रिगर लगाएंगे और ट्रिगर लगाने के लिए हम लोगों को जो है ट्रिगर का सिंटैक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो वो सिंटैक्स हम लोग पीपीटी पे देख सकते हैं कि क्या सिंटैक्स है यहाँ पर हमारा। तो क्रिएट और उसके बाद में आपका रहेगा ट्रिगर, ट्रिगर नेम। ऑल राइट, हाँ, क्रिएट ट्रिगर और उसके बाद में इसको लिख सकते हैं trg_log dpt_insert। ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये लॉग करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट में डेटा इंसर्ट हुआ है तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉग करनी है। क्या इन्फॉर्मेशन लॉग करनी है उसको हम लोग जो है वो अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको लिखना ऑन टेबल। ठीक है, तो ऑन टेबल यानी कि किस टेबल पे हम लोग लगाने वाले हैं, तो हो जाएगा ऑन और फिर आपकी टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, ऑन टेबल डिपार्टमेंट। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं,
फॉर आफ्टर, तो फॉर लिख सकते हैं या फिर आफ्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं फॉर, ठीक है। और उसके बाद में आपको बताना होता है कि किस ऑपरेशन के बाद आप लगवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा फॉर इंसर्ट, ठीक। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है एज, और फिर लिखना है बिगिन, और फिर लिखना है एंड। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पर जो है वो लॉग करेंगे। और वो डिटेल्स क्या लॉग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो लॉग कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र का नेम हम लोग यहाँ पर लॉग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर एट यूज़र कुछ होता है क्या, यहाँ पर सेलेक्ट एट यूज़र। मैं एक बार रिसर्च कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन हैं जो आपको जो है वो डिटेल्स ला के देंगे यूज़र की। तो यहाँ पर आप जो है एस यूज़र अंडरस्कोर एस नेम यूज कर सकते हैं, ओरिजिनल अंडरस्कोर लॉगिन यूज कर सकते हैं, सिस्टम अंडरस्कोर यूजर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल्स मिलने वाली है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डिटेल्स आपको जो है इस तरह से मिल जाएंगी, और इनमें से कोई भी डिटेल्स आप जो है वो यूज कर सकते हो, जो भी डिटेल्स आपको यूज करनी है। तो हम लोग जो है वो यूज करेंगे सिस्टम यूज़र का, ठीक है। तो हम लोग बाकी दोनों को हटा देते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। तो सिस्टम यूज़र का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं जो है चला देता हूँ सिस्टम यूज़र, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, लेंथ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो लेंथ कर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में लेंथ नहीं, एक्चुअली लेफ़्ट का यूज़ करने वाले हैं हम लोग, LEFT लेफ़्ट। और लेफ़्ट से हम लोगों को जो है यहाँ पर मे बी 21 करेक्टर जो है वो ले लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करता है। 21 नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लेते हैं 17। तो एक बार आपको जो है ये बनाना पड़ेगा कि कितना डिटेल्स आपको जो है वो लेना है। 17 और इसमें 2 और कम कर देते हैं तो 15 बच जाएगा। यहाँ पे लेंथ निकाल के भी कर सकते थे, पर आप मिल गया हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिटेल हम लोगों को जो यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल जो है फटाफट से बनाएंगे, और वो टेबल क्या करेगी, उस टेबल में आपका रहेगा एक तो यूज़र नेम रहेगा और दूसरा रहेगा डेट टाइम, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे फटाक से क्रिएट टेबल इंसर्ट लॉग डिपार्टमेंट, ठीक है, या डिपार्टमेंट इंसर्ट लॉग, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे, और फिर आप यहाँ पे जो है बनाओगे, एक तो बना दो रो नंबर बना दो या आइडेंटिटी बना दो, ठीक है। तो आईडी बना देते हैं, एक आईडी, और उसके बाद में रहेगा इंट, इसको आप कर दो आइडेंटिटी, ठीक है। और ये आपकी 1, 1 हो जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है बना सकते हो एक यूज़र नेम, और इसको आप एन वैर कर दो, एन वैर कर 100, ठीक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे बना दो अपडेटेड डेट टाइम, कि किस टाइम पे अपडेट हुआ है, ठीक है, अपडेट डेट टाइम। और ये आपका रहेगा डेट टाइम टाइप का। तो ये आपकी रहेगी एक सिंपल सी टेबल, जिसमें आपका रहेगा अपडेट डेट टाइम और यूज़र का नेम और एक आईडी जो कि ऑटो जनरेटेड कॉलम है, ठीक है। और ये आप इसको बोल सकते हो डेट टाइम को डिफ़ॉल्ट कर दो, ताकि जब भी हो तो ये आपका जो है वो इसी में आ जाए। डिफ़ॉल्ट गेट डेट, तो जब भी चलेगा तो गेट डेट इसमें जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपको जो है वो इफेक्टिवली सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है, जो है आपकी यूज़र नेम की वैल्यू, आपकी डेट टाइम की वैल्यू जो है सिस्टम से डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, और आइडेंटिटी तो आपके यहाँ पे जनरेट हो ही रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग जो है क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करेंगे तो हमारी एक टेबल यहाँ पर जो है वो बन जाएगी। तो लेट्स क्रिएट द टेबल, और टेबल क्रिएट कर दी, टेबल वाले नोड पे रख के रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर जो है वो टेबल्स मिल जाएगी। ऑलराइट, लेट्स वेट फॉर इट। तो यहाँ पर हमारी जो है वो टेबल आ चुकी है इंसर्टेड लॉग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो टेबल हमारी वहाँ पर जो है वो बन चुकी है। अब इस टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इस टेबल में हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं फॉर इंसर्ट, और उसके बाद में इंसर्ट इनटू, और जो हमारी टेबल है ये वाली इंसर्ट इनटू। और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पास करना है, और यहाँ से नाम देख लेते हैं, वैसे यूज़र नेम था, बट फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे यूज़र नेम रहेगा आपका इंसर्ट, और जब आप स्पेसिफिक कॉलम इंसर्ट करते हो तो आप यहाँ पर जो है वो लिखते हो। तो यूज़र नेम हो गया आपका ये, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यूज़,
ठीक है। और वैल्यूज़ के बाद में ये जो अब हम लोगों ने फार्मूला बनाया है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर जो है सिंपल पास कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो आपका जो है वो इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र, और उसके बाद में आपका हो गया वैल्यूज़, और ये आपका यहाँ पर हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट आर रिफ्रेश करने के लिए, कैश को रिफ्रेश करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट आर का जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद में अब हमारा जो जो यहाँ पर ट्रिगर था उसकी डेफिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो डेफिनेशन बेसिकली क्या करेगी कि ये जो आपकी यूज़र की वैल्यू है उसको हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है प्रॉपरली, वो आपकी टेबल में इंसर्ट हो जाएगी जब भी आप जो है वो डिपार्टमेंट में कुछ इंसर्ट करोगे। तो लेट्स डू दिस, हम लोगों ने जो है वो क्या किया है। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अभी क्रिएट करने से पहले हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारी जो टेबल है डिपार्टमेंट वाली, इसमें हमारे पास ट्रिगर्स में कुछ है क्या, क्योंकि कुछ भी नहीं होना चाहिए ट्रिगर्स में। तो अब एक ट्रिगर यहाँ पर हमारा जो है वो बन जाएगा। तो लेट्स क्रिएट, कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रिगर जो है वो दिखेगा। तो ये ट्रिगर आपको यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रिगर की डेफिनेशन को यहाँ से उड़ा डालते हैं, उड़ा डालो इसको। और ये जो आपका इंसर्टेड वाला है यहाँ पर, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको बोलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक। अब हमारा काम क्या है, इस टेबल में हम कुछ इंसर्ट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली होगा। अब हमारा काम है डिपार्टमेंट टेबल को उठा के लाते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि हमारी है यहाँ पर दिस टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ चुकी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंट में एक और रो जो है वो इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक। तो डिपार्टमेंट में एक और रो इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंसर्ट कमांड। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 10, 11, 12 तक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और उसमें हम लोगों को क्या करना है, एक तो हम लोगों को आईडी देनी है, तो आईडी दे देंगे हम लोग सिंपल, सारे कॉलम की वैल्यू दे रहे हैं तो आपको कॉलम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो आईडी हो गई 12, और नेम जो है यहाँ पर हो जाएगा, हमारे पास कौन सा नाम नहीं है, डेटाबेस एआई कर देते हैं, ठीक है। आजकल एआई का बहुत बोलबाला है, तो एआई, ठीक है। तो ये हो गया डिपार्टमेंट आपका एआई। तो जब ये एआई आपका चलेगा तो क्या होगा, एआई नहीं चलेगा, जब स्टेटमेंट आपका चलेगा तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करने वाला है, लेकिन इसके इंसर्ट होने के बाद जो ट्रिगर चलेगा वो एक रो यहाँ भी इंसर्ट करेगा इस टेबल में, इंसर्ट वाली टेबल में, ठीक है। तो अभी इस टेबल में कुछ भी नहीं है, आप समझ लेना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैं जो है वो चला देता हूँ, लेट्स डू दिस। तो चल गया आपका एन एक्सप्लिसिट वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम डिपार्टमेंट कैन ओनली बी स्पेसिफाइड। तो हमारा जो ये वाला टेबल है यहाँ पर भी हमारा जो है वो आइडेंटिटी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे, हमको कोई भी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एआई पास करेंगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें भी हमारा जो कॉलम है आईडी का, वो आइडेंटिटी कॉलम है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट चलेगा हमारा, तो चला देते हैं। तो वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। देखिए एक रो इंसर्ट करिए, बट यहाँ पे 2 का ऑप्शन आया है, तो एक ट्रिगर भी चला है, उसकी वजह से आया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चलाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो मिल गया एक डिटेल। तो अब डिपार्टमेंट में जो जो इंसर्ट करेगा, जिस जिस टाइम पे करेगा, वो आपको मिलेगा। किस वजह से मिलेगा, ट्रिगर की वजह से मिलेगा। तो ट्रिगर आपका यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, और वो आपका काम कर रहा है। अब इस ट्रिगर को थोड़ा और अल्टर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छा जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और मॉडिफाई ट्रिगर करेंगे, जैसे हम लोगों ने मॉडिफाई फंक्शन किया था वैसे हम लोग कर रहे हैं मॉडिफाई ट्रिगर, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं। आप चाहो तो ये जो कोड जनरेट होता है इसको आप हटा सकते हो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट इनटू दिस दिस दिस, उसके बाद नीचे आप यहाँ पे लिखो प्रिंट, और फिर आप लिखो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल, हाँ, डेटा हैज़ इंसर्टेड इन डिपार्टमेंट टेबल हैज़ बीन एक्चुअली, ठीक है, इंसर्टेड इन डिपार्टमेंट टेबल, और उसका लिखो बाई, और उसके बाद में आप यहाँ पर आ सकते हो, और आने के बाद में आप यहाँ पर प्लस लगा सकते हो कॉन्कैटिनेट करने के लिए। और फिर आप यहाँ पर जो है वो ये वैल्यू को कॉपी करके ऐसे यहाँ पे आप इसे चिपका दोगे, तो क्या होगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर चल जाएगा, और प्रिंट स्टेटमेंट आपको ये डिटेल्स जो है वो देगा, ठीक। और उसके ऊपर भी आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट लिखो और फिर आप यहाँ पे जैसे कि ये बना दो समझदारी के लिए, ठीक है।
और फिर आप यहाँ पर आके ऐसे ये बना दिया। ठीक, तो ये तो बस मैंने ऐसा फैंसी लुक देने के लिए कर दिया, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि ऑल्टर है, तो हम लोग हमारा ट्रिगर बना हुआ था उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं, तो लेट्स रन इट। तो रन कर दिया, ऑल्टर हो गया। फिर से चलते हैं, ठीक है, और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या इंसर्ट करते हैं, AI। अब उसके बाद में AI के साथ में कुछ और रहता है ना, ML, ये वाला, चलो ML कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब ML इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो क्या होने वाला है, आप चलाओ इसको देखो। तो एक तो वन रो इफेक्टेड हो गया, उसके बाद डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड इन द डिपार्टमेंट टेबल बाय दिस पर्टिकुलर यूज़र और वन रो इफेक्टेड। अब यहाँ पे आप जब चलाओगे इस तरह से, तो क्या होने वाला है, आपको दो रिकॉर्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये है आपका आफ्टर ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर यानी कि डेटा इंसर्ट हो रहा है और उसके बाद आपका डेटा जो है वो आपका यहाँ पर लॉग हो रहा है। ठीक है, अब ये लॉगिंग जो है वो आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी लेवल तक ले जा सकते हो। मैंने तो बस आपको जो है वो आइडिया दे दिया है कि आप किस तरह से यहाँ पे लॉगिंग कर सकते हो। ये लॉगिंग आपकी या फिर क्या एक्शन आप यहाँ पे करना चाहते हो, क्या चीज़ आप यहाँ पे करना चाहते हो, वो आप जो है वो कर सकते हो किसी भी तरीके से, जो भी आपको सही लगे कि मतलब ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो चीज़ें आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग रहेगी वो आपकी रहेगी, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, और वो आपका यहाँ पर प्रॉपरली फाइन जो है वो हो रहा है। तो ये हमारा है कि इंसर्ट पे हमने ट्रिगर लगाया था, और इंसर्ट पे ट्रिगर लगाया था हमने आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, इंसर्ट पे जो लगा था वो लगा था आफ्टर ट्रिगर, इसलिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे फॉर। अगर आप फॉर की जगह पे आफ्टर भी लिख दोगे, AFTER आफ्टर, और फिर इसको मैं ऑल्टर कर देता हूँ। ठीक है, और ऑल्टर करने के बाद मैं एक रो और डाल देता हूँ, इसमें हम लोग AI/ML कर देंगे, AI/ML। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर आफ्टर यूज़ किया है फॉर की जगह पर, और इसको मैंने चला दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसको चलाता हूँ, तो क्या होगा, तभी भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो फॉर और आफ्टर जो है आपके वो एक दूसरे की रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं, फॉर और आफ्टर। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे इंस्टीड ऑफ की। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इंस्टीड ऑफ ट्रिगर की। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर लगाते हैं, इसी टेबल पे लगा लेंगे हम इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ ट्रिगर है, इसको हम लोग जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पूरा जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स कमेंट इट आउट। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, और उसके बाद में इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसमें चेंज करेंगे। तो ये आपका रहेगा अल्टर ट्रिगर नहीं रहेगा, आप रहेगा क्रिएट ट्रिगर, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा इंस्टीड ऑफ। इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं एक बार, व्हाट आई हैव रिटन हियर। ये रहेगा आपका इंस्टीड, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंसर्ट नहीं, हम लोग अपडेट करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि इंसर्ट पे आपका जो है आफ्टर भी लगा है, इंस्टीड भी लगा है, तो एक ही पे दोनों लगा दोगे तो जो है आपको आपके जो जो सिस्टम है उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक पे ही दोनों ट्रिगर आपको नहीं लगाने की, इंसर्ट पे ही आपने आफ्टर लगा दिया और इंसर्ट पे इंस्टीड ऑफ लगा दिया, नहीं। तो इंस्टीड ऑफ जो है हम लोग लगाते हैं डिलीट पे, अपडेट की हम लोग बाद में बात करेंगे, डिलीट पे लगाते हैं। तो डिलीट पे हमने लगा दिया इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो इंसर्ट नहीं करवाने वाले हैं, बिल्कुल इंसर्ट नहीं करवाने वाले हैं। आप करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल बोलेंगे। अब इसको आगे पीछे कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे आओ, इस तरह से कट कर लो, और फिर आप यहाँ पे आओ प्लस, और फिर आप यहाँ पर स्पेस दे दो, यू, आप यहाँ पे सॉरी भी लिख दो ताकि बुरा ना लगे, सॉरी। यू आर नॉट authorized to परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, मना कर दिया हमने, भैया नहीं कर सकते काम, डिलीट नहीं कर सकते। कहाँ नहीं डिलीट, तो डिपार्टमेंट में डिलीट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गया, आपका लॉजिक लग गया यहाँ पे। अब इसको आप जो चला दो, तो इसको जो है चला देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अच्छा क्या किया हमने, हमने यहाँ पर जो है वो गड़बड़ कर दिया, और ये आपका रहेगा इंसर्ट। ठीक है, तो इंसर्ट को आप यहाँ पे डिलीट कर दो, डिलीट ट्रिगर
और लॉग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैसेज दे रहे हैं ट्रिगर और उसके बाद में MSG डिपार्टमेंट डिलीट। तो डिपार्टमेंट डिलीट पे हम लोग जो है वो, या फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो ट्रिगर डिपार्टमेंट डिलीट अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर अलाउड, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट है वो डिलीट नॉट अलाउड, डिलीट जो है वो अलाउड नहीं है। और फिर आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ चेक कर सकते हो कि जो यूजर लॉग्ड इन है क्या वो यूजर इस पर्टिकुलर रोल में है, अगर इस पर्टिकुलर रोल में है तो डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, अगर आपका मल्टीपल यूजर हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो अभी हम लोग बस सिंपल एक आइडिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको जो चला देता हूँ, अब ये मैंने चला दिया है यहाँ पर, तो बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे और डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग चलते हैं, इधर आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल में से सेलेक्ट मार लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि क्या कहाँ कैसा है, तो ये यहाँ पर हमारा है और इस टेबल में हमारे पास जो है वो डेटा आप देख लो एक बार, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 रो हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इतना डेटा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आते हैं और डिलीट फ्रॉम, और फिर हम लोग लिखते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, डिलीट फ्रॉम और डिपार्टमेंट टेबल सब डिलीट कर डालो। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि हमने ट्रिगर लगाया हुआ है। ठीक है, पर डिलीट फ्रॉम कभी करते नहीं है, क्योंकि डिलीट फ्रॉम अगर आप कर दोगे तो क्या होगा कि पूरी पूरी टेबल आपकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट फ्रॉम टेबल और उसके बाद में रन करवा दो, तो क्या होने वाला है आपको, ये यूजर का नाम आ गया, जो भी यूजर का नाम रहेगा XYZ, उसके बाद में यू आर नॉट अथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। और इसके बाद में अगर हम लोग चलें डिपार्टमेंट में, यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपका डेटा जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिर से आओ, इस डिलीट को चलाओ, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगी और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिला रो अफेक्टेड 13 रो। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्टेड कुछ भी नहीं है, वो डिलीट करने गया था पर वो डिलीट कर नहीं पाया क्योंकि ट्रिगर लगा हुआ था। ठीक है, तो वो 1 2 3 4 5 रो जो भी उसका इंटरनल लॉजिक है उसने उसको स्कैन किया 13 रोज को, लेकिन कोई भी रो डिलीट नहीं कर पाया वो, तो वापस आके आपको यहाँ पे मैसेज मिल गया कि आप जो है वो ऑथराइज नहीं हो। तो ये है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, डिलीट नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो आप इंसर्ट भी करवा सकते हो, कुछ अपडेट भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, उसकी बजाय आप कुछ भी करवा सकते हो। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैसेज दिलवा दिया कि भैया जो है आप ऑथराइज नहीं हो इस काम के, तो हमने डिलीट तो नहीं किया, उसकी बजाय इंस्टीड ऑफ डिलीट बी डिस्प्लेड अ मैसेज टू द यूजर। ठीक है, मतलब डिलीट करने की बजाय हम लोगों ने यूजर को मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। और जब आप जो है वो मल्टीपल यूजर के केस में, जब यूजर का रोल और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैप्चर करने के केस में होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सॉरी यू आर इन डेवलपर रोल, दैट्स वाई यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू दिस ऑपरेशन, यू मस्ट हैव एट लीस्ट, आप देख लेना डेवलपर का हो या फिर एडमिन का हो, जो भी आपको देना हो आप दे सकते हो। तो उस तरह से आप मैसेज यहाँ पर दे सकते हो या कोई और ऑपरेशन जो है वो करवा सकते हो। तो ये था आपका इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। अब इनको ड्रॉप कैसे करते हैं, तो इनको हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं। तो ड्रॉप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ड्रॉप कमांड का। तो ड्रॉप और फिर आपको लिखना पड़ेगा ट्रिगर। ठीक है, और ड्रॉप ट्रिगर, उसका ट्रिगर का नाम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोनों ट्रिगर हम लोग ड्रॉप कर देंगे और फिर हम लोग समझेंगे इंसर्टेड और अपडेटेड, सॉरी इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल क्या होती हैं, उनकी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो ये आपका जो है ड्रॉप हो गया है ट्रिगर, और उसके बाद में ये वाला ट्रिगर भी जो है उसको भी ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आप ट्रिगर इस तरह से ड्रॉप कर सकते हो। अब तक ये सारी चीज़ों में आप जो है प्रोफिशिएंट हो चुके हो। तो ये सब हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर। और अब हम लोग अगर ट्रिगर पे रख के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों को जो है वो कोई भी ट्रिगर अब नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सारा कोड जो है उसको उड़ा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो कुछ ट्रिगर हमें मिलेगा, कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, दोनों ड्रॉप कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इंसर्टेड और अपडेटेड टेबल की। तो इंसर्टेड और अपडेटेड टेबल को मैंने आपको बताया है कि इंसर्टेड में होता है न्यू डेटा और डिलीटेड में होता है ओल्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और यहाँ पर हम लोग एक ट्रिगर बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर जो है वो हम लोग बनाएंगे और ट्रिगर बनाने के बाद आप जो है वो उसको समझ पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और लिखते हैं क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, और उसके बाद में ट्रिगर का नाम लिखते हैं TRG_, इंसर्टेड_, डिलीटेड_, टेबल्स। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम लिख देना, मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ उसी हिसाब से नाम रख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में आप लिखते हैं यहाँ पर टेबल्स, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे फॉर, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इंसर्ट,
और उसके बाद में लिखेंगे फॉर इंसर्ट ऑन, और फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है, डीबीओ डिपार्टमेंट, डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट टेबल एज बिगिन और एंड, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको एक बार इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ कि क्या सिंटैक्स रखा है हम लोगों ने यहाँ पर। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन टेबल व्यू इंस्टीड ऑफ फॉर आफ्टर एज बिगिन, तो ठीक है, सब कुछ सही है, बढ़िया है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए ये है आपका इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। ट्रिगर कहाँ लगाया हम लोगों ने, इंसर्ट पे लगाया है, ठीक है। ऑन डिपार्टमेंट टेबल एज बिगिन एंड, क्या कह रहा है ये, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर फॉर। ऑन टेबल नेम, ठीक है, ऑन टेबल नेम पहले रहेगा, वही उसको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। ऑन टेबल नेम फॉर, ये हो गया आपका, हाँ ठीक है, अब ये सही है। डिपार्टमेंट टेबल, टीबी डिपार्टमेंट, ठीक, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो इंसर्ट होता है उसमें आपके पास सिर्फ न्यू रिकॉर्ड ही होते हैं, जो न्यू रिकॉर्ड होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इंसर्टेड टेबल में डेटा मिलेगा और डिलीटेड में नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल गया है कि ये आप यहाँ पे इंसर्टेड आपको मिल गया इसमें इंटेलिजेंस में, INSERTED इंसर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंसर्टेड से डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंसर्टेड में क्या रहेगा, इंसर्टेड में आपका रहेगा न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसका जो यूज आप देखो अभी कैसे होता है, प्रिंट कैसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको जो है एक तरीका बता रहा हूँ, बिलो record has been inserted into डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये आपको मिलेगा इंसर्टेड टेबल से, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं इसको, और इसको हम लोग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्रिएट हो गया है, ये हमारा ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में कुछ इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा जो है वो दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग इस टेबल में ऐड करेंगे सिंपल सा डेटा, और हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिपार्टमेंट वन, ठीक है। सो डिपार्टमेंट वन, क्योंकि बहुत सारा डेटा हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग यहाँ से जो है वो हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा लिखेंगे तो फिर से लिख लेंगे, या कमेंट कर देते हैं, क्योंकि फिर लिखना पड़ेगा, अभी अपडेट के लिए इसमें लिखना पड़ेगा ना। तो आ गए यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम इंसर्ट जब करते थे तो हमको ये लिख के आता था कि 1 रो इंसर्टेड, 2 रो इंसर्टेड, ये रो इंसर्टेड, वो रो इंसर्टेड, ये आता था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट के बाद क्या होगा उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने, तो जो इंसर्ट वाला था वो आपका यहाँ पर जो आपने इंसर्ट किया वो डिटेल्स आपकी यहाँ पे आपको शो हो गई, और यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, बिलो रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड इनटू डिपार्टमेंट टेबल, ठीक। तो ये मैसेज आपका अलग आ रहा है, और ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर अलग आ रहा है। बट कहने का मतलब ये कि जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या इंसर्ट किया है, तो वो आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा, और उसकी आईडी और उसका नाम आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, इंसर्टेड टेबल से आया, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे इस ट्रिगर में आओ और इसको अल्टर करो, ठीक है, इस ट्रिगर को हम लोग अल्टर कर रहे हैं, और यहाँ से इसको मैं जो है कर देता हूँ अनकमेंट, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को जो है वो थोड़ा सा ऊपर भी इजी रहे, ठीक। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड, ठीक है। तो इंसर्टेड और डिलीटेड दोनों से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं डिलीटेड में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं डिलीटेड में, डिलीट कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए इसको जो है वो मैंने लिख दिया है वहाँ पर। तो डिलीटेड जब आपका चलेगा तो मे बी ये जो इंसर्टेड वाला डेटा रहेगा उसको ये ओवरराइड कर देगा ब्लैंक से, पर कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे उसको। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ इस बार, ठीक है। और 2 करने के बाद इसको मैं यहाँ पर चला देता हूँ। तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलने वाला है डिपार्टमेंट 22 और फिर डिपार्टमेंट खाली। खाली का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डिलीटेड वाला था वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो पहला आपको यहाँ पर मिल गया,
और दूसरा आपको जो है वो यहाँ पर खाली मिल गया। तो ये आपका हो गया इंसर्टेड में और ये आपका हो गया डिलीटेड में, जहाँ कुछ भी नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इंसर्टेड में जो डेटा होता है, इंसर्ट ऑपरेशन में जो डेटा होता है वो सिर्फ इंसर्टेड में ही जाता है, डिलीटेड में कुछ नहीं होता। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं डिलीट ऑपरेशन की, या अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट को छोड़ने पड़े बहुत से हम लोग। ठीक, तो अपडेट की जब बात करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन चेंज कर दिया है अपडेट का। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करवा देते हैं। दोनों टेबल रखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अपडेट में इंसर्टेड में भी होता है, डिलीटेड में भी होता है। तो अब बिलो रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है, इन डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया है, सॉरी सिलेक्ट करना था मुझे, तो सिलेक्ट कर देते हैं इसको। ऑल राइट, आई थिंक लेट्स सी, हाँ डेटा है हमारे पास, मुझे लगा सारा डेटा उड़ा तो नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें अपडेट की, जहाँ पर हमारा होने वाला है इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल का यूज। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको चला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट है ये बदल जाएगा। अब ये आपका अपडेट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट डिपार्टमेंट, और उसके बाद में करेंगे हम लोग सेट, और सेट क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, और डिपार्टमेंट नेम और उसके साथ में हम लोगों को लगाना पड़ेगा वेयर, और फिर लिखना पड़ेगा आईडी इक्वल टू जो भी आईडी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। यहाँ पर अपडेट डिपार्टमेंट और उसके बाद में सेट डिपार्टमेंट नेम, और अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमें क्या नाम सेट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा कोई भी रिकॉर्ड ले लेते हैं, तो जो हमारा डेटा डेटा सिर्फ है डेटा, इसको डेटा साइंस कर देते हैं। तो इसकी आईडी है 10। ठीक, इसकी आईडी है 10, और यहाँ पर हम लोग इसको बोल देते हैं डेटा साइंस, डेटा साइंस। ठीक है, और इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डीई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा ट्रिगर था उसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि हमको डिलीटेड में से भी सब दे दो और इंसर्टेड में सब दे दो। तो इंसर्टेड जो है यहाँ से आएगा और डिलीटेड आपका यहाँ से आएगा। तो डिलीटेड में आपका क्या रहेगा, डिलीटेड में आपका रहेगा डेटा वाला रिकॉर्ड, और इंसर्टेड में रहेगा आपका डेटा साइंस वाला रिकॉर्ड, क्योंकि डेटा वाला हमारा ओल्ड है, डेटा वाला ओल्ड रिकॉर्ड है, ये वाला, ये डेटा का रिकॉर्ड है, ये ओल्ड रिकॉर्ड है, और डेटा साइंस वाला जो रहेगा वो न्यू रिकॉर्ड रहेगा। तो होपफुली दिस मेक सेंस टू एवरीवन। अब यहाँ पर हम लोग रन करवा देंगे। तो देखो ये आपका इंसर्टेड टेबल है। ठीक है, कैसे पता, क्योंकि ये ऊपर है लिस्ट में, यहाँ पे इंसर्टेड टेबल है, तो यहाँ पे डेटा साइंस आ गया। और 10 पे ओल्ड क्या था, डेटा था, 10 पे न्यू क्या है, डेटा साइंस है। तो ये है आपका इंसर्टेड और अपडेटेड का यूज, कि अगर आपको ओल्ड डेटा और न्यू डेटा में कुछ कंपेयर करके ट्रिगर में यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखना है, तो आप यहाँ पे इंसर्टेड में ले सकते हो न्यू, और डिलीटेड में से ले सकते हो ओल्ड, और उसके बाद उन पर ऑपरेशन आप जो है वो कर सकते हो। और यहाँ पर तो खैर हमारे पास सिंगल सिंगल कॉलम है और हम लोग इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, बट आप यहाँ पर लॉजिक भी बना सकते हो, पूरा का पूरा आप यहाँ पर जो है वो सिक्वल लॉजिक लिख सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ें आपकी जो है वो कॉन्स्टेंट से नहीं हो पाती हैं, उनको हम लोग करते हैं ट्रिगर से। तो ये था आपका इंसर्टेड और अपडेटेड टेबल का जलवा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिलीटेड। वैसे डिलीटेड का आप देख चुके हो, पर डिलीट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जो ट्रिगर हम लोग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं डिलीट पे। ठीक है, तो डिलीट के केस में इंसर्टेड में कुछ भी नहीं रहेगा आपका, तो वही मुझे आपको जो है वो दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो दे दीजिए। अपडेट को मैंने कर दिया डिलीट, बाकी सब कुछ सेम है, तो हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं, तो ऑल्टर कर दिया इसको, ये हो गया आपका ऑल्टर यहाँ पर। और अब जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ डिलीट स्टेटमेंट। और डिलीट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट 1 था उसको हम लोग जो है वो डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद में हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी आईडी लेके आते हैं। तो जो डिपार्टमेंट 1 है उसकी आईडी है 21। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो वेयर कंडीशन कॉपी कर लेते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 21, आईडी इक्वल टू 21। और एक्चुअली ये जो है आपका नंबर होना चाहिए, ये प्रॉपर नंबर था इसलिए इंटरनल कन्वर्जन हो गया। अगर प्रॉपर नंबर नहीं होता तो आपको एरर आ जाता, पर कोई बात नहीं, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पर। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर, ये आपका यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा जो है मैंने लगा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको जब हम चलाएंगे तो क्या होगा कि इंसर्टेड में कुछ भी नहीं है, डिलीटेड में आपका एक डिपार्टमेंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, 22 भी डिलीट कर देते, डिलीट ही करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर आपका यहाँ पर जो है वो
इंसर्टेड में कुछ भी नहीं रहेगा, डिलीटेड में आपको मिलेगा 22। तो ये आपकी मैजिक टेबल है जो आपकी ट्रिगर के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। आप कहीं बाहर यूज करते घूमोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ट्रिगर के अंदर। ये आपका ट्रिगर बना हुआ है यहाँ पर, और ये आपका ट्रिगर यहाँ लगा हुआ है। फिर बिगिन एंड यहाँ पे हम लोग इंसर्टेड और डिलीटेड यूज कर रहे हैं। तो ये जो आपके यूज होते हैं वो ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, यहीं मिलते हैं। बाहर अगर आप लिख दोगे इसको ऐसे यहाँ पे आओ और आप जो है वो इसको लिखो यहाँ पे, तो ये जो है वो रोने लगेगा, बहुत लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब अब नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये टेम्प टेबल है और आपको ये इसी कॉन्टेक्स्ट में मिलती है। तो ये हमारी ट्रिगर की बात थी। ट्रिगर की बातें हमारी यहाँ पर जो है हो गई हैं। अब आप जो है वो ट्रिगर बनाओ और उसमें लॉजिक डालो और देखो, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगी सारी बातें। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट में जो कि है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की हम लोग अब बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड एज वन यूनिट, ठीक है। तो पहली बात आप याद रखो कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि वो सिक्वल स्टेटमेंट्स चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, वो एज अ वन यूनिट एग्जीक्यूट होंगे। That means transaction ensures that either all command succeeds or none of them, ठीक। तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब ये होता है कि या तो सारे कमांड जो है वो सक्सीड होंगे, सारे कमांड एग्जीक्यूट होंगे, सारे कमांड जो करने गए थे वो करके आएंगे, नहीं तो उनमें से कोई भी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया है कि या तो जो है सारे कमांड एग्जीक्यूट होंगे या फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो 10 कमांड आपने वहां पे सेंड किए थे एज ए ट्रांजेक्शन, उसमें से 4 सक्सीड हो गए और 6 फेल हो गए, या 6 सक्सीड हो गए और 4 फेल हो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो 10 के 10 जो है वो सक्सीड होंगे या 10 के 10 जो है वो फेल होंगे। तो ये होता है ट्रांजेक्शन। अ ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड एज वन यूनिट। दैट मीन्स आइदर ऑल कमांड सक्सीड्स और नन ऑफ देम, या तो सारे सक्सीड होंगे या फिर कोई भी सक्सीड नहीं होगा। वन ऑफ द कमांड, इफ वन ऑफ द कमांड ऑफ द ट्रांजेक्शन फेल्स, अगर 10 कमांड में से कोई भी एक फेल हो गया, ऑल द कमांड्स फेल्ड एंड एनी डेटा दैट इज मॉडिफाइड इन द डेटाबेस विल बी रोल्ड बैक, ठीक। तो मान लीजिए कि हमारे पास 10 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। तो 10 स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट चल गया, ये स्टेटमेंट चल गया, ये स्टेटमेंट चल गया, चलते 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 चलाया और यहाँ पे आके ये फेल कर गया, ठीक। तो जब ये फेल कर गया तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं, ठीक है, ये आपका जो है वो ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो अगर ये स्टेटमेंट फेल हुआ तो क्या होगा, ये सारे ऊपर वाले जो हैं ये सब रोल बैक हो जाएंगे, टोटल जो है वो रोल बैक हो जाएंगे, ये सब के सब जो है वो रोल बैक हो जाएंगे। और जो इनिशियल स्टेट थी डेटाबेस की, ये ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले उस प्रीवियस स्टेट पे आपका डेटा जो है, डेटाबेस जो है वो वापस आ जाएगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होंगे, वो चेंजेस आपके रोल बैक हो जाएंगे। इफ एनी वन ऑफ द कमांड इन द ट्रांजेक्शन फेल्स, ऑल द कमांड फेल्स, सारे कमांड फेल, इसका सारे कमांड फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं। आप ये मत समझना कि ये तो पहले जो है वो यहाँ पर पास हो गए थे, जैसे यहाँ पे ये कमांड चल गया, ये कमांड चल गया, ये कमांड चल गया, तो यही कमांड फेल हुआ। ट्रांजैक्शन का मतलब ही यही है कि या तो सारे कमांड एग्जीक्यूट होंगे या कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक भी कमांड के फेलियर का मतलब है सारे कमांड का फेलियर। यहां पर हम लोग जो है वो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन अप कर देता हूं। तो एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे हम लोग मनी ट्रांसफर की बात करें, बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर की बात करें, जो कि क्रिटिकल ट्रांजेक्शन होता है, और ये ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो मनी इन्वॉल्व है। तो क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में जो बैंक है, यहाँ पर बैंक B1 मान लेते हैं, यहाँ पर बैंक B2 मान लेते हैं, या फिर बैंक B1 ही हो सकती है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक अकाउंट A1 है और यहाँ पर एक अकाउंट जो है वो A2 है, ठीक। अब इस एक अकाउंट A1 से पैसा ट्रांसफर होके जाना है इस अकाउंट A2 में, यहाँ से ट्रांसफर होके जाना है पैसा, ठीक है। तो अब या तो ये पैसा ट्रांसफर होगा कंप्लीटली, यहाँ से विड्रॉ होगा और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, और या तो ये नहीं होगा, नॉट एट ऑल। यहीं पे जितना पैसा था वो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे जितना पैसा था वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो या तो ये ट्रांसफर होगा और या तो ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं है
कि आपने जो है वो 1000 रुपये ट्रांसफर करने का सोचा था और पता लगा कि इसमें से 450 रुपये ट्रांसफर हो गए और बाकी के पैसे आपके जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो या तो सारे पैसे ट्रांसफर होंगे या कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पार्ट में आपका जो है वो ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है एज अ होल और या तो फेल होता है एज अ होल। तो कंप्लीट होने के लिए क्या होगा, यहाँ से पैसे आपके 1000 जो है वो निकल जाएंगे, यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस आपका बच जाएगा। फिर ये 1000 जो है यहाँ से आएंगे, यहाँ पर जो भी इसका बैलेंस रहेगा प्लस उसमें 1000 ऐड हो जाएंगे। ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे कमिट हो जाएगा, डेटाबेस स्टेट प्रिजर्व हो जाएगी और फिर यूजर को जो है वो एसएमएस या कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके 1000 रुपये जो है वो डिपॉजिट हो गए। अब एक बार ये डिपॉजिट हो गए तो डिपॉजिट हो गए, फिर ऐसा नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ हुआ और ये डिपॉजिट वापस हो गया, नहीं। एक बार कमिट हो गया ट्रांजेक्शन तो कमिट हो गया, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब तक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होता तब तक उसको रोल बैक कर सकते हैं। एक बार कमिट हो जाता है तो फिर वो उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है हम लोग उसको समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेट ऑफ रिलेटेड ऑपरेशन इनटू सिंगल यूनिट एंड एग्जीक्यूटिंग दोज ऑपरेशंस बाय अप्लाइंग एग्जीक्यूट होल और एग्जीक्यूट नन। जैसे हम लोग बैंक की बात कर रहे थे तो वो रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, किसी प्रोसेस के रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जैसे कि मनी विदड्रॉ होना, ठीक। तो मनी जब विदड्रॉ होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बैलेंस आपका था बी, उसमें से आपका मनी जो है 1000 विदड्रॉ हो गया, तो कितना बचा बी माइनस 1000, ठीक। अब ये ऑपरेशन पूरा आपका यहाँ पे हो गया। अब ये मनी जो है टारगेट अकाउंट में जाएगा और टारगेट अकाउंट में जो बैलेंस आपका था, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो बैलेंस था वो B1 था और B1 में 1000 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये B1 में आपका 1000 ऐड हो गया और उसके बाद यहाँ का बैलेंस अपडेट हो गया और यहाँ का बैलेंस अपडेट हो गया और फिर यूजर को मैसेज आ गया। तो ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है यहाँ पर कि एक जगह से पैसे निकल रहे हैं, बैलेंस अपडेट हो रहा है, फिर पैसे जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस अपडेट हो रहा है, उसके बाद यूजर को मैसेज जा रहा है। ये सब रिलेटेड जो है वो ऑपरेशंस हैं और उसके बाद या तो ये सब के सब एग्जीक्यूट होते हैं, या तो सबके सब एग्जीक्यूट होते हैं या कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। या तो सबके सब एग्जीक्यूट होंगे या कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, या तो सारे स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। ऐसा नहीं कि पता लगा यहाँ से 1000 माइनस होकर बैलेंस अपडेट हो गया और यहाँ पहुंचा ही नहीं, यहाँ कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। तो ये थोड़ा मोड़ा नहीं होगा, या तो पूरा होगा या तो कुछ नहीं होगा। when we need to execute transaction by execute whole or execute none the principle, then every transaction has two boundaries beginning and ending। तो जब हम लोग एग्जीक्यूट होल और एग्जीक्यूट नन का जब प्रोसेस फॉलो करते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, तो क्या होता है कि एक बाउंड्री होती है जहां से ट्रांजैक्शन शुरू होता है और एक जहां पे ट्रांजैक्शन खत्म होता है। अगर ट्रांजैक्शन खत्म होने से पहले कुछ भी एरर आती है तो आपका डेटाबेस का स्टेट जो शुरू होने से पहले स्टेट थी वहीं पे वापस चला जाता है। तो बिगिनिंग और एंडिंग के बीच में अगर कोई एरर आ गई तो फिर बिगिनिंग से पहले जो डेटाबेस की स्टेट थी वहीं पे आपका डेटाबेस जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और अगर ये एंड हो गया प्रॉपरली और कमिट हो गया तो फिर आपके डेटाबेस की स्टेट यहाँ पर आपके बैंक 1 और बैंक 2 में जो है वो अपडेट हो जाएगी और अकाउंट 1 और अकाउंट 2 दोनों ही जो है वो अपडेट हो जाएंगे और उनका अपडेटेड बैलेंस जो है वो शो होने लगेगा। तो ये है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस कि या तो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा और सारे चेंजेस जो है प्रॉपरली होंगे, या तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और वहां पर जैसा था वैसा ही प्रीवियस स्टेट पे आपका डेटाबेस जो है वो पहुंच जाएगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप करते हो बिगिन द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बिगिन द ट्रांजैक्शन यानी कि यहां से ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है और अब जितने भी स्टेटमेंट हैं दोज आर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, सारे चलेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट आपके जो है वो चलते हैं सारे के सारे। फिर चेक होती है कि कहीं कुछ एरर आई क्या, अगर एरर आई तो कर दो उसको रोल बैक, अगर एरर नहीं आई तो कर दो उसको कमिट। ये है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो बिगिन ट्रांजैक्शन, प्रोसेस एसक्यूएल स्टेटमेंट, चेक फॉर एरर्स, इफ एरर अकर्स रोल बैक द ट्रांजैक्शन, इफ नो एरर अकर्स कमिट द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, 4-5 स्टेप का आपका। 5 स्टेप मान लो, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 स्टेप है। ट्रांजैक्शन शुरू होगा, एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रोसेस होंगे, एरर चेकिंग होगी,
अगर एरर आई तो रोल बैक कर दो, अगर नहीं आई तो कमिट कर दो। सिंपल सा प्रोसेस है और इसी में सब कुछ जो है वो होता रहता है, ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं है। बट जब आप बिजनेस लॉजिक बनाते हो तो आपको लगता है कि हाँ लॉजिक आपका जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इसका जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो सिंपल 5 स्टेप का है और इन स्टेप में आपको बहुत कुछ करना जो है वो पड़ता रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हम लोगों ने अभी समझा 5 स्टेप को, वो होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो बिगिन ट्रांजेक्शन, तो बिगिन ट्रांजेक्शन इंडिकेट्स दैट द ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड। तो बिगिन ट्रांजेक्शन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। कमिट ट्रांजेक्शन क्या करता है? कमिट ट्रांजेक्शन इंडिकेट दैट ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल, required DML operations was completed successfully and resources held by the transaction is released। तो जब रिसोर्स रिलीज हो जाते हैं तो कमिट हो जाता है आपका, कमिट के बाद रिसोर्स रिलीज हो गए, फिर उसको रोल बैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके वो रिलीज हो जाते हैं और फिर आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। कमिट होने के बाद रोल बैक नहीं होता है। उसके बाद में रोल बैक क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट ट्रांजेक्शन वॉज फेल्ड एंड विल बी रोल्ड बैक टू द डेटाबेस प्रीवियस स्टेट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोल बैक कहाँ होता है? प्रीवियस स्टेट को रोल बैक होता है, ठीक है, कहीं को रोल बैक नहीं हो जाता है, प्रीवियस स्टेट पर रोल बैक होता है। फिर होता है आपका सेव ट्रांजेक्शन। दिस इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग और ब्रेकिंग ट्रांजेक्शन इनटू मल्टीपल यूनिट्स सो दैट यूजर हैज चांस ऑफ रोलिंग बैक द ट्रांजेक्शन अप टू अ सेव्ड पॉइंट। ठीक है, तो आप जो है वो सेव ट्रांजेक्शन का एक पॉइंट बना सकते हो और उसके बाद में उस पॉइंट पर आप जो है वो रोल बैक कर सकते हो। जैसे जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो क्या होता है कि आपने पहले क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में आपने अपनी डिटेल्स फिल करी, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करी, फिर एकेडमिक डिटेल्स फिल करी, फिर आपने जो है यहाँ पर अपनी कुछ और डिटेल्स फिल करी और फिर आप यहाँ पर जो है वो अपना पेमेंट करने के लिए आए। तो क्या होता है कि यहाँ पर ईच स्टेट पे आप सेव पॉइंट बना सकते हो कि पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल हुई तो एक सेव पॉइंट बन जाए। फिर अगर आपकी यहाँ पर एड्रेस में कुछ एरर आती है तो वो यहाँ पे रोल बैक होगा, वो बिल्कुल इनिशियली रोल बैक नहीं होगा कि अच्छा चलो फिर से रजिस्ट्रेशन करो और फिर से ये करो। फिर अगर आपने अपना एड्रेस फुल भर दिया और उसके बाद में आपके एकेडमिक्स का नंबर आया तो यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर वो यहाँ पे रोल बैक होगा, यानी कि ये आपका भरा रहेगा, ये भरा रहेगा और ये रोल बैक होके यहाँ पे आएगा। तो फिर आपको एकेडमिक्स का भरना पड़ेगा, आपको पर्सनल और एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा, एकेडमिक्स का आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और जब आप एकेडमिक्स करके पेमेंट करने जाओगे यहाँ पे, तो अगर पेमेंट आपका फेल होता है तो आप यहाँ पे वापस आओगे, ऐसा नहीं कि फिर से आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कैसे होता है? ये सेव पॉइंट की हेल्प से होता है। अगर आप जो है वो सेव ट्रांजेक्शन के पॉइंट नहीं बनाओगे तो फिर से कहाँ चले जाओगे? इनिशियल स्टेट पे चले जाओगे कि रजिस्टर कर लिया था, आप फिर से डिटेल्स भरते घूमो। तो इसीलिए सेव पॉइंट बनाए जाते हैं। फिर जब आपका जो पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद में आपका जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो एक ट्रांजेक्शन को हम लोग जो है वो डिफरेंट सेव पॉइंट पर सेव कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है वो आपकी यूज होती है ताकि आपको जो है पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक ना करना पड़े। अब यहाँ पे हम लोग जो नोट है उसको समझ लेते हैं कि नोट क्या कह रहा है। जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है TCL, उसके जो कमांड होते हैं उनको हम लोग सिर्फ DML स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सच एज इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इनके साथ ही आपका जो है वो ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट यूज होता है। दे कैन नॉट बी यूज्ड विद DDL स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो DDL के साथ नहीं यूज कर सकते। आप टेबल क्रिएट कर रहे हो और क्रिएशन में कोई एरर आए तो रोल बैक कहाँ होगा? कुछ रोल बैक नहीं। तो वहां पे आप DDL स्टेटमेंट जो होते हैं वहां पे आप जो है वो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट को यूज नहीं करते। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट आपका जो है वो DML में ही सपोर्ट होता है। ठीक है, बिकॉज दीज ऑपरेशंस आर ऑटोमेटिकली कमिटेड टू द डेटाबेस। तो जो आपके जो DDL ऑपरेशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस को जो है वो कमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो DDL स्टेटमेंट्स में आप क्रिएटिंग टेबल, ड्रॉपिंग टेबल में आप कुछ भी नहीं करते हो, वो डेटाबेस उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। उसके लिए आपको जो है वो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करना नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो ये था ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस। अब ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो है उसकी नीड क्या होती है, तो आप जो है इसके बारे में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की नीड क्या होती है, या फिर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के गोल जो है वो क्या होते हैं, कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट से क्या आप अचीव करते हो और क्या इसकी नीड होती है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है इसमें एसिड प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांजेक्शन बना के देखेंगे। तो एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? एसिड में जो ए होता है वो होता है आपका एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या करती है? ensures that either all statement inside transaction are completed successfully or all of them rolled back। ठीक, तो जो एसिड प्रॉपर्टी में ए होता है जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, इसका मतलब होता है या तो सारे के सारे
जो स्टेटमेंट हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे या सबके सब जो हैं वो रोल बैक हो जाएंगे। ठीक, फिर होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? इंश्योर्स दैट द डेटाबेस इज इन अ कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्टेड एंड लेफ्ट इन द consistent state after transaction is completed. If the transaction violates the rule then it should be rolled back। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का जो मतलब था वो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि या जो डेटाबेस आपका जो है वो बीच में कहीं नहीं रहता है कि आप जैसे 1,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे थे और उसमें से आपके जो है वो 450 रुपये ही ट्रांसफर हुए, ऐसा नहीं होता है। या तो पूरा 1,000 आपका ट्रांसफर होगा और यहाँ से 1,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1,000 जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन के बाद आपका डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होगा और ये भी कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। और अगर आपका ट्रांजैक्शन कहीं किसी पॉइंट पे फेल हो गया तो यहाँ से 1,000 रुपये जो है वो नहीं माइनस होंगे और यहाँ पर 1,000 रुपये जो है वो नहीं ऐड होंगे, तो ये भी अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा और ये भी अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा जो आपका डेटाबेस है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। अगर कोई एरर आ गई, रोल बैक हो गया, उसके बाद भी जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहता है। ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी। उसके बाद आइसोलेशन रहता है, तो आइसोलेशन की बात करते हैं। इंश्योर्स दैट इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इनविजिबल टू अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, द डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाई वन ट्रांजैक्शन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन मेड बाई अदर ट्रांजैक्शन। मोस्ट डेटाबेस यूजेस लॉकिंग मैकेनिज्म टू मेंटेन ट्रांजैक्शन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब है, हम लोग समझ लेते हैं इसको यहाँ पर, कि जैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो 1,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक और ट्रांजैक्शन सेम डेटाबेस पे हो रहा है जहाँ पे 2,000 रुपये जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये जो 2,000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे से जो है वो आइसोलेटेड होते हैं। ये 1,000 वाला जो है इसको कोई आइडिया नहीं यहाँ पर कि 2,000 में क्या हो रहा है, और 2,000 वाले को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे 1,000 में क्या हो रहा है। और ये जो चीज़ है इसको अचीव करने के लिए जो है वो लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कि जब तक जो ट्रांजैक्शन पहले शुरू हुआ है, जब तक ये ट्रांजैक्शन जो है कमिट नहीं हो जाएगा, तब तक अगला ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो अगर सेम अकाउंट में जैसे ये सिनेरियो जो है वो बनता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक अकाउंट है और उस अकाउंट में आपके पास जो है वो 2,000 रुपये हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि 1,000 रुपये जो है वो ट्रांसफर करे जा रहे हैं इधर और 2,000 रुपये जो है वो ट्रांसफर करे जा रहे हैं इधर इसी अकाउंट में। तो क्या होगा कि जब 1,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे पूरी तरह से और जब डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही ये 2,000 वाला जो आपका ट्रांजैक्शन है ये डेटाबेस को मॉडिफाई करने में सफल होगा, अदरवाइज ये सफल नहीं होगा। और इसके लिए क्या होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं, ताकि जब तक ये ट्रांजैक्शन जो है वो लॉक छोड़ेगा नहीं तब तक ये डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपका यहाँ पर 2,000 था और आप 3,000 कर रहे हो तो आपका माइनस में जो है बैलेंस चला जाएगा, जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। कि आपको पता है आपके पास रुपए थे 2,000 ट्रांसफर कर दिया आपने 3,000, तो जब ये 1,000 वाला ट्रांजेक्शन को अपडेट कर देगा और उसके बाद जब बचेंगे आपके पास 1,000, फिर जब 2,000 वाला आएगा तो क्या होगा कि वो चेक करेगा कि बैलेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वहीं पे आपको जो है वो एरर आ जाएगी, आपका ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा 1,000 को। और अगर आप 2,000 वाला पहले करते हैं तो फिर आपका 1,000 वाला जो है फेल हो जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शन लॉक लेके जाएगा, जब तक वो ट्रांजैक्शन लॉक नहीं छोड़ेगा तब तक दूसरा ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा को अपडेट नहीं कर पाएगा। हम लोग बात कर रहे थे ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ड्यूरेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन चेंजेस मेड टू द डेटाबेस विल बी परमानेंट। ठीक है, और अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो जो डेटाबेस में चेंजेस हो गए हैं वो आपके परमानेंट रहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी बिजली चली गई, बीच में पावर चली गई या कुछ और एबनॉर्मल डैमेज आ गया तो आपके चेंजेस जो हैं वो परमानेंट नहीं होंगे, वो चेंजेस आपके परमानेंट होंगे। ये होता है बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो अगर आपके पैसे आपके अकाउंट से कटे, ठीक, और दूसरे अकाउंट में चले गए तो ये किसी भी हालत में जो है वो आपका अपडेट होगा ही होगा, डेटाबेस में चेंज होगा ही होगा, चाहे आपका एटीएम फेल हो जाए, चाहे आपकी बिजली चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वो जो ड्यूरेबिलिटी का जो प्रॉमिस है वो यही है कि ये चेंजेस आपके जो है वो रहेंगे और इन सब चीज़ों का जो असर होता है वो उस पर सिस्टम फेलियर का और उन सब चीज़ों का असर उस पर जो है वो नहीं पड़ेगा। ये है आपकी ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं
और एक ट्रांजेक्शन जो है वो बना के देखते हैं कि ट्रांजेक्शन आपका जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट की टेबल है, ये वाली। तो इस टेबल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिना ट्रांजेक्शन के क्या होता है और फिर ट्रांजेक्शन के साथ क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये इंसर्ट स्टेटमेंट है, इसको मैं चलाता हूं तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि चक्कर क्या है और फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने इसे चला दिया, ठीक। तो यहाँ पे आया आपको प्राइमरी की का एरर, क्योंकि इस टेबल पे लगा है प्राइमरी की और ये ऑलरेडी यहाँ पे टेबल में अवेलेबल है। तो जब टेबल में अवेलेबल है तो दोबारा इंसर्ट नहीं होगा, तो आएगा एरर, ठीक। तो जब एरर आएगा तो उसका मतलब क्या है कि आपका ट्रांजेक्शन अगर है तो वो रोल बैक हो जाना चाहिए, ठीक। पर हम लोग पहले बिना ट्रांजेक्शन के करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट प्रोडक्ट और उसके बाद में लिखेंगे सेट क्वांटिटी इक्वल टू 5 वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक। और फिर हम लोग ये सेम इंसर्ट स्टेटमेंट चला देंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट आईडी एक्चुअली है यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम लोग चलाएंगे ये इंसर्ट स्टेटमेंट। तो कुल मिला के क्या होने वाला है, इंसर्ट स्टेटमेंट में आने वाली है एरर, लेकिन चूंकि ये जो है वो हमारा ट्रांजेक्शन में नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा जो है वो फेल हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी हमारी 3 से 5 हो जाएगी, ठीक। इसको 50 कर देते हैं तो आपको ढंग से दिखेगा ये, ठीक है। तो क्वांटिटी हमारी 3 से 50 हो जाएगी, जहां पे आईडी 1 है, और फिर आईडी 4 कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, आईडी 4। और आईडी 4 पे हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप की जगह पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टीवी है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट नहीं हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पर टैबलेट लिख देते हैं, ठीक है। और टैबलेट हमारी जो है वो इंसर्ट होने वाली है 30 क्वांटिटी में यहाँ पर, और इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये जो हमारा है वो आ जाएगा 20,000 का, ठीक। तो इसमें हम लोग आईडी 4 पे इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी की है, प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फेल हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सक्सेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन में नहीं है। तो चलाते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होता है। तो चला दिया मैंने, तो 1 रो अफेक्टेड और उसके बाद में वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। अब इस टेबल से डेटा सेलेक्ट करके आप देखो कि क्या हो रहा है। इस टेबल से डेटा जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं, तो यहाँ पे 50 हो चुका है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया और दूसरा स्टेटमेंट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो भी हमारा टैबलेट टैबलेट कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग जो है वो करते हैं ट्रांजेक्शन के थ्रू, कि ट्रांजेक्शन जो है वो क्या करेगा, तो उसको हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक। तो ये पॉइंट जो है वो ये डिनोट करता है कि ट्रांजेक्शन शुरू हो चुका है, ठीक। अब इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास है 2 स्टेटमेंट, तो इसको सबसे पहले हम 3 पे ले आते हैं वापस, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहे। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ले आए हम 3 पे वापस, 3 हो गया, ठीक। अब ये तो लाइन हमारी ऐसे ही थी। अब यहाँ पर बिगिन ट्रांजेक्शन, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक इफ स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट एरर, ठीक है। तो ये क्या है, एरर का वेरिएबल है, और ये जो है अगर एरर आती है तो कोई नंबर शो करता है, जो नंबर आपका रहेगा 0 से बड़ा। तो इफ एट द रेट एरर इज ग्रेटर देन 0, तब क्या हो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिगिन और यहाँ पे लिखेंगे एंड, ठीक। तब क्या हो, तब ट्रांजेक्शन आपका जो है वो रोल बैक हो जाए। तो यहाँ पे लिखो आप प्रिंट, और आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देते हैं, ट्रांजेक्शन, और उसके बाद में रोल बैक लिखो, यहाँ पे रोल बैक ट्रांजेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए सम एरर अकर्ड ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक, ठीक। तो ट्रांजेक्शन हमारा रोल बैक हो गया क्योंकि कुछ एरर आ गई। अब उसके बाद में अगर एरर नहीं आती है तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में यहाँ पे बिगिन एंड लिखेंगे, ठीक है। तो एल्स में जो बिगिन एंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कमिट
ट्रांजैक्शन और कमिट हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और लिख देंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन वॉज या ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो एट द रेट एरर जो है वो क्या करता है, ये एरर को जो है वो लेके आता है। कैसे लेके आता है कि अगर कोई भी एरर आपकी रही इस पर्टिकुलर सेशन में तो क्या करेगा, वो एक एरर नंबर जनरेट कर देगा। आप यहाँ पे देखो तो इसका ग्लोबल वेरिएबल टाइप इंट, तो ये एक नंबर इंटीजर का लेके आएगा। अगर एरर आती है तो वो 0 से बड़ा रहेगा, और 0 से बड़ा रहेगा तो आप उसको जो है रोल बैक कर दो, और रोल बैक करने के बाद में आप वापस चले जाओ डेटाबेस पे, जो भी स्टेट थी। रोल बैक में आपको कुछ नहीं करना होता है, रोल बैक आप लिख दो यहाँ पे रोल बैक ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हो जाता है। आप यहाँ पे लिख दो कमिट, तो आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो 30 का 50 हो गया था, इस बार हमारा 30 का 50 नहीं होगा। और आप एक चीज और देख लो, यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन है, कहीं भी एंड ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे या तो रोल बैक हो जाएगा या तो कमिट हो जाएगा, एंड ट्रांजेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। बस आपको बिगिन ट्रांजेक्शन करना है, फिर रोल बैक ट्रांजेक्शन या फिर कमिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहीं पे आके जो कहानी खत्म हो जाती है, या तो रोल बैक ट्रांजेक्शन या तो कमिट ट्रांजेक्शन। आप यहाँ पे कहीं सोचो कि हम लोग ऐसा करें, यहाँ पे लिखें एंड और फिर लिखें ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ एंड ट्रांजेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एंड ट्रांजेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, या तो ट्रांजेक्शन आपका रोल बैक होता है या तो कमिट होता है। बस शुरुआत में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है बिगिन ट्रांजेक्शन, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इस पूरे स्टेटमेंट को मैं जो है वो रन करवा देता हूँ, तो रन करवाने के बाद क्या होने वाला है वो आपको जो है वो समझ में आएगा। तो चला दिया मैंने इसको, तो 1 रो अफेक्टेड, और उसके तो वायलेशन ऑफ प्राइमरी की बिल्कुल सेम मैसेज आया जैसा मैं पहले आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, सम एरर अकर्ड ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक। ठीक, ये यहां से आया जो हमने लिखा था। अब ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक का मतलब है कि यहां पर हमारा जो क्वांटिटी था उसको हम लोग जो यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो अब हम लोग इसको कर देते हैं 300। ठीक है, अपडेट हमारा जो कर देते हैं उसको 300 कर देते हैं, और फिर से इसको हम लोग यहाँ पर रन करवा देते हैं। तो क्या होगा कि आपका जो है वो यहाँ पर वायलेशन आया प्राइमरी की का, जो किया है आपके सेकंड स्टेटमेंट में, और यहाँ पर आपका सम एरर अकर्ड ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक। फिर से अगर हम लोग जाके देखें तो क्या आपको यहाँ पे 300 दिखेगा? आपको यहाँ पर 300 कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन में कहीं भी एरर आती है तो वो जो है वो आपका रोल बैक हो जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट को आप उठा लो पहले के जैसे ऐसे, या नहीं भी उठाओ तो ट्रांजेक्शन उठा लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, और ट्रांजेक्शन के बाहर आप यहाँ पे रख दो और इनको चला दो। ठीक, तो क्या होगा, आपका जो है वो 300 हो जाएगा, और नीचे वाले में तो एरर आई है। तो अब आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है वो 300 हो चुका है। तो ट्रांजेक्शन के बाहर इंडिविजुअल स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअल की तरह होती है, और ट्रांजेक्शन के अंदर उनकी एज अ यूनिट होती है। ठीक है, तो कुछ भी अगर रहेगा तो आपका वो जो है वो अपडेट नहीं होगा। तो इसको अगर मैं फिर से 3 कर दूं यहाँ पे, और उसके बाद में मैं इन दोनों स्टेटमेंट को अभी यहाँ से हटा के आपको फिर से ट्रांजेक्शन वाला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 3 हो चुका है। बाहर का स्टेटमेंट का अपडेट हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किए गए इन लोगों को। अब ट्रांजेक्शन में किस तरह से ट्रीट होंगे, ट्रांजेक्शन में एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे आपको मैसेज जो भी आए कि ये हुआ वो हुआ क्या हुआ, लेकिन जब आप यहाँ पे जाओगे और जाके चलाओगे तो यहाँ पर आपको जो है अपडेट डेटा में नहीं होगा, आपका डेटाबेस का स्टेट कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एरर आया था, इसलिए ट्रांजेक्शन आपका रोल बैक हो गया है। तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन जो है वो बना सकते हो कि कैसे आप जो ट्रांजेक्शन बनाते हो, और फिर आपका लॉजिक जो भी रहेगा रोल बैक में, जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो आप लिख सकते हो, और उसके बाद में नीचे लिख सकते हो रोल बैक। और कमिट में जो भी आपको लॉजिक लिखना होता है उसके बाद में लॉजिक, और लास्ट में आप कमिट। कमिट के बाद में आपका फिर कोई लॉजिक नहीं, फिर आप मैसेज दे सकते हो, फिर लॉजिक का क्या ही करोगे। तो कमिट हो गया तो हो गया। ठीक है, या तो आपको सेव पॉइंट बनाना तो आप कमिट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप अपना लॉजिक लिख सकते हो और उसके बाद में उसको रोल बैक या फिर कमिट कर सकते हो। तो ये है आपका ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की, किस तरह से आप ट्रांजेक्शन का जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हो, किस तरह से ट्रांजेक्शन आप जो है वो बना सकते हो, और किस तरह से इंडिविजुअल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से आपका ट्रांजेक्शन वाले स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट होता है। देखते हैं क्या बचा है नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग जैसे कि कोई चीज कर रहे हैं यहाँ पर SQL सर्वर में, कोई क्वेरी लिख रहे हैं, कोई लॉजिक बना रहे हैं, तो उसमें हमेशा जो है वो एक मतलब डाउट रहता है कि क्या ये सही चलेगा, क्या ये सही नहीं चलेगा। जब आप कोड करते हो तो कभी कभी आपको लगता है अच्छा अगर इसकी वैल्यू ना आ गई तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, अगर कनेक्शन नहीं बना तो क्या होगा, अगर कनेक्शन बीच में क्लोज हो गया तो क्या होगा। ऐसे जो आपके सिनेरियो होते हैं
उनको टैकल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज होता है। एक्सेप्शन जो सिस्टम में आ ही सकती है, एक्सेप्शन जो है वो एक ट्रुथ है, आएगा ही आएगा, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स रहती हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो इसको समझते हैं। एन एरर कंडीशन ड्यूरिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, जब प्रोग्राम आपका कोई रन होता है, रन हो रहा है, उसके टाइम पे, प्रोग्राम के रन होने के टाइम पे अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि आप जो है वो यहाँ पर आपके पास कोई मीडिया प्लेयर है, ठीक है, मीडिया प्लेयर है और इसमें आपके पास कुछ सॉन्ग्स हैं, आपको प्ले करने हैं, और आपने सॉन्ग पे टैप किया और वो सॉन्ग प्ले नहीं हुआ, कुछ मैसेज आ गया सम एरर अकर्ड, और उसके बाद आपका सॉन्ग प्ले नहीं हुआ। तो ये जो सिनेरियो है कि सम एरर अकर्ड और आपका सॉन्ग प्ले नहीं हुआ, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो वो एक्सेप्शन आपका कहीं भी आ सकता है, मे बी आपका कनेक्शन ना हो, मे बी आपने वो सॉन्ग डिलीट कर दिया हो, मे बी जो है वो सॉन्ग में कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी आपका कोई ड्राइवर का कुछ इशू हो, एक्स वाई जेड कुछ भी इशू हो सकता है। तो उसकी वजह से आपका सॉन्ग प्ले नहीं हुआ, और प्ले नहीं हुआ सॉन्ग, तो इसका मतलब है कि वो हुआ एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन की वजह से आपको आया मैसेज, और वो मैसेज था एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, और उसने क्या कहा, सम एरर अकर्ड, और उसके बाद में प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, या कोई भी जो मैसेज आप दे सकते हो वहां पर कि अगर एक्सेप्शन आया तो क्या मैसेज हम लोग दे सकते हैं। जैसे कभी कभी आपका जो है वो साइट जो रिस्पॉन्ड नहीं करती है अप्रोप्रिएट टाइम में, तो उसमें हो जाता है टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम इन लोडिंग, आइदर यू कैन वेट और यू कैन कम बैक लेटर। तो वो जैसे उनका कुछ टाइम होता है कि जैसे कि ये जो है वो एक साइट जो है वो 10 सेकेंड्स में या 10 मिनट्स में लोड होनी चाहिए, तो अगर वो 10 सेकंड्स में या फिर 10 मिनट्स में लोड नहीं हुई तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो जो भी अप्रोप्रिएट टाइम रहे, जैसे 1 मिनट में अगर आपकी साइट लोड नहीं हुई, या फिर 1.5 मिनट में लोड नहीं हुई, 2 मिनट में लोड नहीं हुई, तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व सच एक्सेप्शन इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व और हैंडल, ठीक है, रिजॉल्व और हैंडल सच एन एक्सेप्शन इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उस एक्सेप्शन को रिजॉल्व करना या उसको हैंडल करना, उस टेक्निक को या उस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग। और हम लोग देखेंगे कि जब तो दो नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो किस तरह से एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर P डिवाइड बाई Q करो, और अगर आपका यहाँ पे Q जो है वो 0 हो गया, Q इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर आपको जो है वो डिवाइड बाई 0 का एक्सेप्शन आ जाता है, डिवाइड बाई 0 का एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे, पर पहले हम लोग जो थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेप्शन अकर्स। तो इन एसक्यूएल सर्वर एन एक्सेप्शन अकर्ड, इट डिस्प्लेस द एक्सेप्शन मैसेज, देन कंटिन्यूज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपकी यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक, स्टेटमेंट 1, फिर आपने लिखा स्टेटमेंट 2, फिर आपने लिखा स्टेटमेंट 3, फिर आपने लिखा स्टेटमेंट 4। अगर आपको जो है स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5 आपने रन करवाया, तो अगर आपको स्टेटमेंट 2 पे एरर आया, तो यहाँ पे एरर आने के बाद अगले स्टेटमेंट आपके जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अगले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये बात सही रहती है। तो हम लोग चलते हैं अपने SSMS पे, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन वाला है लॉजिक, इसको हम लोग यहाँ से जो है वो हटा देते हैं, इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इनको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और ये जो स्टेटमेंट आपका है इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। ठीक, तो इस स्टेटमेंट में आएगी एरर, इस स्टेटमेंट में एरर आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो सिक्वल सर्वर में क्या होता है कि जिस स्टेटमेंट में एरर आती है उसमें तो एरर आती है, उसके बाद जो आपको कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं 30 ऐसे, और इसको मैं रन करवा दूं, तो पहले आपका एरर आया और फिर आपका रो इफेक्टेड आया। तो इसको मैं सेलेक्ट करूं यहाँ पर, तो क्या होता है कि आपका यहाँ पर 30 हो चुका है। तो इसमें जो एरर आई थी उसकी वजह से इस वाले स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक, तो ये बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि इन एसक्यूएल सर्वर whenever an exception occurred, it displays the exception message and then continues the program execution। तो स्टेटमेंट 1 पे अभी हमें एरर आई और एरर डिस्प्ले हो गई, उसके बाद 2 स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। द एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टॉप इवन व्हेन एरर अकर्स, स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो एग्जीक्यूशन है वो तभी भी स्टॉप नहीं होता है अगर स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड भी हो। ठीक है, तो रिलेटेड का मतलब है कि हम लोग सेम टेबल पे ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है वो अपडेट कर रहे हैं।
तो सेम ही टेबल में तो रिलेटेड स्टेटमेंट है, तभी भी आपका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप नहीं होता है। SQL सर्वर में एग्जीक्यूशन आपका होता रहता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन आपका होता रहता है। आइडियली इट शुड नॉट बी हैपनिंग, ठीक, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एरर आ गई है तो यहीं पे रुक जाओ, आगे मत जाओ, ठीक। इट शुड नॉट बी एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एरर। तो एरर अगर आ गई है तो उसके बाद नहीं एग्जीक्यूशन होना चाहिए, पर ये ऐसा होता रहता है। तो ऐसा होता रहता है, इसीलिए हम लोगों को जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है कि अगर एक्सेप्शन आती है तो आगे की चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट ना करो, अगर वो रिलेटेड हैं। अगर रिलेटेड नहीं है तो एक बार को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, पर अगर रिलेटेड है तो आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है उसको कैसे करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी हैंडलिंग एन एरर इन एसक्यूएल सर्वर मींस स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू द एरर। तो अगर कोई एरर आई है और उस एरर से रिलेटेड जो भी आपके स्टेटमेंट हैं उनको आपको एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। आप कोई चीज़ जो है वो कोई ऑपरेशन कर रहे हो और उस ऑपरेशन में कुछ रिलेटेड टास्क हो रहे हैं, तो उस रिलेटेड टास्क से रिलेटेड अगर कोई एरर आई है तो फिर वो ऑपरेशंस आपके होने नहीं चाहिए, चाहे वो आपके पहले स्टेटमेंट पे हो, चाहे चौथे पे हो, चाहे 10वें पे हो। तो हैंडलिंग एन एरर इन एसक्यूएल सर्वर मींस स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द एरर। तो एरर से रिलेटेड जो भी आपका स्टेटमेंट है उनका एग्जीक्यूशन आपको नहीं होने देना है, ठीक है। बी कैन यूज ट्राई कैच ब्लॉक विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल सर्वर 2005। तो 2005 से पहले आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज नहीं कर पाएंगे, 2005 के बाद आप ट्राई कैच का यूज कर पाएंगे। वी कैन ऑल्सो यूज रेज एरर एंड एट द रेट एरर टू हैंडल एक्सेप्शंस एंड एरर्स। तो एट द रेट एरर तो हम लोग अभी देख के आए हैं कि ग्लोबल वेरिएबल होता है और ये जो है एरर नंबर शो करता है। रेज एरर को अभी हम लोग जो समझेंगे कि रेज एरर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेज एरर की बात कर लेते हैं। तो रेज एरर क्या है? इट इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। जो रेज एरर है आपका वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है और ये किस तरह से काम करता है? यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा, उसके बाद में एरर सीवियरिटी होती है जो कि आपका जो है वो एक रैंडम नंबर होता है और फिर आपकी होती है एक एरर स्टेट। तो यहाँ पे समझ लेते हैं एरर मैसेज क्या है। कस्टम एरर मैसेज जो भी आप देना चाहो यहाँ पर आपका कस्टम एरर मैसेज रहेगा। तो एरर सीवियरिटी क्या है? टाइप ऑफ एरर। एरर सीवियरिटी लेवल 16 इंडिकेट्स जनरल एरर दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजर, ठीक है। तो अगर आपको सीवियरिटी लेवल 16 दिखती है तो इसका मतलब है कि ये जनरल जो है वो एरर है और इसको यूजर जो है वो करेक्ट कर सकता है। यूजर ने कुछ इनपुट जो है वो इनकरेक्ट दिया इसलिए ये एरर आई है, यूजर उसको करेक्ट कर सकता है। एरर स्टेट इज अ नंबर बिटवीन 1 to 255। तो 1 से 255 के बीच में एक नंबर होता है। रेज एरर फंक्शन कैन ओनली जनरेट कस्टम एरर्स बी सेट एरर स्टेट बिटवीन 1 to 27। तो अगर 1 to 27 में अगर हम लोग जो है वो एरर स्टेट को सेट करते हैं तभी जो है रेज एरर आपका काम करेगा। अगर आप 1 to 27 से एबव जाते हैं तो आपका जो है फिर रेज एरर वाला जो है वो प्रॉपर एरर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। रेज एरर फंक्शन कैन ओनली जनरेट कस्टम एरर्स बी सेट एरर स्टेट बिटवीन 1 to 27। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेज एरर में आपको जो एरर स्टेट है वो 1 to 27 के बीच में सेट करनी है। एक रैंडम नंबर रहता है तो आपको जो है उसी हिसाब से इसको सेट करना है, ठीक है। और ये आपका है एरर सीवियरिटी। तो जो लेवल 16 होता है वो यूजर उसको हैंडल कर सकता है, नहीं यूजर इनपुट की वजह से है। और एरर सीवियरिटी के अलग अलग लेवल होते हैं, उनको आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइड से चेक कर सकते हो। एट द रेट एरर क्या होता है? इट्स अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। इफ देयर इज एन एरर इट रिटर्न्स अ नॉन जीरो वैल्यू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रैंडम हो सकती है। इफ देयर इज नो एरर इट रिटर्न्स जीरो, जो कि हम लोग देख के आए हैं। तो ये रेज एरर और एट द रेट एरर हम लोग यहाँ पर जो है वो समझ चुके हैं कि ये दोनों जो है वो क्या होते हैं। उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्री डिफाइंड टर्म्स जो होते हैं उनकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि जो प्री डिफाइंड टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो एरर नंबर होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई बोले कि एरर नंबर, तो एरर नंबर क्या होता है? तो एरर नंबर इज अ यूनिक नंबर, ठीक है। एरर नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर गिवन फॉर ईच एरर। तो एरर नंबर जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर एक एरर को दिया गया है। इट विल बी बिलो 50,000। तो जो आपका एरर नंबर है वो 50,000 से नीचे रहेगा फॉर प्री डिफाइंड एरर्स एंड एबव 50,000 फॉर यूजर डिफाइंड एरर्स। तो अगर आप कोई एरर जो है वो डिफाइन करते हो,
जैसे कि आप रेज एरर में डिफाइन करते हो कोई एरर, तो आपको जो 50,000 से ऊपर कोई नंबर लेना पड़ेगा, और जो सिस्टम डिफाइंड एरर होती है उसमें 50,000 से नीचे का या 50,000 तक कोई नंबर जो है वो आता है। वाइल रेजिंग कस्टम एरर्स इफ वी डोंट स्पेसिफाई एरर नंबर देन डिफॉल्ट इज 50,000। तो अगर हम लोग कोई कस्टम एरर रेज करते हैं और अगर हम लोग जो है वो कोई एरर नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो 50,000 बाय डिफॉल्ट जो है वो ले लिया जाएगा। एरर मैसेज का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर दैट अकर्ड। तो जो एरर आई है उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो होता है आपके एरर मैसेज में, और इसकी लिमिट होती है 2047। इससे ज़्यादा का आप एरर मैसेज नहीं लिख सकते। तो 2047 कैरेक्टर का आप एरर मैसेज जो है वो लिख सकते हो। फिर है आपका सीवियरिटी लेवल। तो सीवियरिटी लेवल हम लोगों ने बात करी थी भी थोड़ी सी, तो समझ लेते हैं। तो टेल्स मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एरर दैट कैन बी बिटवीन रेंज ऑफ 0 to 24। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस बताती है। तो 0 to 9 में क्या होता है? नॉट सबs विच कैन बी कंसिडर्स एज इंफॉर्मेशन और स्टेटस मैसेज। ठीक है, तो अगर आपको जो है कोई मैसेज देना है, इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन वाला मैसेज है या कोई स्टेटस मैसेज है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर 0 to 9 का यूज कर सकते हो। तो ये सीवियरिटी लेवल 0 to 9। तो नॉट सबs विच कैन बी कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन और स्टेटस मैसेज। तो ये जो है कोई क्रिटिकल एरर जो है वो नहीं होती, या तो इंफॉर्मेशन देना चाहते हो या फिर आप कोई मैसेज देना चाहते हो। उसके बाद में 11 से 16 जो आपका सीवियरिटी लेवल होता है, इंडिकेट्स दीज एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजर। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर जब बात कर रहे थे तो हम लोग सीवियरिटी नंबर लेवल 16 की बात कर रहे थे। तो जो 11 से 16 है आपका, वो 11 से 16 की जो एरर है वो आपकी कौन सही कर सकता है? यूजर सही कर सकता है, यानी कि यूजर ने कुछ इनपुट गलत दिया है इसलिए वो एरर आई है। तो 11 से लेकर 16 तक की एरर जो है वो यूजर सही कर सकता है। 17 से लेकर 19 तक की जो एरर होती हैं वो बताती हैं कि कोई सॉफ्टवेयर एरर है, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजर, मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो 11 से 19 जो है वो सॉफ्टवेयर की एरर हैं, उनको यूजर सही नहीं कर सकता है। और आपकी 20 से 24 की एरर इंडिकेट्स फेटल एरर्स, यानी कि जो ये थोड़ी सीरियस, ज़्यादा सीरियस वाली एरर्स हैं। इफ दीज एरर्स दे कैन डैमेज योर सिस्टम और डेटाबेस। तो अगर इस लेवल की एरर आती हैं तो आपका सिस्टम या फिर डेटाबेस जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये आपकी जो है वो फेटल एरर्स में आती हैं, जो कि ज़्यादा सीरियस होती हैं, हाईएस्ट लेवल की होती हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनका लेवल ये वाला है, जो कि आपका मैसेज जैसा इंफॉर्मेशन या मैसेज, फिर इनको यूजर ठीक कर सकता है, इनको एडमिन ठीक कर सकता है, ये आपके सिस्टम को लेके डूब सकती हैं। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में एरर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो एरर स्टेट इज एन आर्बिट्रेरी वैल्यू, जो इसको बोलते हैं रैंडम वैल्यू है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एंड कैन बी रेंज बिटवीन 0 to 127। इसमें कोई भी नंबर आप दे सकते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, रैंडम नंबर रहता है। इफ बी यूज दिस नंबर, बी यूज दिस वेन एवर द सेम एरर मस्ट अकर मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो अगर एक ही एरर जो है वो बहुत बार आ रही है तो हम लोग यहाँ पर जैसे सीवियरिटी लेवल हमने रख दिया 12। ठीक है, तो ये एरर यहाँ पे आई, फिर सेम एरर कहीं और आई तो वहाँ भी हम लोग जो है वो एरर स्टेट 12 रख देंगे, और कहीं और आई तो एरर स्टेट 12 रख देंगे। तो इसका मतलब हम समझ पाएंगे कि सेम टाइप की एरर जो है वो यहाँ पे आई थी। तो इससे एरर स्टेट का आइडिया लग जाएगा, एक रैंडम नंबर है, आपको देना होता है। ठीक है, तो इफ वी यूज दिस वेन एवर सेम एरर अकर्ड मस्ट अकर इन अ मल्टीपल प्लेसेस। ऑल राइट, ऑल राइट, सो बी यूज दिस वेन एवर सेम एरर अकर्स एट द मल्टीपल प्लेसेस। तो अगर एक ही एरर जो है वो मल्टीपल प्लेस पे आती है तो वहां पर हम लोग सेम नंबर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 5 5 या फिर 12 12 और 12 या जो भी नंबर ले लो 0 to 127 के बीच में। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, रेजिंग एरर एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली आप एरर कैसे रेज कर सकते हो? तो एक्सप्लिसिटली एरर रेज करने के लिए एक तो हम लोग पढ़ के आए कि रेज एरर कर सकते हैं, हम लोग रेज एरर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक थ्रो कीवर्ड का इंट्रोडक्शन किया गया है, एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल सर्वर 2012 एंड एबव में ये आपको मिलेगा। तो थ्रो कीवर्ड के थ्रू आप जो है वो एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो एक्सप्लिसिटली। ठीक है, कि आप जो है वो एक्सप्लिसिटली एरर को रेज कर रहे हो, तो उसके लिए रेज एरर और आप जो है वो थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब रेज एरर और थ्रो कीवर्ड में डिफरेंस क्या है, हमको देख लेते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर यूज टू रेज कस्टम एरर्स। कस्टम एरर मतलब हम यूजर जो है वो एरर को रेज करना चाहता है विदाउट
ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक। तो आपको ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज नहीं करना है। बिना ट्राई और कैच ब्लॉक के आपको अगर एरर रेज करनी है तो रेज एरर और थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। रेज एरर स्टेटमेंट आफ्टर रेजिंग द एरर विल कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। तो रेज एरर क्या करेगा कि आपका एरर को रेज कर देगा और एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा फॉर द प्रोग्राम वेयर एज द थ्रो स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली ऑन दैट लाइन, ठीक है। अगर आप थ्रो कीवर्ड का यूज करते हो तो जहां पे एरर आई है बस वहीं पे आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा और उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट रेज एरर में क्या होगा कि एरर रेज हो जाएगी और आगे का एग्जीक्यूशन आपका जो है वो होता रहेगा। दे बिहेव सेम इन ट्राई ब्लॉक। अगर आप ट्राई ब्लॉक में यूज करते हो तो ये जो है दोनों रेज एरर और थ्रो सेम बिहेव करते हैं एंड विल जंप डायरेक्टली टू कैच ब्लॉक। तो अगर आप यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बनाओ और यहाँ पर कैच ब्लॉक बनाओ तो इसके अंदर आप चाहे रेज एरर यूज करो चाहे आप थ्रो यूज करो, अगर यहाँ पे एरर आई तो भी कैच में आएगा और यहाँ पे एरर आई तो भी कैच में आएगा। तो थ्रो और रेज जो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अगर आप यूज करते हो तो दोनों कैच में ही आ जाते हैं, ठीक। एरर गॉट रेज्ड। द रेज एरर हैज एन ऑप्शन ऑफ एरर सिवियरिटी। तो रेज एरर में आप एरर सिवियरिटी दे सकते हो, थ्रो में आप एरर सिवियरिटी नहीं दे सकते हो। ऑल एरर मैसेज विल हैव अ डिफॉल्ट एरर सिवियरिटी ऑफ लेवल 16 ऑफ थ्रो, ठीक। तो थ्रो के केस में क्या होगा कि जो एरर सिवियरिटी होगी वो आपकी लेवल 16 ही रहेगी, यानी कि द एरर कैन बी करेक्टेड बाई यूजर, चाहे यूजर करेक्ट कर पाए चाहे ना कर पाए, पर सिवियरिटी आपकी जो है वो आपकी 16 ही रहेगी। तो थ्रो कीवर्ड आपको टेक्निकली कहाँ यूज करना चाहिए? ऐसी जगह पे जहाँ पे यूजर जो है वो एरर को करेक्ट कर सकता हो। अगर यूजर एरर को करेक्ट नहीं कर सकता है तो आपको जो है फिर आपको थ्रो कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। रेज एरर देयर इज चांस ऑफ रिकॉर्डिंग एरर मैसेज इनटू सर्वर लॉग्स। तो रेज एरर का एक और फायदा है कि रेज एरर का की यूज से आप सर्वर लॉग में एरर को रिकॉर्ड कर सकते हो विद द लॉग ऑप्शंस। वी कैन नॉट डू द सेम विद थ्रो स्टेटमेंट। अगर आप थ्रो स्टेटमेंट का यूज करते हो तो आप फिर जो एरर आई थी उसको सर्वर में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका ट्राई कैच ब्लॉक में कैसे होता है इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कैसे होता है। तो एरर्स कैप्चर्ड बाय कैच ब्लॉक विल नॉट बी रिटर्न्ड बाय द कॉलिंग एप्लीकेशन। तो अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉटनेट का एप्लीकेशन है या जावा का एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर वो आपके SQL सर्वर को यूज कर रहा है और आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हो तो जो भी एरर आपकी कैच ब्लॉक में आएंगी विल नॉट बी रिटर्न टू द कॉलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐप है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है डीबी और डीबी में आप यूज कर रहे हो ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आई और कैच ब्लॉक में कैप्चर हुई तो वो जो एरर है वो आपकी कॉलिंग एप्लीकेशन को रिटर्न नहीं होगी, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ यू वांट टू रिटर्न एरर इंफॉर्मेशन टू द कॉलिंग एप्लीकेशन देन यूज रेज एरर, ठीक है। तब आपको रेज एरर का यूज करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी एरर की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे आपके क्लाइंट एप्लीकेशन कॉलिंग एप्लीकेशन तक, तब आपको रेज एरर का यूज करना है। अगर आप ट्राई कैच यूज करते हो तो आप जो है वो उसको वहां तक नहीं भेज पाओगे, ठीक है। तो ऐसा जो है इसका केस क्या हो सकता है? अगर आपका एप्लीकेशन जो है डीबी यूज कर रहा है, अगर डीबी जो है वो आप एप्लीकेशन जो है आपका वो डीबी को यूज कर रहा है और आप जो एरर हैंडलिंग कर रहे हो तो आप वहां पर जो है वो रेज एरर का यूज कर सकते हो। बट अगर आप सीधा डीबी पे काम कर रहे हो तो वहां पे आप ट्राई कैच भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको वहां पर जो है वो एरर को एप्लीकेशन को नहीं भेजना है, ठीक है। तो दोनों तरीके आपको पता है, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप जो है वो यूज कर सकते हो। तो जो आपका ट्राई कैच ब्लॉक होता है वहां पे आप लिखते हो बिगिन ट्राई, एंड ट्राई, बिगिन कैच और एंड कैच, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट रहते हैं कि क्या आप यहाँ पर जो है वो करना चाहते हो। तो हम लोग चलेंगे और हम लोग जो है वो यहाँ पर हमारा थ्योरी जो है वो समाप्त हो चुकी है और हमारा कोर्स भी जो है वो खत्म होने को है। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पे अब हम लोग जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बना के हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी जो है वो किस तरह से होती है और फिर हम लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं SSMS पे और यहाँ से हम लोग इसको जो है क्लीन कर देते हैं सब कुछ और फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। और हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग जो है बनाएंगे एक प्रोसीजर दैट इज गोइंग टू डिवाइड टू नंबर्स, जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। और इसमें एरर हैंडलिंग हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। तो प्रोसीजर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर
और उसका तो प्रोसीजर का नेम देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे SP डिवाइड टू नंबर्स, ठीक है। तो SP डिवाइड टू नंबर्स, और टू नंबर्स डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको दो नंबर जो पैरामीटर में चाहिए पड़ेंगे। तो एट द रेट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे num1 दैट इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप डबल इसमें होता है, हाँ डबल। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट द रेट num2, ये भी आपका रहेगा ऑफ टाइप डबल, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, एक पैरामीटर num1 और एक हमारा पैरामीटर num2। और उसके बाद में यहाँ पे हमें लिखना है एज, और फिर लिखना है यहाँ पर बिगिन, और फिर लिखना है एंड। डबल नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ्लोट, और यहाँ पर भी लिख देंगे फ्लोट। आप चाहे तो डेसिमल भी ले सकते हैं, तो उससे आपको जो डिवीजन की एक्यूरेसी है वो सही मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, दो नंबर को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, जो वेरिएबल हमारा रहेगा रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिक्लेयर, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट डिवीजन, ठीक है। आप डिवीजन लिख सकते हो, आप रिजल्ट लिख सकते हो, और उसके बाद में इसका टाइप भी जो है वो फ्लोट ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इसको बना दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे की चीज़ें इसमें हम लोग जो है वो ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ऐसे, और इसको कर देते हैं Ctrl+R। तो सबसे पहले आप रिजल्ट को क्या करो, जो आपका रिजल्ट है उसको सेट कर दो 0 पे। तो सेट एट द रेट डिवीजन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी कोई डिवीजन नहीं, तो डिवीजन हमारा जो है वो 0 सेट कर दिया है हमने इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो एरर हैंडलिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बिगिन, और फिर लिखते हैं ट्राई, ठीक है, बिगिन ट्राई, और उसके बाद में एंड ट्राई। ये पहले हम लोग बना लेते हैं ब्लॉक्स, बिगिन ट्राई एंड ट्राई, और उसके बाद में बिगिन कैच, और उसके बाद में एंड कैच, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो ब्लॉक्स हैं, जिसमें हमें बिगिन ट्राई में वो कोड लिखना होता है जहाँ पे आपका एरर आता है या जहाँ पे एरर आ सकता है, और कैच में वो कोड लिखते हैं जो उस एरर को हैंडल करता है, उस एरर के बिहाफ पे जो कुछ होता है, यूजर को जो मैसेज मिलता है, वो सब कुछ जो है आपका कैच में होता है। तो ट्राई और कैच ब्लॉक में, ट्राई में वो कोड जाता है जहाँ पर एरर आने की संभावना है, और कैच में वो चीज़ जाती है जो उस एरर को पकड़ के हैंडल कर देती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आए और लिखें, ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ, यहाँ पर लिखते हैं इफ, और फिर लिखते हैं एट द रेट num2 इक्वल टू 1, ठीक। अगर num2 हमारा जो है वो 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं रेज एरर, ठीक है, रेज एरर। और रेज एरर में हम लोग अपना कस्टम मैसेज दे देंगे यहाँ पे, और जो भी डिटेल्स है वो दे देंगे। तो रेज एरर में डिविजर कैन नॉट बी 1, ठीक है। तो DIVISOR डिविजर कैन नॉट बी 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या सेम नंबर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये लॉजिक लिख सकते हो, और जो लॉजिक रहेगा वो आपको अपनी नीड के हिसाब से लिखना है। मैं बस आपको यहाँ पे बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नंबर हम लोगों ने दे दिया 16, क्यों, क्योंकि ये लेवल 16 यूजर करेक्ट कर सकता है, 1 नहीं डालना है, कुछ और डालिए। और फिर नंबर 1 to 127 के बीच में जो है आपको लिखना है। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो विद लॉग। तो विद लॉग का मतलब है कि आपका जो डेटाबेस में जो लॉग होता है, वहां पर आपका लॉग क्रिएट हो जाएगा एरर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है रेज एरर, और रेज एरर के बाद में आपने मैसेज दिया, और ये आपको एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इफ के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो बिगिन, और इफ के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो एंड लिखना होता है। तो बिगिन और एंड हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। तो इफ में क्या होगा, वो आपका यहाँ पे बिगिन एंड के बीच में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एरर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सेट, और फिर एट द रेट डिवीजन
इक्वल टू और फिर आपका होने वाला है num1 और इसको भी करेक्ट करेंगे और तो आपके यहाँ पे num1 होने वाला है और फिर होने वाला है डिवाइड बाई @num2। ठीक है, और ऊपर हम लोगों ने भी सिर्फ 1 को लिखा है, हम लोगों को जो है वो 0 को भी इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और num2 इक्वल टू 0। ठीक है, और आप चाहे तो ऐसे लिख लो num2 इक्वल टू 0 और num2 इक्वल टू 1। तो 0 और 1 में से कुछ भी होगा तो कैन नॉट बी 0 और 1। तो 0 और 1 जो है वो नहीं हो सकते हैं, तो डिविजर कैन नॉट बी 0 और 1। तो 0 और 1 आपका जो है वो नहीं हो सकता है। उसके बाद में आप यहाँ पर रिजल्ट सेट कर दिए हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के बाद में आपको मैसेज देना है, तो लिख दीजिए द डिवीजन इज इक्वल टू, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो कास्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, आप str का भी यूज कर सकते हो। तो हम कास्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो कास्ट क्या करेगा, @ जो डिवीजन आपका है ये वाला @डिवीजन, इसको हम लोग जो है वो बैरकैर में कास्ट कर देंगे ताकि आपका जो है वो ये सही से वहां पर आ जाए। तो एज बैरकैर, तो कॉन्कैटिनेट होने में जो है वो प्रॉब्लम ना करे। तो इसको जो है अभी दिक्कत अभी भी हो रही है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो num1 आपका यहाँ पर हो गया है इफ num2 और यहाँ पर इक्वल टू 0 और num2 इक्वल टू 1, दैट्स फाइन। और रेज एरर यहाँ पे कुछ और हम लोगों ने नहीं किया है, num1 num2, और उसके बाद में प्रिंट करवा दिया है दिस इज। ठीक है, जो बिगिन एंड है इसको हम लोग पहले यहाँ से हटाते हैं इफ ब्लॉक का जो है, और फिर इसको हम लोग फिर से जो है वो लगा देंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो यहाँ पर बिगिन ट्राई और उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं ये इफ। तो यहाँ पर अभी मैं इसको इसमें क्यों एरर आ रही है वो चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पर मैसेज और ये आपका यहाँ पर मैसेज जो है इस तरह से आया नहीं, दैट्स नॉट गुड। हाँ, तो रेज एरर डिविजर कैन नॉट बी 0 और 1 एक्सपेक्टिंग सेलेक्ट रेज एरर विद लॉग। अच्छा, ये फंक्शन ही जो है वो गलत लिख गया है, तो इसमें मैंने 2 बार ई लिख दिया है। तो रेज एरर अलग अलग है, तो इसको आपको सिंगल लिखना है। रेज एरर इस तरह से रहेगा आपका, तब जो है ये सही आएगा। तो आप अगर इसको रेज एरर इस तरह से लिख देंगे तो फिर आपका जो है वो ये कुछ दूसरा बन जाता है, वो आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है रेज, जिसमें आपका RAIS और ERROR जो है रेज एरर वो लिखना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया है। अब आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे बिगिन, सॉरी अच्छा कैप्स लॉक ऑन है, बिगिन और यहाँ पर लास्ट में आके एंड जो है वो यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो इफ ब्लॉक रहेगा उसका बिगिन एंड जो है वो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग टैब दे देते हैं तो हमें क्लियर रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा बिगिन एंड है जो कि हमारा प्रोसीजर का बिगिन एंड है ये वाला। फिर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ये डिक्लेरेशन किए हैं। फिर हमारा बिगिन ट्राई है और एंड ट्राई है, फिर बिगिन कैच है और एंड कैच है, और यहाँ पर बिगिन हमारा जो है वो ये इफ ब्लॉक वाला है। तो अगर हमारा नंबर 0 या 1 रहेगा तो एरर आ जाएगी यहीं पे, और यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन है आगे का वो कंटिन्यू, जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर जब कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा कि कैच ब्लॉक में आपका एरर जो है वो कैच हो जाएगा। तो जब कैच हो जाएगा तो यहाँ पे आप कुछ मैसेज जो है वो लिख सकते हो कि क्या एरर आई और क्या जो है किस तरह से चीज़ें थी, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये आपके मैसेज हो जाएंगे। वैसे आप यहाँ पर जो है एरर नंबर प्रिंट करने के अलावा लॉजिक भी लिख सकते हो, बट ये आपकी जो है वो यहाँ पर एरर प्रिंट कर देंगे बेसिकली कि आपका जो है वो एरर सीवीआरटी क्या थी, एरर मैसेज क्या था, वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी आपका कॉलर होगा उसको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर में क्या जो है वो एरर नंबर है, क्या एरर मैसेज है, क्या एरर सीवीआरटी है, और वो डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी यहाँ से। तो जैसे यहाँ पे एरर आएगी तो आपका जो कंट्रोल होगा वो आपका यहाँ से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करके
सीधा इसमें आ जाएगा, कैच ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे जो है सेट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग जो है वो चलाते हैं और फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट। तो प्रोसीजर बन गया है। अब SP 2 नंबर को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, और पहला नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिख देते हैं पहले नंबर पे हम लोग लिखते हैं 6, और फिर लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 2। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाई 2 तो क्या होना चाहिए हम लोग देखते हैं। 6 डिवाइड बाई 2, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रिंट डिवीजन, और ये हो गया आपका। तो 6 डिवाइड बाई 2, हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो अगर आपका नंबर 0 या 1 रहेगा तो ये जो है इस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और तब ये जो है आपका एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग नंबर 2 एंटर कर रहे हैं, ये कभी यहाँ पे एंटर ही नहीं करेगा। तो क्या करना है हम लोगों को, इस स्टेटमेंट को यहाँ से जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, और कट करने के बाद इसको आप यहाँ पे जो है वो बाहर पेस्ट कर सकते हो इस तरह से, ऐसे। और फिर आपका जो सिंगल स्टेटमेंट है इस और इसमें, तो आप यहाँ पे बिगिन एंड ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपका जो कोड बनेगा वो कुछ इस तरह से आपका जो है वो बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपका जो है एरर आती है, अगर नंबर आपका जो है वो 0 होता है या 1 होता है, तब आपका जो है वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपके जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको मैं ऑल्टर कर देता हूँ। पहले हम लोगों ने सबको एक में ही रैप कर दिया था, तो वो हमारा लॉजिकल एरर था यहाँ पर। तो इसको मैं रन करवा देता हूँ, इस तरह से ऑल्टर कर दिया है मैंने। और अब इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो चलाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, डिवीजन 333। ठीक है, तो ये आपको जो है 3 इतने बार क्यों मिल रहा है, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार मिलना चाहिए। तो पहले इसको हम लोग चला लेते हैं फिर से एक बार, एग्जीक्यूट, और ये आया है आपका 0 टाइम्स। ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट्स एट दिस 2 नंबर्स, this level 16 procedure or trigger or maximum stored procedure function trigger or view nesting label exceeded limit 32। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर बनाया है, जब हमने इसको ऑल्टर किया तो हम लोगों ने जो कॉलिंग स्टेटमेंट था इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो ये बार बार अपने आप को जो है कॉल किए जा रहा है, और जब उसको इसकी लिमिट पूरी हो जा रही है तब यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। हम लोग क्या करना है, हम लोग इसको जो है कमेंट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में बाकी कोड हमारा जो है वो करेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो रन करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसीजर अल्टर हो चुका है। अब जब हम इसको चलाएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो आप जो है देखोगे कि आपको प्रॉपर रिजल्ट जो है मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका जब आप इंप्लीमेंट करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया था, नीचे उसको सीधा अल्टर कर दिया, तो अपने आप को वो जो है वो कॉल करने लगा। तो प्रोसीजर के अंदर से प्रोसीजर को आप जो है वो कॉल करवा रहे हैं सीधा वहीं पे सेम स्क्रिप्ट में, तो बार बार जो है वही कॉल होता जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट मिल गया है। अब अगर आप यहाँ पे 1 पास करोगे तो आपको एरर मिलेगा, जो कि हम लोगों ने एरर हैंडलिंग में इंप्लीमेंट किया है। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे एरर मैसेज मिलेगा जो कि आपका 5000 है। डिविजर कैन नॉट बी 0 और 1, जो कि हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, डिविजर कैन नॉट बी 0 और 1। और फिर हमारा लेवल 16 और जो है हमारा वो 1 था, तो लेवल 16 और 1 आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और अगर हम लोग जो है वो प्रॉपर नंबर देते हैं, यहाँ पर प्रॉपर नंबर का मतलब है कि 6 को डिवाइड करते हैं हम लोग अगर 3 से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को जो है 2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो वो 2 आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। द डिवीजन इज इक्वल टू 2, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि डिवीजन इज इक्वल टू, और आपका नंबर यहाँ पर जो है वो 2 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो ट्राई कैच का यूज हम लोगों ने किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने रेज एरर फंक्शन का यूज किया है। और रेज एरर फंक्शन क्या करता है, रेज एरर फंक्शन आपका जो है वो कस्टम एरर रेज करने के लिए यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कस्टम एरर्स को रेज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो राइट, तो इसको हम लोग जो है वो आगे ले चलते हैं और आगे की चीज़ें इसमें हम लोग जो है वो समझते हैं। तो हम लोग और आगे चलें इससे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि रेज एरर स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने क्या किया था, विद लॉग जो कीवर्ड है उसको हमने यूज किया था। तो ये विद लॉग कीवर्ड है, ये क्या करता है इसको आप जो है वो समझ लो, तो आपको जो है बहुत आसानी रहेगी चीज़ों को जो है वो हैंडल करने में। जब आपकी एरर वगैरह आती है तो
तो विद लॉग जो आपका कीवर्ड है ये क्या करता है, तो अगर आप अपने एक्सप्लोरर में यहाँ पे आप सीधा चले जाओ और मैनेजमेंट में, यहाँ पे मैनेजमेंट को एक्सपेंड करो यहाँ पे, और मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा सिक्वल सर्वर लॉग्स यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आप कहाँ पे आए, आप सर्वर पे आओगे, फिर आप आओगे मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट के बाद आप आओगे यहाँ पे सिक्वल सर्वर लॉग्स में, और फिर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको लॉग्स दिखेंगे। तो जो लॉग्स हम लोगों ने जनरेट किए हैं, तो हमारा जो 813 के लॉग्स हैं वो आपके यहाँ पे जनरेट हो रखे हैं ये वाले। तो अगर हम करंट लॉग की जो है बात करें, यहाँ पे व्यू लॉग्स करें क्योंकि ये रिपोर्ट है, तो अगर हम व्यू लॉग की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉग्स आप चेक कर सकते हो जाके कि आपका जो लॉग क्या था, आपका एरर क्या थी, और यहाँ पर सोर्स आईडी और बहुत सारी चीज़ें आप जो भी लिखते हो वहाँ पे वो आपका यहाँ पर मिल सकता है। तो लेटर पॉइंट आप जो है वो जाके देख सकते हो कि इसमें एक्चुअली जो है वो क्या एरर आई थी, और यहाँ पर आपके सारे लॉग्स जो है वो जनरेट होते रहेंगे। और ये आपको मिलते किस वजह से हैं, जब आप यहाँ पे यूज करते हो विद लॉग, तब आप यहाँ पर जो है वो इसको देख सकते हो। अगर आप विद लॉग यूज नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो लॉग्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और जब आप थ्रो कीवर्ड यूज करते हो तो थ्रो कीवर्ड के साथ में आप विद लॉग यूज नहीं कर सकते, तब क्या होता है, तब आप यहाँ पर लॉग जो है वो जनरेट नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि जो रेज एरर है, अगर हम इसको थ्रो कीवर्ड से रिप्लेस करें तो क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं और इसको थ्रो कीवर्ड से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे सेम रहेगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, थ्रो लिखना है, और फिर आप इसको यहाँ से ऐसे हटा सकते हो, नहीं लिखना है आपको ये, ठीक है। तो मैसेज दे देंगे, यहाँ पे हम लोग मैसेज दे दिए हैं। और उसके बाद में जो आपका ये जो होता है थ्रो कीवर्ड, इसमें एरर सीवियरिटी आप नहीं दे सकते, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो विद लॉग है ये भी आप यहाँ पर नहीं दे सकते, तो इसको भी आपको यहाँ से जो है वो हटा देना पड़ेगा। तो अब आपका यहाँ पर जो है वो थ्रो कीवर्ड आ चुका है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया थ्रो, और उसके बाद में एरर नंबर आपको यहाँ पर जो है वो देना होता है। तो आप यहाँ पर एरर नंबर दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ 50,001, ठीक है। और उसके बाद में आपका एरर मैसेज रहेगा, और फिर आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हो, मैसेज दे सकते हो। और उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है वो ये जो नंबर आपका रहता है, एक रैंडम नंबर जो आपका रहता है 1 to 127 के बीच का, वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। और यहाँ पर अब इसको क्या दिक्कत है इसको देख लेते हैं। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर थ्रो, तो हम लोगों ने यहाँ पे 50,001 लिखा है, तो ठीक है ये। उसके बाद में ये हो गया और ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांजेक्शन, आई थिंक जब थ्रो आप यूज कर रहे हो तो ये बिगिन और एंड को एंटरटेन नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे जो है बिगिन और एंड को हटा देना है। और जब आप ऊपर से जो है बिगिन एंड को हटा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इफ एल्स, यहाँ पर बिगिन एंड आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना बिगिन एंड था और एल्स का अपना बिगिन एंड है। तो यहाँ पे ये बिगिन और एंड को एंटरटेन नहीं करता, तो आपको बिगिन और एंड को हटाना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप जो इसको रख सकते हो। तो थ्रो कीवर्ड जैसा कि आप देख रहे हो ये लॉग्स आपका जनरेट नहीं करेगा। तो अगर इस प्रोसीजर को हम ऑल्टर कर दें यहाँ पे इस तरह से, और ऑल्टर हो गया ये प्रोसीजर, उसके बाद अगर हम इसको रन करवाएं तो रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, जो कि अप्रोप्रिएट रिजल्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पास करें तो 1 के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला है ये। और इसको लॉग को अगर हम रिफ्रेश करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जो है वो लॉग का रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका जो करंट था, जो हम लोगों ने करंट देखा था, बस वही है, उसके बाद कोई लॉग आपका जनरेट नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सेम जो लॉग था वही जनरेट हुआ, दूसरा लॉग आपका जो है वो यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि आपका जो थ्रो कीवर्ड है वो लॉग को यहाँ पर आपके सपोर्ट नहीं। तो अगर आपको लॉग चाहिए है तो आप रेज एरर का यूज करेंगे, और अगर आपको लॉग नहीं चाहिए तो आप थ्रो का यूज कर सकते हैं। थ्रो जो है आपका बिगिन एंड को एंटरटेन नहीं करता है, तो आपको बिगिन एंड जो है वो आप नहीं यूज कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 0 यूज करोगे तभी भी आपको जो है वो एरर आएगी, क्योंकि हमने 0 और 1 दोनों कंडीशन में डाला है। कंडीशन आप अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हो। तो ये था कि किस तरह से आप जो है रेज एरर का यूज कर सकते हो, और किस तरह से आप जो है वो थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो इसका हम लोगों ने जो प्रोसीजर के थ्रू उसको समझ लिया है। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई, बिगिन ट्राई और बिगिन कैच, जो ट्राई कैच था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि किस तरह से आप ट्राई कैच का जो है वो यूज कर सकते हो। अब जो ट्राई कैच ब्लॉक है वो आपका जो है अपने आप में एरर हैंडलिंग के लिए बना हुआ है। तो अगर आप जो है वो कस्टम एरर्स नहीं देना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जो ट्राई कैच ब्लॉक है उसमें कस्टम एरर्स नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिस्टम डिफाइंड एरर्स ही आए, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप रेज एरर और थ्रो कीवर्ड को जो है वो यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इस तरह से, और हमारा जो यहाँ पर
थ्रो कीवर्ड है, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमको थ्रो नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ ट्राई कैच की जो है बात करेंगे। और ये बिगिन एंड आप यहाँ से सब हटा दो इस तरह से। कुछ भी हम लोग यहाँ पर जो है वो ये रख लेते हैं, बिगिन, इफ वाला बिगिन जो है वो रख लेते हैं सिर्फ यहाँ पर। और ये आपका एंड हो गया यहाँ पे। और यहाँ का जो कोड है इसको हम लोग जो है वो सही कर लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा, राइट, ये यहाँ पे आए और उसके बाद में हम लोग इसको जो है करेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब कस्टम एरर्स नहीं सेंड कर रहे हैं, हम लोग जो है अब आ गए हैं सिस्टम वाली एरर्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है रिमूव कर दिया है, जो हमारा थ्रो कीवर्ड था उसको रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग चाहे तो ये सब कुछ रख सकते हैं और चाहे तो हम लोग यहाँ से जो है वो सिर्फ कोई एक प्रॉपर्टी एरर मैसेज को ले सकते हैं, वो हमारी अपनी इच्छा की बात है। बट यहाँ पर अब कस्टम एरर मैसेज जो है वो नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पर आपका यूजर डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड एरर मैसेज आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो थ्रो को हटा दिया है, रेज एरर को हटा दिया, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर। अब इसको हम लोग कर देते हैं इस तरह से रन, तो हमारा जो प्रोसीजर है वो अल्टर हो गया है। और अब अगर हम इसको रन करवाएंगे तो हमें क्या एरर मिलेगी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ और नंबर मिलेगा और कुछ और मैसेज मिलेगा, और आपको यहाँ पर जो है वो ये नंबर्स जो है वो मिल रहे हैं जो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी जो है वो यहाँ पर एरर नंबर, कोई भी एरर मैसेज हम लोगों ने नहीं दिया है। डिवाइड बाय जीरो एनकाउंटर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बंद कर देते हैं इस तरह से तो भी हमें जो है एरर आएगी, तब क्या मैसेज मिलेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डिवीजन आपका 6 आ गया है, इसने जो है उसको डिटेक्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 जो है यहाँ पर वो आपका सिस्टम उसको परफेक्ट मानता है कि डिवाइड बाय 1 आप कर सकते हो। तब हम लोग क्या किए थे, हम लोग कस्टम जो है वो चेक किए थे और हम लोगों ने कस्टम चेक करके कस्टम एरर रेज किया था कि 1 के केस में भी एरर रेज हो। ठीक है, तो डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि सिस्टम ने जो है इसको एज अ एरर ट्रीट नहीं किया, क्योंकि मैथमेटिकली ये कोई एरर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रखा था और कस्टम एरर को रेज किया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ट्राई कैच ब्लॉक है वो भी आपका जो है वो एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, लेकिन ये आपका सिस्टम डिफाइंड जो एरर होती है उनको ही पकड़ता है। कस्टम एरर के लिए आपको रेज एरर या फिर थ्रो का यूज करना पड़ेगा, और कैसे करते हैं वो हम लोग जो है वो देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक सिनेरियो और देख लेते हैं और फिर मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट होगा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एरर हैंडलिंग की उसको देखने के लिए, और उसके बाद में हमारा कोर्स भी जो है, ये वीडियो और कोर्स दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसको भी हम लोग जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक प्रोसीजर बनाएंगे और उसमें फिर हम लोग जो है वो एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो है यूज करेंगे, और ट्रांजेक्शन्स का भी उसमें हम लोग यूज करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, और वो प्रोसीजर जो है आपका रहेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्रिएट प्रोसीजर, और उसका नाम आप रखते हो सेल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेल प्रोडक्ट, और आप चाहो तो इसको बोल सकते हो एसपी सेल प्रोडक्ट, एसपी अंडर इसको सेल प्रोडक्ट, या फिर जैसे भी आप जो है यहाँ पर करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो जो सेल प्रोडक्ट है बेसिकली ये क्या करने वाला है, ये यहाँ पे आपका जो है वो 2 पैरामीटर लेके जाएगा और फिर एज कर देंगे यहाँ पे, और फिर कर देंगे यहाँ पे बिगिन और कर देंगे एंड। तो ये इसका जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो पहला पैरामीटर क्या रहेगा, पहला पैरामीटर आपका रहेगा प्रोडक्ट आईडी, जो कि हमारा यहाँ पर रहेगा टेबल में प्रोडक्ट आईडी का कॉलम हमारे पास रहेगा। तो पहला हमारा रहेगा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे लिखते हैं @ प्रोडक्ट आईडी, जो कि हमारा इंटीजर टाइप का है। और दूसरा हमारा रहेगा यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, तो @ टोटल और फिर क्वांटिटी, जो कि हमारा रहेगा इंट टाइप का। तो 2 चीजें हमारी यहाँ पर हैं, एक है हमारा प्रोडक्ट आईडी और टोटल क्वांटिटी हमारी जो है हमारे पास कितनी है, ये 2 पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में एज बिगिन और एंड है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ लॉजिक लिखेंगे। तो पहला लॉजिक हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, तो उसको लिखेंगे हम डिक्लेयर, और उसके बाद में लिखेंगे @ टोटल अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल अवेलेबल स्टॉक, और ये आपका रहेगा इंट। तो कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हम लोग कहाँ से लेके आएंगे,
ये हम लोगों को मिलेगा हमारी प्रोडक्ट की टेबल से। तो सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और जो टोटल अवेलेबल स्टॉक है इसको हम लोग सिलेक्ट करके लाएंगे। कैसे लाएंगे अभी आप जो है वो समझ जाओगे, ठीक है। और इसको आपको सेट कर देना है @ और जो आपकी क्वांटिटी है इसके बराबर में सेट कर देना है @ ये आपका जो है कॉलम क्वांटिटी, आपको यहाँ पे जो है वो सेट कर देना है क्वांटिटी। और आपको लिखना है फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, आपको लिखना है प्रोडक्ट आईडी, इक्वल टू @ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और उस क्वांटिटी को हम लोग जो है वो असाइन कर दे रहे हैं टोटल अवेलेबल स्टॉक में। और ये क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, प्रोडक्ट से आ रही है, और प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हम लोग पुल कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट आईडी हमारी कहाँ से आ रही है, हमारी आ रही है यहाँ से पैरामीटर से, सॉरी ये वाली जो हमारी आ रही है पैरामीटर से। तो उस प्रोडक्ट के लिए जो भी आईडी पास करेंगे, कितनी क्वांटिटी है वो हमें मिल जाएगी। और इसका अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी पुट दिस हियर, और यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो इस तरह से, तो टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है वो हम लोग यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो जैसे अगर आपकी आईडी 1 पास होगी यहाँ पे तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। आईडी 2 पास होगी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आईडी 3 पास होगी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और वो जो आपका 30, 6, 12 है वो आपका यहाँ पे आके आपका जो है वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक। असाइन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे उस पर अब हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि एक ही टेबल हमारे पास है, तो हमने आपको दिखा भी दी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। चेक लगाना पड़ेगा क्यों, तो लिखते हैं यहाँ पे इफ, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं। तो टोटल अवेलेबल स्टॉक जो है हमारा यहाँ पर, उसको हम लोग ले आते हैं। इफ टोटल अवेलेबल स्टॉक इज लेस देन टोटल क्वांटिटी टू सेल कर देते हैं यहाँ पर, तो क्लियर रहेगा। टोटल क्वांटिटी टू सेल, कितना आपको सेल करना है। तो अगर आपका यहाँ पर जो है आता है इस तरह से ऐसे, तो टोटल क्वांटिटी टू सेल, तो हमारा स्टॉक जो है वो टोटल क्वांटिटी टू सेल से जो है वो कम है, तब क्या होगा, तब आप यहाँ पे लिखो बिगिन, चलिए एंड लिखना है मुझे यहाँ पे, और फिर लिखना है आपको एंड। तो अब आप यहाँ पे लिखो रेज एरर, क्योंकि ये कस्टम मैसेज रेज कर रहे हैं हम ना, तो रेज, और आपको ये वाली ई जो है वो एक ही बार लगानी है, तो रेज एरर, ठीक है। रेज एरर जब आपका ये ब्लू कलर में रहेगा तब ये रेज एरर फंक्शन है, जब आपका जो है वो पिंक कलर में हो जाता है तब ये कुछ दूसरा बन जाता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो रेज एरर लिखना है आपको, और रेज एरर के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो मैसेज दे देना है। मैसेज में क्या लिखेंगे आप, नॉट ENOUGH, नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल, तो यहां पर हो गया। और उसके बाद में आपको जो है वो दे देना है एरर सीवीआरटी, और आपको दे देना है नंबर यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कि अगर आपका जो टोटल अवेलेबल स्टॉक है वो आपकी क्वांटिटी टू सेल से कम है तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे। पता लगा आपको सेल करना है 50 और क्वांटिटी आपके पास 15 ही है, तो कैसे सेल कर पाओगे, तो आप जो है सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एरर आ जाएगी यहाँ पे कि आपको 15 के अंदर से सेल करना है, तो आपको अपना जो क्वांटिटी सेल है वो कम करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में एल्स आप क्या करोगे, यहाँ पे एल्स लगाओ। तो इसको भी थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल्स, तो इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा जो है वो समझ में आता रहेगा कि मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, बिगिन और एंड, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है वो प्रोसीजर का बिगिन एंड है। तो अगर आपकी टोटल क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी टू सेल से कम है तो यहीं पे एरर आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो स्टॉक अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है क्वांटिटी सेल करनी है, और सेल करने के बाद में आपको जो है स्टॉक में अपडेट करना है, वो सब करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो है वो एल्स में बना लोगे। तो इस बिगिन के अंदर आप लिखोगे बिगिन
ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा आप यहाँ पे शुरू, उसके बाद जो भी आपका क्रियाकलाप अब होगा वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर होगा, यानी कि अगर वो होगा तो एज अ होल होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट, और उसके बाद में आप लिखोगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल को हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे और क्या करेंगे सेट, और सेट क्या करना है क्वांटिटी सेट करनी है, क्योंकि क्वांटिटी हमारी जो है वो सेल होने के बाद कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी इक्वल टू, और फिर आप क्या करोगे क्वांटिटी अवेलेबल, सिंपल सा मैथमेटिक्स है आपका, क्वांटिटी अवेलेबल जो भी आपकी है वो यहाँ पे रख दो और उसमें से घटा दो क्वांटिटी टू सेल। तो जितनी अवेलेबल थी उसमें से सेल वाली हम लोगों ने घटा दी, तो बच कितनी गई, जितनी बच गई उतनी बच गई। जब नंबर आप डालोगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 10 था यहाँ पे और 5 बेच दिया तो 5 बच गया, ठीक। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है, आप अगली लाइन लिख दो, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू @ प्रोडक्ट आईडी, ठीक। तो ये आपका जो है हो गया अपडेट स्टेटमेंट। अब क्या करना है आपको, एक टेबल और बना लेनी है कि आपके जो प्रोडक्ट सेल हो गए हैं उनकी डिटेल्स रखने के लिए, कि आपके जो प्रोडक्ट जो है वो जो सेल हो गए हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग एक टेबल और बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक। और प्रोडक्ट सोल्ड में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसको हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं प्रोडक्ट सोल्ड में एक आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट सोल्ड आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट सोल्ड आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी नहीं है, ये प्रोडक्ट सोल्ड आईडी है, ठीक है। और ये आपकी है इंट, और इंट के साथ इसको बना दो प्राइमरी की, ताकि डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट सोल्ड आईडी हो गया। उसके बाद में आपका होगा प्रोडक्ट आईडी, कि कौन सा प्रोडक्ट आपने बेचा है उसकी आईडी, ठीक है। और फिर क्वांटिटी कितनी बेची है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड वो भी आपकी जो इंट में रहेगी कि कितना जो आपने कितने प्रोडक्ट हैं बेचे हैं, कितने क्वांटिटी में बेचे हैं, एक बेचा है कि 2 बेचा है कि 10 बेचा है, कितना आपका जो है वो सेल हुआ है। तो प्रोडक्ट सोल्ड की टेबल बना दी। तो प्रोडक्ट सोल्ड आईडी जो है वो आपकी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सेल्स आईडी कर सकते हैं, सिंपल सा, तो क्लियर रहेगा, है ना। या सेल आईडी या सेल्स आईडी, सेल्स आईडी, ठीक है। सेल्स आईडी हो गई आपकी, यहाँ पे सेल आईडी कर लो, सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी सोल्ड। तो ये बन गए हमारे यहाँ पे टेबल। इसको हम लोग जो है वो कर देते हैं इस तरह से एग्जीक्यूट, तो ये टेबल हमारी जो है बन के हो जाएगी रेडी। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सेल आईडी है वो प्राइमरी की है, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। पिछली बार हम लोग जो है वो प्रोसीजर के अंदर से प्रोसीजर कॉल करवा दिए थे, तो रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। इसको यहाँ पे मैं एक्सपेंड जो है वो कर देता हूँ रिफ्रेश करके, तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे बन जाएगा। फिर उस टेबल में हम लोग डिटेल्स रखें। तो प्रोडक्ट सोल्ड का आपका टेबल यहाँ पे जो है वो बन चुका है, और ये आपके यहाँ पे कॉलम जो है वो जैसे भी आपने बनाए थे वैसे आपके यहाँ पे बन के आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि जो प्रोडक्ट सोल्ड है यहाँ पर, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो रख लेंगे। तो कैसे रखेंगे उसको हम लोग जो है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे करना है डिक्लेयर, एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और ये प्रोसीजर है तो इसमें आप जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ये सारी चर्चा हम लोग जो है वो पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे डिक्लेयर, और ये आपका रहेगा जो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं उसमें से हम लोग मैक्सिमम आईडी को सिलेक्ट करते हैं। तो आपका रहेगा ये @ मैक्स प्रोडक्ट सोल्ड आईडी, ठीक है। तो मैक्स प्रोडक्ट सोल्ड आईडी का मतलब क्या है कि जैसे हमारे इस टेबल में 10 जो प्रोडक्ट सेल की डिटेल्स है, तो उसमें यहाँ पे हम लोगों को 10 मिल जाएगा, जो कि हमारा रहेगा सेल्स आईडी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स आईडी रहेगी, तो मैक्स सेल्स आईडी कर लेते हैं इसको, तो क्लियर रहेगा मैक्स सेल आईडी, ठीक है। मैक्स सेल आईडी, और ये मैक्स सेल आईडी हमारी जो रहेगी ये रहेगी हमारी इंट टाइप की, यहाँ पर इंटीजर टाइप की रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं सेलेक्ट, और फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मैक्स सेल आईडी। यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आएगी वो हम लोग जो है अब डिसाइड कर रहे हैं। तो मैक्स सेल आईडी, और इसमें वैल्यू जो है वो आने वाली है आपकी प्रोडक्ट सेल्स टेबल से। तो अगर आपका जो है वो
यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, केस बना देते हैं, ठीक है। केस व्हेन जो हमारी सेल आईडी है, यहाँ पर सेल आईडी अगर ये नल है, सेल आईडी इज नल, तो क्या हो जाए, तो ये जो है आपका जीरो हो जाए। सेल आईडी इज नल देन जीरो। एल्स क्या हो जाए, एल्स में यहाँ पे हम लोग जो है वो लिखेंगे मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो एल्स में लिखेंगे मैक्स फंक्शन, मैक्स, अभी लिख लेते हैं इसको पहले, और मैक्स में हम लोग पास कर देंगे ये सेल आईडी। और ये एरर आ कि हम टेबल नहीं बताइए अभी, ठीक है, टेबल बता देंगे तो ये शांत हो जाएगा। सेल आईडी और फिर लिखेंगे फ्रॉम, और ये आपका रहेगा प्रोडक्ट सोल्ड टेबल से, प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी जो सेल आईडी है वो नल है तो मैक्स जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो फिर जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से मैक्स जो है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर जो केस लिखते हैं तो यहाँ पे आपको एंड भी लिखना पड़ता है। तो ये आपका हो गया है यहाँ से केस, और इसको हम लोग थोड़ा सा टाइप करके यहाँ पे ले आते हैं तो आपको जो है समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैक्स आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने केस स्टेटमेंट लिखा है, जब हमारी सेल आईडी जो है वो नल है तो मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर सेल आईडी नल नहीं है, कुछ सेल आईडी है टेबल में, तो उन सेल आईडी में से मैक्स जो है वो सिलेक्ट करके लेके आ जाओ, ठीक। और लेके आके उसको क्या करो, उसको जो है इस वाले वेरिएबल में यहाँ पे असाइन कर डालो, तो असाइन हो जाएगा वहां पे। तो असाइन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो भी आपको आईडी मिलती है यहाँ पे, उस आईडी का आपको क्या करना है, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो इंक्रीमेंट से क्या होगा कि जब आप एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो आपको अगली आईडी मिल जाएगी, जैसे 10 के बाद आपको 11 मिल जाएगी। तो सेट ये आईडी, नहीं मैक्स सेल आईडी, हाँ मैक्स सेल आईडी इक्वल टू, और फिर पेस्ट कर दीजिए और फिर प्लस 1 कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे जो है वो 10 मिला मैक्स में, तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर जीरो मिला तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है वो सेट कर दिया है। तो हमें यहाँ पर जो है मैक्स सेल आईडी निकल के आ गया कि अगली वाली सेल आईडी हमारी कौन सी होने वाले है। तो अगली वाली हमारी जो होगी, जो मैक्सिमम अवेलेबल होगी, उसमें से एक ऐड करके हमको नेक्स्ट वाली जो है वो मिल जाएगी। जब नेक्स्ट वाली मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर डालेंगे उसको टेबल में। तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट सोल्ड, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट सोल्ड, और उसके बाद में जो डिटेल्स रहेंगी यहाँ पर, क्या डिटेल्स रहेंगी उनको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, एक तो हमारा रहेगा मैक्स सेल आईडी जो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पास करना है प्रोडक्ट आईडी, तो @ प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद में आपको पास करना है यहाँ पर क्वांटिटी, तो @ क्वांटिटी, ये हम लोग जो है वो ऊपर से ले आते हैं। ये टोटल क्वांटिटी है यहाँ पर, ये वाला टोटल क्वांटिटी टू सेल, ये हम लोग यहाँ पर जो है वो पास कर देंगे इस तरह से। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पास कर दिया है। तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट सोल्ड, और वैल्यूज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए ये जो है वो एरर दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैक्स प्रोडक्ट आईडी में एक ऐड करके मिल जाएगी, नेक्स्ट आईडी वो इंसर्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट आईडी हमने पास करी है, टोटल क्वांटिटी हम लोगों ने ऊपर पास करी, तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक। अब इंसर्ट हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बिगिन ट्रांजेक्शन किया था कहीं पे, ठीक है। राइट, लेट्स सी, हाँ बिगिन ट्रांजेक्शन किया था हम लोगों ने। तो जब बिगिन ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एरर भी चेक करते हैं, और अगर एरर नहीं आती है तो ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं, नहीं तो कर देते हैं रोल बैक। तो क्या करेंगे, इफ, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये हम लोग करके देख चुके हैं, @ एरर, और अगर आपकी जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप क्या करोगे, बिगिन कर दो और एंड कर दो, और उसके बाद में यहाँ पे एल्स लिख लो और इसको भी बिगिन कर दो और एंड कर दो, ठीक है। तो ऊपर हमारा जो है वो इफ हो गया, नीचे हो गया एल्स। तो अगर आपकी जो एरर है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 के अलावा कुछ भी और है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एरर आई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है
आप कर दोगे रोल बैक ट्रांजैक्शन, ठीक। और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रिंट लिख दोगे। हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, अभी भी हम लोग थोड़ी देर पहले करी थी, ठीक है। तो प्रिंट में आप लिख दोगे सम एरर अकर्ड ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक, ठीक। तो कुछ एरर आई और ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया गया, क्योंकि जब एरर आती है तो हम ट्रांजैक्शन को जो है रोल बैक ही करते हैं। यही हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में सिखाया गया है, ठीक। अब अगर एरर नहीं आई तो क्या करेंगे? एरर अगर नहीं आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, कमिट कर दो, कमिट ट्रांजैक्शन। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो, नहीं बिगिन में लिखना था ना, हाँ ऐसे यहाँ पे बिगिन एंड के बीच में, एंड के बाहर लिख दिया मैंने, ऑलराइट, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि सेल कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन कमिटेड, डेटाबेस स्टेट रिजर्व, मतलब कुछ भी लिख दो, मैं तो कुछ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लिख दो जो भी मैसेज रहे उचित वो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ लाइनें लिख दी यहाँ पे, सेल्स कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन कमिटेड, डेटाबेस स्टेट प्रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है क्या किया है, इसको हम लोग जो है एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको जो है वो रन करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसपी सेल प्रोडक्ट नाम का प्रोसीजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे दिए हैं दो पैरामीटर, जो कि इनपुट पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी और टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड या टू सेल, ठीक। टोटल क्वांटिटी टू सेल हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया है, हमने चेक किया है कि हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है, उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया और टोटल स्टॉक को हम लोगों ने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट टेबल से। फिर हमने कहा कि अगर टोटल स्टॉक हमारा जो है वो कम है टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड से, तो क्या करो, एरर को रेज कर दो, जो कि हमारा कस्टम तरीका है एरर को रेज करने का। हमारी ये कस्टम एरर है जो हम रेज कर रहे हैं रेज एरर मेथड के थ्रू, और एरर मेथड हम लोग अभी पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अगर एरर नहीं आती है तो आप जो है वो बिगिन कर दो एक और उसके अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि या तो काम पूरा कंप्लीट हो और नहीं तो पूरा काम जो है वो ना कंप्लीट हो, ठीक। तो ये बिगिन ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। अब ये ट्रांजेक्शन क्या करेगा, सबसे पहले अपडेट टेबल को जो है अपडेट करेगा, उसके बाद में मैक्सिमम जो वैल्यू है सिलेक्ट करेगा प्रोडक्ट सोल्ड में से, उसमें एक ऐड करेगा और फिर उसके साथ में नया जो सेल है उसको इंसर्ट कर देगा। अगर कहीं पे एरर आती है तो पूरा प्रोसेस रोल बैक हो जाएगा, और नहीं तो आपका प्रोसेस जो है वो कमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रन करवा देता हूं, और यहाँ पर मैंने जो है इसको चला दिया है। तो सेल्स आईडी इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन द एग्रीगेट फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि कहां पर है, प्रोडक्ट सोल्ड डॉट सेल्स आईडी, एल्स मैक्स ऑफ सेल्स आईडी। हम लोगों ने जो है इसको ग्रुप नहीं किया है, ओके ठीक है। तो कोई नहीं, ग्रुप हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी जो है वो मैक्स फंक्शन का यूज कर लेते हैं, ताकि इसको जो है वो दुख ना हो, क्योंकि एनीवे वो जीरो ही रहने वाला है, तो जीरो हो या कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो मैक्स भी जीरो रहेगा, क्योंकि जब नल रहेगा तो जीरो ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है चला देते हैं, क्योंकि जब जीरो रहेगा तो मैक्स जीरो रहेगा, और नल रहेगा तभी भी मैक्स जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब तो क्या होगा, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या होता है कि या तो आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करो और या आप ग्रुप बाय यूज करो। तो यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करने का कोई मतलब हमारा बनता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर सेल्स आईडी हमारी नल है तो उसका मैक्स भी नल ही होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने मैक्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक होती है जो आपको यूज करनी पड़ती है। तो प्रोसीजर हमारा बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को कॉल करवाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं EXEC। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा इसको। अब यहाँ पे क्या पास करना है आपको, प्रोडक्ट आईडी पास करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी हम लोग पास करते हैं 2, जो कि आपकी यहाँ पर 2 है, ठीक है। और जो क्वांटिटी टू बी सोल्ड है उसको हम लोग 7 पास करते हैं। तो यहाँ पर 6 हमारे पास है, हम 7 पास कर रहे हैं हम लोग, एरर जो है वो
सिमुलेट करने की कोशिश करें कि एरर आए हमें, ठीक। तो ये चलाया मैंने और यहाँ पर आ गया नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल, तो हमारा लॉजिक जो है वो बढ़िया से बना है, नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल। अब क्या करते हैं, इसको 6 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो है वो सेल कर देगा। तो अगर ये सेल करेगा तो जो हमारी प्रोडक्ट सोल्ड की टेबल है इसमें क्या है हमारे पास, इसको भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो एक सेल हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो सेल कर दिया हम लोगों ने, तो सेल हमारी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। और अब अगर हम इसको चलाएं तो क्या होगा, यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो सेल आईडी 1 है, प्रोडक्ट आईडी 2 है और टोटल क्वांटिटी सोल्ड 6, हम लोगों ने 6 को जो है वो सेल कर दिया है। अब प्रोडक्ट की टेबल में अगर हम आके देखें यहाँ पे, तो प्रोडक्ट की टेबल में क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट की टेबल में आपके सारे मोबाइल सेल हो गए, आपको बचा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर रेज एरर का यूज कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी बना के देख लिया कैसे आप ट्रांजेक्शन बनाते हो, तो एक फुल फ्लैश एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, @ एरर कैसे यूज करते हैं और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे कैसे कस्टम लॉजिक जो है वो बना सकते हो। तो होपफुली आपको जो है वो ये हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको 1-2 बार ट्राई करो, जरूर समझ में आएगा। और स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमेशा पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ है और इसको हम लोगों ने 6 पार्ट में कंप्लीट किया है। ये कोर्स अगर आप पूरा देख लेते हो तो आई प्रॉमिस यू कि आप जो है वो SQL सर्वर में बहुत अच्छा कर पाओगे, आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओगे और आप अच्छे से काम भी कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो ये पार्ट आप जो है वो 6 पार्ट जरूर से देखो। और फिर हम लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग मिलेंगे किसी नए कोर्स में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।